नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं कहानी यूनिवर्स, जहां हर कहानी बनती है एक नया ब्रह्मांड। आज हम लेकर आए हैं एक और शानदार फैंटेसी जर्नी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है आपकी कहानियों की असली यूनिवर्स। डिस्क्लेमर: ये सिर्फ एक समराइज्ड एक्सप्लेनेशन है। ओरिजिनल स्टोरी के सारे अधिकार ऑथर के पास हैं। कहानी यूनिवर्स अनऑथराइज्ड रीअपलोड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ने तुरंत उत्तर दिया। मैंने भी इसे देखा, तुमने भी देखा, चिंता मत करो, वह ज्यादा देर तक उछल-कूद नहीं करेगा। हे, तो मैं गौगे की अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। इस दुनिया में बहुत से लोग दूसरों को अपने से अधिक अमीर होने की अनुमति देते हैं, लेकिन वे उन लोगों को अपने से अधिक अमीर नहीं होने देते जिन्हें वे जानते हैं। एक बार जब कोई पहले से गरीब रिश्तेदार एक दिन सफल हो जाता है, तो वे उनकी पीठ पीछे विभिन्न तरीकों से उनकी बुराई करेंगे और यहाँ तक कि उनके दिवालियापन के लिए देवताओं और बुद्ध से प्रार्थना भी करेंगे। ली जिहाओ बिल्कुल इसी प्रकार के व्यक्ति थे। वह लू यून को, जो उससे गरीब थी, अपने से अधिक सुंदर प्रेमिका रखने की अनुमति नहीं देता था। अगर चू जियाओ कियाओ वास्तव में लू यून के साथ मिल गया, तो निश्चित रूप से उसे मारने से भी बदतर महसूस होगा। डॉट 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 दोपहर करीब 5 बजे चू जियाओ कियाओ, जो पूरी दोपहर खरीदारी कर रही थी, को उसके रूममेट का फोन आया। उस शाम उसके रूममेट साथ में खाना खा रहे थे और उन्होंने उसे जल्दी वापस आकर तैयार होने के लिए कहा। चूंकि कोई और अपने बॉयफ्रेंड को नहीं ला रहा था, इसलिए वह लू यून को भी नहीं ला सकती थी, इसलिए उसे लू यून को अलविदा कहना पड़ा। हालांकि जब लू यून उसे स्कूल के गेट तक ले गई, तो उसने लू यून से एक गंभीर प्रश्न पूछा। वैसे मेरी माँ ने तुम्हें ऐसा क्या दिया जिससे तुम्हें मुझे पैसे देने और मेरे लिए बैग खरीदने में बुरा नहीं लगा? ये सुनकर लू यून ने अपने होंठ हिलाए। मैं संभवतः ये नहीं कह सकता कि मुझे आपकी माँ से 1000 टन सोना मिला और मैंने इसे 22 मिलियन नकद में बदल दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हे, वास्तव में कोई फायदा नहीं है। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि अगर मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं करूंगा, तो वह आएगी और मुझे ले जाएगी। सच में या नकली? लू यून मुस्कुराए। हाँ, बस मजाक कर रही हूँ। तुम्हारी माँ वास्तव में बहुत अच्छी है और मेरी बहुत परवाह करती है। उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हें भविष्य में उपयुक्त पति नहीं मिला, तो वह मुझसे तुमसे शादी करा देगी। बेशक मुझे अपनी पत्नी के साथ उदार रहना होगा। तस्क, कौन तुम पर विश्वास करेगा? चू जियाओ कियाओ का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने मुंह बनाकर लू यून को नजरअंदाज कर दिया, फिर मुड़ी और स्कूल में भाग गई। लू यून मुस्कुराया। घर की खरीद की प्रगति के बारे में पूछने के लिए शू यूटों को फोन करने की तैयारी कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, एक वीचैट संदेश सामने आया। ली जो 5 चैट ग्रुप में शामिल हुए। बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स वार्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। संपर्क टूटने से बचाने के लिए एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह 1298732622, समूह 2106226835 TG t.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -33, चौथा यात्री। आमतौर पर वे चैट समूह संदेश सिस्टम अधिसूचना को ट्रिगर नहीं करेंगे। हालांकि जब ट्रांसमाइग्रेटर चैट ग्रुप में कोई महत्वपूर्ण संदेश होता है, तो सिस्टम अधिसूचना को प्राथमिकता देता है। इस अधिसूचना को पृष्ठभूमि में भी बंद नहीं किया जा सकता। अब ये नोटिफिकेशन देखकर लू यून का दिल हिल गया और उसने झट से उस पर क्लिक कर दिया। ली जो 5, आखिर यह समूह क्या है? मुझे किसने जोड़ा? लू यून 4, ये ट्रांसमाइग्रेटर चैट ग्रुप है, किसी ने आपको नहीं जोड़ा। ली जो 5, ट्रांसमाइग्रेटर चैट ग्रुप, क्या यह असली है या नकली? लू यून 4, क्या आप पृथ्वी से आए प्रवासी नहीं हैं? ली जो 5, आपका मतलब है कि इस समूह में हर कोई पृथ्वी से प्रवासी है? पवित्र गाय, दोस्त, क्या आप निश्चित हैं कि आप मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? लू यून 4, मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ क्यों करूंगा? बस मुझे बताओ, तुम किस तरह की दुनिया में चले गए? मार्शल कलाकार, ऐतिहासिक, जुआन हुआन, या सर्वनाश? ली जो 5, सर्वनाश। क्या आज भी कोई सर्वनाश की ओर स्थानांतरित होता है? ऐसी उजाड़ जगह पर कुत्ते भी नहीं जाते, किसी और की तो बात ही छोड़िए। लू यून 4, एट सुचेन सर्वनाश, कोई आपके बारे में बेकार बातें कर रहा है। सुचेन सर्वनाश, ओह, एक नया व्यक्ति। सुचेन सर्वनाश, क्या बात है दोस्त, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें नाराज किया? ली जो 5, नहीं, वास्तव में क्या कोई वास्तव में सर्वनाश की ओर स्थानांतरित होता है? मेरी क्षमा याचना। सुचेन सर्वनाश, यह मानते हुए कि आप नए हैं, मैं इस बार इसे खिसकने दूंगी। इसे दोबारा न होने दें। ली जो 5, धन्यवाद एट मुट्ठी सैल्यूट। मैंने सोचा कि मैं पृथ्वी से एकमात्र प्रवासी था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे साथी प्रवासी होंगे। हा, ये वास्तव में एक सुखद आश्चर्य है। ये स्पष्ट था कि ली जो बहुत खुश और उत्साहित थे। जब कोई व्यक्ति दूसरे शहर में जाता है, तो उसी शहर के लोगों को साथी शहरी माना जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, तो उसी देश के लोग भाई भाई के समान होते हैं। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी को छोड़कर दूसरे लोक में जाता है, तो पृथ्वी के सभी लोग उसके रिश्तेदार होते हैं। उसे अब बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। कई महीनों तक इस दुनिया में रहने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इसमें बिल्कुल भी एकीकृत नहीं हो सकता। अब हमवतन लोगों के एक समूह से मिलकर वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुए। जैसे ही सभी ने कुछ देर तक बातचीत की, समूह के 2 अन्य सदस्य भी बाहर आ गए। लिन चेन, दिव्य चिकित्सक हूँ। एक और नया व्यक्ति। इस बार नए लोगों के शामिल होने की आवृत्ति थोड़ी अधिक लगती है। सु चेन सर्वनाश, क्या ऐसा नहीं है? लीसुसु इंपीरियल कंसोर्ट, नया व्यक्ति, अपना परिचय दें। ली जो 5, हे, मैं इसके बारे में लगभग भूल गया था। मेरा नाम ली जो है, मैं 22 साल का हूँ और मैं लगभग 5 महीने पहले इस दुनिया में आया हूँ। डॉट 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 ली जो ने संकोच नहीं किया, उदारतापूर्वक अपनी वर्तमान स्थिति का परिचय दिया। वह लगभग 5 महीने पहले स्थानांतरित हो गया था। हालांकि जिस दुनिया में वह स्थानांतरित हुआ, वह मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया नहीं थी, न ही जुआन हुआन की दुनिया थी और निश्चित रूप से सर्वनाश नहीं थी, बल्कि पृथ्वी की तरह एक आधुनिक समाज था। यह आधुनिक समाज लू यून की पृथ्वी और लिन चेन की उपन्यास दुनिया से अलग था। ली जो के अनुसार दुनिया उनके पाक कौशल का सम्मान करती थी। न केवल टीवी, फिल्में और विभिन्न प्रकार के शो में स्वादिष्ट भोजन की सुविधा थी, बल्कि आधिकारिक शक्तियों के कुछ नेताओं को भी सक्षम होने के लिए पाक कौशल के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता थी। पूरी दुनिया में लोग नायकों को उनके खाना पकाने के कौशल के आधार पर आंकते हैं। लजीज भोजन की उनकी खोज लगभग रोगात्मक स्तर तक पहुंच गई थी। तो आप शेफ हैं? सुनने के बाद लू यून के चेहरे पर एक अजीब भाव था। प्रवासी लोगों की दुनिया विचित्र और विविध थी। ली जो जिस दुनिया में स्थानांतरित हुआ, उसने उसे सहज रूप से उन 2 एनीमे के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। चीनी मास्टर शेफ और खाद्य युद्ध, शोकुगेकी नो सोमा।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसमें कोई विशिष्ट विशेषताएं भी नहीं थी। इससे उसे वह सहायता नहीं मिल सकी जो वह चाहता था। ली जो 5 काफी हद तक दोस्त, मैं अब 6 सितारा शेफ हूँ। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड को भी मेरे लिए थोड़ा सम्मान दिखाना होगा। लिन चेन दिव्य चिकित्सक बहुत बढ़िया। सु चेन सर्वनाश, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। लू यून ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपने नोट को शेफ में बदल दिया और अपने समूह के नाम कार्ड के बाद संख्या को भी संशोधित किया। इस तरह ये चैट के दौरान प्रदर्शित नहीं होगा और अन्य लोग इसे केवल तभी देखेंगे जब उन्होंने उसकी प्रोफाइल पर क्लिक किया होगा। लीजो शेफ, वैसे आप लोग किस प्रकार की दुनिया में स्थानांतरित हुए? सर्वनाश, प्राचीन समय, उपन्यास। समूह के कई सदस्यों ने संक्षेप में अपनी स्थितियों के बारे में बताया। केवल लू यून चुप रही। लीजो शेफ अट लू यून बड़ी, आपके बारे में क्या? लू यून, मैं पृथ्वी पर हूँ, मैंने स्थानांतरित नहीं किया है। लीजो शेफ, आपने स्थानांतरित नहीं किया है, फिर आप इस समूह में कैसे आए? लीजो शेफ, हो एक मिनट रुकिए, आपने कहा कि पृथ्वी पर। पवित्र गाय, क्या ये वही पृथ्वी है जिस पर मैं स्थानांतरित होने से पहले रहता था? लू यून, पिछले सज्जनों के अनुभव के आधार पर ऐसा लगता है कि यही मामला है। लीजो शेफ, अरे दोस्त, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम मेरी प्रेमिका को बचाने का कोई रास्ता खोज सकते हो? ऐसा लगता था कि समूह के प्रत्येक सदस्य को पृथ्वी पर अधूरा पछतावा था। लू यून को पहले से ही इसका अनुमान था, लेकिन जब उसने यह अनुरोध सुना तब भी वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लू यून, आपकी प्रेमिका, क्या स्थिति है? क्या उसे भी कोई लाइलाज बीमारी है? लीजो शेफ, कोई लाइलाज बीमारी नहीं, उसे एक पिरामिड योजना में धोखा दिया गया था। लीजो ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत समूह में अपनी कहानी सुनाई। ये कहना होगा, इस आदमी का अनुभव थोड़ा दुखद था। वह मूल रूप से उत्तर पश्चिम के एक छोटे शहर से थे। हालांकि उन्होंने ज्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन उनका जीवन स्थिर था। लेकिन करीब आधे साल पहले एक दिन अचानक उनके एक दोस्त का फोन आया। ये दोस्त उसके बचपन का साथी था और वह उसके बहुत करीब था, लेकिन जूनियर हाई स्कूल के बाद से वे ज्यादा संपर्क में नहीं थे। मित्र ने पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं दी, फिर उसके हाल के काम और आय के बारे में पूछा। एक छोटे शहर में रहने वाले लीजो के पास न तो शिक्षा थी और न ही कौशल, इसलिए उनकी आय स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी नहीं थी। पूछने पर उन्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन दूसरे पक्ष ने न केवल कोई तिरस्कार नहीं दिखाया बल्कि यह भी कहा कि उसके पास कई उच्च भुगतान वाली नौकरियां हैं जिनके लिए किसी शिक्षा या कौशल की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में बात करते समय दूसरे पक्ष ने लीजो से यह भी कहा कि एक आदमी के पास कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन वह पैसे के बिना नहीं रह सकता। लीजो को दूसरे पक्ष ने मना लिया। वह न सिर्फ अपना यात्रा खर्च और सामान लेकर आया बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आया। कहने की जरूरत नहीं है कि नतीजा ये हुआ कि उसे और उसकी प्रेमिका को पिरामिड स्कीम वाले अड्डे में ले जाया गया, जहां उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रतिबंधित थी। लीजो को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह स्थान बीचों बीच था जहां बड़ी संख्या में रक्षक और खूंखार कुत्ते थे। वह और उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी बच नहीं सके। लीजो की मृत्यु का कारण यह था कि उसका पता तब चला जब उसने अपनी प्रेमिका को भागने में मदद करने की कोशिश की। बेशक दूसरा पक्ष केवल पैसे के पीछे था और शुरू में उसे मारने का इरादा नहीं था, लेकिन अपनी प्रेमिका की रक्षा करने के लिए उसने उनसे लड़ने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप उनमें से एक ने गलती से उसके सिर के पीछे वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुल मिलाकर ये पिरामिड योजना संगठन कुछ हद तक उत्तर में अंतस्क्री समूह जैसा था, लेकिन थोड़ा बेहतर था। आखिरकार घरेलू पिरामिड योजनाओं को शायद ही कभी बंदूकें हाथ लगती हैं। बंदूकों के बिना लोगों पर प्रतिबंध और धमकियां उतनी बड़ी नहीं हैं। भाई नाराज मत होइए, लेकिन आपको स्थानांतरित हुए 5 महीने से अधिक हो गए हैं। यदि आपकी प्रेमिका अभी भी जीवित है तो वह शायद पहले से ही है। बिग बैड वुल्फ बुक स्रोत कृपया याद दिलाता है, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। संपर्क टूटने से बचाने के लिए एक नए समूह का पुनर्निर्माण किया गया है। समूह 1298732622, समूह 2106226883 TG t.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -34, शू युतों का निर्णय। लू यून ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन एक मूर्ख भी समझ सकता था कि लू यून क्या कहना चाह रहा था। बिना किसी पृष्ठभूमि वाली महिला का भाग्य क्या होगा जो पिरामिड योजना जैसी अवैध मान में फंस गई? क्या किसी और को ये कहने की जरूरत थी? निस्संदेह लीजो इस सिद्धांत को समझते थे। चैट ग्रुप में लू यून का संदेश देखकर वह रुका, फिर दांत पीसकर उत्तर दिया। मुझे पता है आपका क्या मतलब है, लेकिन आखिरकार मेरी प्रेमिका को मेरे द्वारा ही इसमें लाया गया था। अब चाहे वह कैसी भी हो, मुझे उसे बचाना होगा। पहले मेरे पास मौका नहीं था, इसलिए ये ठीक था, लेकिन अब जब मेरे पास मौका है और मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, तो मेरा विवेक मुझे जीवन भर परेशान करेगा। व्यावसायिक हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वह और उसकी प्रेमिका काम पर मिले। दोनों के परिवार संपन्न नहीं थे। जब उन्होंने उस छोटे से काउंटी को छोड़ा तब भी दोनों के मन में सपने थे। मूल रूप से उन्होंने 2 साल के लिए एक दोस्त के शहर में काम करने की योजना बनाई थी और एक बार जब उन्होंने पर्याप्त पैसे बचा लिए तो वे शादी करने के लिए वापस लौट आए। अप्रत्याशित रूप से एक गलती के कारण हमेशा के लिए अलगाव हो गया। लीजो के शब्दों ने चैट समूह के अन्य सदस्यों को भी खामोश कर दिया। उनमें से कुछ लोग या तो दुर्घटनावश या अचानक मृत्यु से स्थानांतरित हो गए थे, जिसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लीजो ने स्थानांतरित कर दिया था क्योंकि उसे दूसरों द्वारा पीट-पीट कर मार डाला गया था। आज के जिया देश में ऐसी घटनाएं दुर्लभ थीं, फिर भी लीजो को एक का सामना करना पड़ा था। लू यून ने चैट ग्रुप में बोलना जारी नहीं रखा, लेकिन लीजो को एक निजी संदेश भेजा। मुझे आपकी स्थिति से सहानुभूति है, लेकिन मुझसे अकेले किसी को पिरामिड योजना से बचाने के लिए कहना, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? लीजो, आप पुलिस को बुला सकते हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं पुलिस को क्या बुलाऊंगा? वे सोचेंगे कि मैं पागल हूं। इतना कहने के बाद लू यून सीधे चैट विंडो से बाहर निकल गई। उनका मतलब स्पष्ट था, जब तक उन्होंने चैट ग्रुप का पर्दाफाश नहीं किया, उनके पास पुलिस को बुलाने के लिए कोई सबूत नहीं था। जहां तक लीजो को किसी को बचाने में मदद करने की बात है, तो ये थोड़ा अवास्तविक था। हालांकि वे सभी समूह के सदस्य थे, वह उसकी प्रेमिका थी, उसकी नहीं। दुष्टों को दंड देना भी उसका काम नहीं था। लू यून पर्याप्त लाभ के बिना ऐसे कष्टकारी और खतरनाक काम नहीं करेगा। आप उसे स्वार्थी कह सकते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी ही है। जो लोग अजनबियों की सुरक्षा के लिए खुद को खतरे में डालने को तैयार हैं, वे आखिरकार अल्पसंख्यक हैं। लू यून उन लोगों में से नहीं थी। समूह के अन्य 3 सदस्य कितने समझदार थे, भले ही वे तत्काल लाभ नहीं देते हों, कम से कम वे पहले से कुछ वादा तो करते ही थे। इस आदमी ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया, इसलिए लू यून स्वाभाविक रूप से परेशान नहीं हो सका। और भले ही दूसरे पक्ष ने लाभ की पेशकश की हो, इस समय कार्रवाई करना असंभव था। उसने समय देखा, शाम के 6 बज चुके थे। उन्होंने शू युतों को बुलाया।
हेलो, अब घर का क्या हाल है? मैंने पहले ही मालिक से संपर्क कर लिया है। उसकी न्यूनतम कीमत 10.8 मिलियन है। यदि आपको लगता है कि यह स्वीकार्य है, तो हम स्थानांतरण को संभालने के लिए आपकी आईडी और पैसे के साथ कल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में जा सकते हैं। ठीक है, क्या आप काम से बाहर हैं? मैं आपको जूलोंग मेन से मिलवाऊंगा। ये कीमत शुरुआती कीमत से 400,000 कम थी, जो पहले से काफी अच्छी थी। भले ही एजेंट को अभी भी कमीशन की आवश्यकता हो, लू यून इसे स्वीकार कर सकता है। सचमुच, मैं अभी घर आया हूँ, मेरे लिए कुछ मिनट रुको। शू युतोंग इस वर्ष 23 वर्ष का है। उसका गृहनगर जिया सिटी था, जो रोम सिटी से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। जब वह स्कूल में थी, ब्रेजेस और चश्मे ने उसकी सुंदरता पर मुहर लगा दी, और वह नहीं जानती थी कि कैसे कपड़े पहने जाएं, जिससे वह देहाती दिखती थी। हालांकि विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उनकी सुंदरता जाग उठी। जब उसे एहसास हुआ कि वह भी बहुत सुंदर हो सकती है, तो उसने एक सपना देखा। वह था शादी के लिए एक अमीर आदमी ढूंढने के लिए अपनी जागृत सुंदरता पर भरोसा करना। इस तरह उसे अब कठिन जीवन नहीं जीना पड़ेगा। बात बस इतनी है कि जिस विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाई की वह बहुत साधारण था, और स्नातक होने के बाद उसे कोई विशेष अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी। अपने सपने को हासिल करने के लिए वह अकेले रोम सिटी आई और बिक्री उद्योग में प्रवेश किया। चूंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह केवल एक भोजन वितरण करने वाले व्यक्ति के साथ ही घर साझा कर सकती थी। हालांकि यह खाना डिलीवरी करने वाला लड़का दिखने में अच्छा था और बहुत देखभाल करने वाला था, यहाँ तक कि एक पल के लिए उसका दिल भी धड़क उठा। लेकिन दूसरे पक्ष की न केवल गर्लफ्रेंड थी, बल्कि वह अमीर भी नहीं थी, इसलिए उसने जबरदस्ती उस झंझट को दबा दिया। लेकिन अब इस आदमी ने वास्तव में दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी को बचाया। दूसरे पक्ष ने यहाँ तक कहा कि वह पैसे से उसके लिए एक विला खरीदेगा। इससे वह कुछ हद तक अविश्वसनीय हो गई। दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी को बचाना एक बहाना होगा जो इस आदमी ने बनाया है, लेकिन घर खरीदना बहुत हद तक सच है। शू युतोंग ने अपने फोन पर 50,000 जमा को देखा और बड़बड़ाया, और वह मालिक वहां बिल्कुल नहीं रहता है। भले ही हस्तांतरण के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता हो, लू यू कल सीधे स्थानांतरित हो सकती है, इसलिए ये सोचते हुए शू युतोंग उठी और लू यून के स्थान की ओर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर बाहर चली गई। जूलोंग मेन वह जगह थी जहां लू यून शू युतोंग को रात्रिभोज दे रही थी। यह एक ऐसी जगह भी थी जहां शू युतोंग हमेशा से जाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। यदि यह सामान्य होता, तो शू युतोंग निश्चित रूप से एक सुंदरता के रूप में अपनी छवि की परवाह किए बिना लू यून के साथ खुलकर खाना खाती और बातचीत करती। लेकिन आज उसकी अपनी योजना थी। खाओ, क्या तुम हमेशा यहाँ एक बड़ा भोजन करना नहीं चाहते हो? बीते शाम 7 बजे शू युतोंग को देखकर, जिसने केवल कुछ टुकड़े खाए थे और फिर रुक गया, लू यून थोड़ा उत्सुक था। क्या ये लड़की बहुत दिनों से यहाँ नहीं आना चाहती थी? अब जब वह यहाँ थी तो केवल कुछ काटने के बाद ही वह क्यों रुक गई? शू युतोंग ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ व्यंजन खाना बहुत दिलचस्प नहीं है। अगर हम दोनों ड्रिंक करें तो कैसा रहेगा? ओह, आज तुम्हें कौन सा खुशी का अवसर मिला? तुम्हें वास्तव में मेरे साथ शराब पीने की फुर्सत है। आपने मुझसे करोड़ों का विला खरीदा, क्या ये खुश होने लायक नहीं है? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। लू यून मुस्कुराई, तो चलो पीते हैं। लू यून की सहमति पाकर शू युतोंग की आंखों में एक विजयी मुस्कान चमक उठी। लू यून ने स्वाभाविक रूप से शू युतोंग की असामान्यता को देखा, लेकिन इसे उजागर नहीं करने का फैसला किया। माहौल के लिए आदर्श रूप से एक पुरुष और एक महिला को एक साथ अकेले रेड वाइन पीना चाहिए, लेकिन हॉट पॉट के साथ रेड वाइन पीना थोड़ा अजीब लगता है। तो दोनों ने बियर पी। वैसे मुझे 2 दिन पहले आपके लिए एक पैकेज मिला था। एक पैकेज? लू यून पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर कुछ सोचा, यह मेरा विस्तार योग्य बैटन होगा जो आया होगा, है ना? आपने एक विस्तार योग्य बैटन क्यों खरीदा? आत्मरक्षा के लिए। चलो टोस्ट करें। शू युतोंग के साथ कप दर कप दोनों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में हाल की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में भी बातचीत की। बीच बीच में कुछ चुटकुले भी प्रसारित हो जाते थे। शू युतोंग को उसकी शराब सहनशीलता के बारे में पता था, इसलिए वह ज्यादा शराब नहीं पीती थी और केवल लू यून को नशे में लाने पर ध्यान केंद्रित करती थी। लगभग 9 बजे कुछ दौर की ड्रिंक के बाद जब उसने देखा कि लू यून थोड़ा थका हुआ है, तो उसने तुरंत एक टैक्सी बुलाई और लू यून को अपने किराए के अपार्टमेंट में वापस ले गई। किराए का अपार्टमेंट साधारण था, हालांकि इसमें उच्च स्तरीय फर्नीचर नहीं था, लेकिन सुविधाएं पूरी थी। सोफा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, सब कुछ वहां था। जैसे ही लू यून घर पहुंचा, उसने कहा कि उसे थोड़ा चक्कर आ रहा है और वह पहले आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना चाहता है। लू यून की पीछे हत्ती आकृति और थोड़ा खुला हुआ कमरे का दरवाजा देखकर शू युतोंग ने अपने आकर्षक लाल होंठ काट लिए। आज रात मेरे पास केवल यही एक मौका है, क्या मुझे जुआ खेलना चाहिए या नहीं? शू युतोंग को पता था कि पत्नी की तलाश करते समय अमीर पुरुष आमतौर पर एक महिला की शुद्धता को महत्व देते हैं। एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए उसने अब तक अपना पहला समय रखा था। लेकिन अगर वह आज रात लू यून के साथ सोई और लू यून शेष राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं जुटा सकी, तो वह पूरी तरह से हार जाएगी और वह इस जीवनकाल में कभी भी एक अमीर परिवार में शादी नहीं कर पाएगी। मरम्मत सर्जरी का तो जिक्र ही न करें, अमीर लोग मूर्ख नहीं होते। वे आसानी से आपकी पूरी जांच कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप मरम्मत सर्जरी से उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं? इसके बारे में सोचो भी मत। लेकिन अगर वह उसके साथ नहीं सोई, तो क्या होगा अगर लू यून ने शेष राशि का भुगतान किया और कल बाहर चली गई? क्या वह लाखों लोगों से नहीं चूक गई होगी? अपने फोन पर 50,000 जमा राशि को फिर से देखते हुए शू युतोंग ने अंततः साहस जुटाया। कोई बात नहीं, भले ही उसके पास शेष राशि का भुगतान करने के लिए पैसे न हो, लेकिन पहली बार उसे देने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दाहुई बुक स्रोत कृपया याद दिलाता है, विशेष कारणों से चैट समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। एक नया चैट समूह फिर से बनाया गया है। समूह 1 नंबर 2987322622, समूह 2 1,06,22,68,868। संपर्क टूटने से बचाने के लिए t.me/dehlang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -35, पर्दे क्यों खींचे? पैसे की कमी के अलावा अन्य पहलुओं में लू यून की स्थितियां काफी अच्छी थीं। साथ ही उसे पहले ही 50,000 की जमा राशि मिल चुकी थी, इसलिए भले ही लू यून शेष राशि का भुगतान नहीं कर सकी, फिर भी उसे मुआवजे में 50,000 मिलेंगे। ये सोचकर शू युतोंग को अब कोई झिझक नहीं हुई। वह सबसे पहले लू यून के कमरे में गई, एयर कंडीशनर का रिमोट पाया और गर्म हवा चालू कर दी। फिर वह अपने शयन कक्ष में लौट आए और अपना सूट, स्वेटर और अन्य मोटे कपड़े उतार दिए। हमेशा की तरह पाजामा पहनने के बजाय उसने एक ऑयल पेशेवर पोशाक पहन ली जो आमतौर पर गर्मियों में पहनी जाती है। एक सफेद शर्ट, एक हिप हगिंग स्कर्ट, काला मोजा और ऊंची एड़ी। हालांकि यह कामकाजी पोशाक थी, यह एक ऐसी शैली थी जो अधिकांश पुरुषों को पसंद थी। काले मोजों में बंद उसकी खूबसूरत टांगें और भी सीधी लग रही थीं। उसने अपना कॉम्पैक्ट दर्पण निकाला, थोड़ी लिपस्टिक लगाई और फिर डाउन जैकेट पहन ली। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसके दिमाग में कुछ और आया और वह रेड वाइन की एक बोतल और एक वाइन ग्लास लेने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। सब कुछ तैयार होने के साथ शू युतोंग प्रत्याशा और घबराहट के मिश्रण के साथ लू यून के कमरे की ओर चला गया।
क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। उसकी ऊंची एड़ी के जूते फर्श पर थपथपा रहे थे, जिससे एक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। लू यून के कमरे में पहुंचने पर शू यूटोंग ने दरवाजा बंद कर दिया और रेड वाइन और ग्लास को बेडसाइड टेबल पर रख दिया। लू यून, हमने अभी पर्याप्त मात्रा में शराब नहीं पी है। क्या आप रेड वाइन का एक और गिलास चाहेंगे? अभी भी पी रहे हो? लू यून ने जवाब में बुदबुदाया, अभी भी आधी नींद में था। स्विश, जैसे ही उसने कुछ कहा, शू यूटोंग ने पर्दा बंद कर दिया। आप पर्दे क्यों बंद कर रहे हैं? लू यून ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। शू यूटोंग मुस्कुराया, एक मनोरम और आकर्षक मुस्कान। उसने अपने ऊपर लिप्टी डाउन जैकेट उतार दी, जिससे उसके नीचे पेशेवर पोशाक और काले मोजे दिखने लगे। उसने और कुछ नहीं किया, बस अपनी ऊंची एड़ी के जूते में लू यून के पास चली गई और उसके ऊपर बैठ गई। लू यून सहज रूप से बाहर पहुंचा, उसकी उंगलियां शू यूटोंग के चिकने काले मोजों पर घूम रही थीं, कोमल स्पर्श ने उसे तरोताजा और प्रसन्न महसूस कराया। शू यूटोंग ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया, उसने पास से रेड वाइन उठाई, अपने लिए एक गिलास डाला और फिर तुरंत उसे पी लिया। बिना कुछ कहे उसने लू यून का चेहरा पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उनके मुंह के कोनों से लगातार लाल रंग का तरल पदार्थ बह रहा था। बकवास, लू यून ने इस महिला के आक्रमण का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ महसूस करते हुए अंदर ही अंदर शाप दिया। उसका शरीर उन्नत हो गया था और शराब का प्रभाव पहले की तुलना में बहुत कम था, बियर की थोड़ी सी मात्रा संभवतः उसे नशे में नहीं डाल सकती। उसने कहा कि उसका सिर घूमने का कारण सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने उसके असामान्य व्यवहार को देखा था और देखना चाहता था कि वह क्या चालें चल रही है। उसने इस महिला से यह उम्मीद नहीं की थी। डॉट 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 डॉट। रात बिना कुछ बोले बीत गई। आज सोमवार था और चुजियाओ की कक्षाएं थीं। इस बीच शू यूटोंग ने अपनी सबसे कीमती संपत्ति लू यून को सौंपने का फैसला किया। उसने लू यून के साथ काफी समय बिताया था और उसे लगा कि अगर वह वास्तव में अमीर बन भी गया तो वह उन चंचल और कृतघ्न अमीर दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों की तरह नहीं होगा। वैसे भी लू यून पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुका था, इसलिए उसे कोई अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। सुबह सुबह लू यून अपनी जैविक घड़ी के प्रति जागा। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। उसने फर्श पर लापरवाही से फेंके गए काले मोजों पर नजर डाली और उसके मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। यह महिला सचमुच निर्णायक थी। वह इतने समय से योजना बना रही थी, फिर भी उसने एक ही दिन में ऐसा निर्णय ले लिया। दिलचस्प, उसने यूं ही बगल में अपना फोन उठाया और देखा कि अभी सुबह के 7:30 बजे थे। दर्जनों अपठित संदेश थे, सभी ली जो के थे। ली जो, भाई, क्या तुम अभी भी वहां हो? ली जो, पृथ्वी पर हमारे समूह में आप अकेले हैं। क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? ली जो, हे भगवान, मैं क्या सोच रहा था, मैं वास्तव में इसके बारे में भूल गया। मैं आपसे मुफ्त में मदद करने के लिए नहीं कह सकता, क्या मैं? बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। ली जो, हमारी दो दुनियाओं की मुद्राएं विनिमय नहीं है। अगर मैं आपके लिए कुछ सोना ला दूं तो क्या ख्याल है? ली जो, इस दुनिया में अधिकांश सोना महंगे टेबलवेयर में बनाया जाता है। मेरा अधिकांश पैसा मेरे पिता के पास है और मेरे पास अभी केवल 1 किलोग्राम सोना खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी है। ली जो, भाई, आप किस काम में व्यस्त हैं? आपने अभी तक उत्तर क्यों नहीं दिया? ली जो, भाई, तुम इतनी जल्दी सो नहीं गए, है ना? इसके बाद संदेशों की एक लंबी कतार आ गई। सभी संदेश कल रात भेजे गए। आखिरी वाला आज सुबह का था। ली जो, भाई, सुप्रभात, क्या आप अभी तक जाग रहे हैं? ली जो के संदेशों को देखकर लू यून अपने होठों को सिकोड़ने से नहीं रोक सका। 1 किलोग्राम सोना, क्या वह एक भिखारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है? ज़िया साम्राज्य की मुद्रा में परिवर्तित ये केवल लगभग 440,000 है। क्या सचमुच मेरे पास इतने पैसों की कमी है? हालांकि लू यून अब उसके साथ अनुमान लगाने वाले खेल खेलने में बहुत आलसी थी। लू यून, क्षमा करें, मैं कल एक जरूरी मामले में फंस गया और अपना फोन घर पर ही छोड़ गया। लू यून, लेकिन 1 किलोग्राम सोना, क्या आप गंभीर हैं? लू यून, मैं आपको सच बताने से नहीं डरूंगा। मेरे पास वास्तव में पिरामिड योजनाओं से निपटने की क्षमता है, लेकिन आप और मैं न तो रिश्तेदार हैं और न ही दोस्त हैं। मुझे आपकी प्रेमिका के लिए अपना जीवन जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है और चूंकि मैं इस समूह में शामिल हो सकता हूं, क्या मुझे वास्तव में आपसे उस सोने की कमी है? ली जो, फिर आप क्या चाहते हैं? ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। ली जो स्पष्ट रूप से थोड़ा चिंतित था। आखिरकार उसे स्थानांतरित हुए केवल 5 महीने से कुछ अधिक ही हुआ था और वह अपनी प्रेमिका को नहीं भूल सका जो पृथ्वी पर पीड़ित थी। कल वह अपनी प्रेमिका की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित था और मानवीय संबंधों के बारे में भूल गया, जिसके परिणामस्वरूप बचाव का समय बर्बाद हो गया। ली जो की बातें सुनकर लू यून गहरी सोच में पड़ गया। यदि वह सोना चाहता है तो ली सुसु और सू चेन उनमें से कोई भी उसे ली जो से अधिक दे सकता था। इसलिए उनसे सोना मांगने का कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन ली जो सिर्फ एक शेफ था, है ना? सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम 1 मिनट रुकें। लिन चेन, हालांकि एक उपन्यास की दुनिया में थे, एक आधुनिक शहर में भी थे। लिन चेन एक डॉक्टर थे, ली जो एक शेफ थे। समझ आ गया। लू यून, क्या आपका पक्ष लजीज दुनिया का नहीं है? क्या आपके पास कोई व्यंजन है जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही पृथ्वी के व्यंजनों से पूरी तरह से बेहतर है? बस मुझे कुछ भेजें और मैं आपकी प्रेमिका के मामले का ध्यान रखूंगा। आज के समाज में संचित संबंधों के बिना किसी भी चीज में निवेश करने से आसानी से नुकसान होता है। वह सोच रहा था कि अपने पैसे को अधिक वैध बनाने के लिए किस प्रकार के व्यवसाय में निवेश किया जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब ये बिजनेस उसके पास अपने आप आ जाएगा। ऐसे व्यंजन जो पृथ्वी के व्यंजनों से भी बेहतर हैं। लू यून के शब्दों को सुनकर ली जो की आंखें चमक उठी। हाँ, निश्चित रूप से। मेरे लिए एक क्षण रुको, मैं इस दुनिया में अपने पिता से पूछने जाऊंगा। ली जो उत्साहित लग रहा था, जल्दी से उठा और अपने पिता के कमरे की ओर भागा। डॉट 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 डॉट। सुबह करीब 8 बजे शू यूटोंग की लंबी पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और वह जल्दी से लू यून के बगल में बैठ गई। जैसे ही वह उठने ही वाली थी, उसके पैरों में तेज दर्द हुआ। तुम्हारे साथ क्या गलत है? इस समय लू यून ली जो के संदेश का इंतजार कर रहा था। उसका मन कुछ रेस्तरां के परिचालन तरीकों पर विचार कर रहा था। शू यूटोंग की हरकत देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी जूलोंगमेन में खड़ा है, मैं बाद में काम पर कैसे जाऊंगा? शू यूटोंग अपने होश में वापस आ गई। उसने अपने शरीर को कंबल के नीचे छिपा लिया। उसके हल्के से दिखाई देने वाले सुगंधित कंधे लू यून के दिल की धड़कन बढ़ा रहे थे। काम, क्या आपको आज संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए मेरे साथ नहीं जाना चाहिए? 10 मिलियन से अधिक का घर, कमीशन काफी होना चाहिए, है ना? मुझे विश्वास नहीं है कि आपका बॉस ऐसे समय में देर से आने के लिए आपका वेतन काटने की हिम्मत करेगा। ये सुनकर शू यूटोंग वास्तविकता में वापस आ गया। उसकी बड़ी पानी भरी आंखों ने प्रशंसा से भरी लू यून की ओर देखा। तुम्हारे पास सचमुच 10 मिलियन से अधिक है। हे।
लू यून उसकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह सकी। अगर मैंने ना कहा तो क्या आप मुझसे पिछली रात रुकने के लिए शुल्क मांगेंगे? आप परेशान कर रहे हैं। हाँ, आपको जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। एक बार जब आप ठीक हो जाएंगे तो हम एक साथ हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो जाएंगे। डिंग, आपको गवर्नमेंट वर्ल्ड से ट्रांसमाइग्रेटर लीजो से एक लाल पैकेट मिला है। लीजो, भाई, इसमें कुल 5 व्यंजन हैं। 3 दूध वाली चाय के लिए हैं, एक केक के लिए है और आखिरी हॉट पॉट के लिए है। बिग बैड वुल्फ बुक स्रोत कृपया याद दिलाता है, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह एक आईडी 2987322622, समूह 2 1,06,22,68,835। संपर्क खोने से बचने के लिए tgt.me/dehlang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 36, पुनर्तः पतित। अरे बकवास, यह अद्भुत है। लू यून ने शू युतों के साथ बमुश्किल कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था जब उसे लीजो से कुछ मिला। क्योंकि सिस्टम संकेत देता है कि प्रतिदिन केवल एक आइटम भेजा जा सकता है, लीजो ने जो आइटम भेजा था वह लिनचेन की तरह एक पेपर पैकेज था। हालांकि पैकेज सफेद था जिस पर एक उत्कृष्ट केक डिजाइन छपा हुआ था। लू यून केवल 1 या 2 व्यंजन चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष उसे एक ही बार में 5 व्यंजन दिलाने में कामयाब रहा। यह व्यावहारिक रूप से उसे अमीर बनने के लिए भीख मांग रहा था। हालांकि लू यून इसे शू युतों के सामने नहीं रख सका, इसलिए उसे पहले विवरण समझाने के लिए कहना पड़ा। लू यून, मुझे आइटम मिला, लेकिन मैं अभी इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकता। मुझे पहले पिरामिड स्कीम डैंग का पता बताएं और मैं सोचूंगा कि वहां कैसे पहुंचा जाए। पिरामिड योजना मांद। लू यून के शब्दों को सुनकर लीजो स्पष्ट रूप से थोड़ा भ्रमित हो गया। मुझे नहीं पता। लू यून, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा क्या मतलब है? लीजो, उस दोस्त और मैंने हमेशा फोन पर बातचीत की है। उस समय उसने मेरी पत्नी और मुझसे कहा था कि जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उसे फोन करें और वह हमें लेने के लिए गाड़ी चलाएगा। लीजो, हम उस जगह से अपरिचित हैं और रास्ता भी नहीं जानते, इसलिए मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसने हमें कहां पहुंचाया। लू यून, धिक्कार है भाई, जब आप दूर की यात्रा करते हैं तो आपको सावधानी की कोई भावना कैसे नहीं हो सकती? उस तरह के दिमाग के साथ धोखा न खाना असामान्य होगा। लीजो, एट शर्मिंदा, बिग ब्रदर कृपया और न कहें, मुझे पहले से ही पता है कि मैंने गलती की है। लू यून, तो क्या आपको अपने दोस्त का फोन नंबर याद है? या घर का पता, लाइसेंस प्लेट नंबर? ऐसा न होने पर क्यू नंबर या उसके जैसा कुछ काम करेगा। लीजो, लाइसेंस प्लेट नंबर? मुझे और कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे लाइसेंस प्लेट नंबर याद है। उस समय मैंने अपनी पत्नी से भी कहा था कि लाइसेंस प्लेट याद रखना बहुत आसान है, इसलिए मुझ पर इसकी बहुत गहरी छाप है। लू यून, फिर मुझे लाइसेंस प्लेट नंबर भेजें, लेकिन बेहतर होगा कि आप अन्य सुरागों के बारे में सोचें, क्योंकि आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई कार में नकली प्लेट होने की बहुत संभावना है। लीजो, ठीक है, मुझे याद है कि उसने एक काली ऑडी A6 लाइसेंस प्लेट नंबर गुए 3X चलाई थी। मैं और मेरी पत्नी ग्रीन सिटी में कार से उतरे और उस समय हम एक साथ उनकी कंपनी में गए। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो वह कंपनी सिर्फ एक मुखौटा कंपनी थी। लीजो ने विवरण दिया कि कैसे उसके साथ धोखाधड़ी की गई और लू यून ने ठीक संकेत के साथ उत्तर दिया और बातचीत समाप्त कर दी। वुल्फ्स डैन सर्च पृथ्वी पर लीजो की प्रेमिका पेंग लू को ढूंढें और उसे सफलतापूर्वक बचाएं। मिशन समापन पुरस्कार 1000 समूह अंक। ध्यान दें, चूंकि यह पहली बार है जब आपने समूह सदस्य मिशन शुरू किया है, मिशन पूरा करने पर अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। लीजो क्षमता कार्ड 1। जैसा कि अपेक्षित था, समूह सदस्य मिशन शुरू हो गया था। हालांकि यह मिशन थोड़ा कठिन था और इसमें कुछ हद तक खतरा भी था, इसलिए लू यून को सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत थी। उन्होंने काओ जिन को बुलाया। हेलो ओल्ड काओ, आपके पिता के ट्रैफिक पुलिस में दोस्त होने चाहिए, है ना? उनसे कार की जांच करने में मेरी मदद करने के लिए कहें। अरे, हाल ही में आपके साथ क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले आपने मेरे पिताजी से किसी को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा था और आज आप उनसे एक कार ढूंढने में मदद करने के लिए कह रहे हैं। क्या आप गंभीर अपराध इकाई में हैं या कुछ और? गंभीर अपराध इकाई, मेरी गांड। मेरे एक दोस्त को पिरामिड योजना में धोखा दिया गया था और हाल ही में वह संपर्क से बाहर हो गया है, लेकिन किसी ने उसे उस कार में चढ़ते देखा है। क्या ऐसा है? फिर मुझे कार का मॉडल और लाइसेंस प्लेट नंबर भेजें। आखिरकार वे बचपन के दोस्त और सबसे अच्छे दोस्त थे, इसलिए काओ जिन इतने छोटे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। संदेश भेजने के बाद उन्होंने कपड़े पहने और बिस्तर से बाहर निकल गए। उसने उस खुलने योग्य बैटन को देखा जो उसने पहले ऑनलाइन खरीदा था। बैटन काला था और शू यूटों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर छोड़ दिया गया था। चूंकि लू यून के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए उसने एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली चीज खरीदी थी। उसने पैकेज खोला, डंडा निकाला और उसे लापरवाही से 2 बार घुमाया। अब उसके लिए यह बहुत हल्का लग रहा था, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त होना चाहिए। उसने डंडा दूर रख दिया और उसे अपने साथ ले गया, फिर कुछ हद तक ठीक हो चुके शू यूटों को नाश्ते के लिए नीचे एक उबले हुए बन की दुकान में ले गया। शू यूटों ने कल रात जो किया वह बहुत साहसिक था, लेकिन उसने सुबह कुछ नहीं कहा और लू यून ने भी कोई राय व्यक्त नहीं की। कहा जा सकता है कि दोनों के बीच एक अनकही समझ थी। नाश्ते के बाद लू यून अपने दस्तावेज लेकर आए, जबकि शू यूटों ने दूसरे मालिक से मिलने की व्यवस्था की और वे एक साथ आवास प्रशासन ब्यूरो गए। रास्ते में उसने लू यून की बांह पकड़ ली, जैसे डर रही हो कि वह भाग जाएगा। 9:30 बजे हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर लू यून ने उस व्यक्ति को देखा जिसके साथ वह इस बार व्यापार कर रहा था। दूसरी पार्टी एक बहुत ही संपन्न मध्यम आयु वर्ग की महिला थी, जो मिलने के बाद लू यून के युवा और होनहार होने की प्रशंसा करती रही। उसने ये भी कहा कि वह घर इसलिए बेच रही थी क्योंकि वह विकास के लिए अपने पति के साथ प्रथम श्रेणी के शहर में जाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए उसे अब इस घर की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका लू यून से कोई लेना देना नहीं था। जब लू यून ने अपना बैंक कार्ड निकाला और मध्यम आयु वर्ग की महिला के कार्ड में 10 मिलियन युआन से अधिक स्वाइप किया, तो शू यूटोंग, जो उसके बगल में खड़ा था, पूरी तरह से मोहित हो गया। लू यून की ओर उसकी निगाहें भी बेहद स्पष्ट हो गईं। गृहस्वामी बनने पर बधाई। हे, आपको भी बधाई, क्योंकि एजेंट का कमीशन 1.5% था और खरीदार और विक्रेता दोनों को इतना भुगतान करना पड़ता था। लू यून के पक्ष को लगभग 160,000 का भुगतान करना पड़ता था। शू यूटोंग एक विक्रेता थी और उसका कमीशन 50% से अधिक था, यानी उसे कम से कम 160,000 मिलेंगे। लू यून ने गणना की कि घर खरीदने, करों का भुगतान करने और फिर एजेंट के कमीशन का भुगतान करने के बाद उसके बैंक कार्ड में बचा हुआ पैसा 11 मिलियन युआन से कम था। ये पैसा वास्तव में टिकता नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द अपना व्यवसाय चालू करना होगा। अपने बैंक बैलेंस को देखते हुए लू यून ने मन ही मन बुदबुदाया। इस कहावत में कुछ हद तक सच्चाई थी कि कोई भी चुपचाप बैठकर अपने धन का उपभोग नहीं कर सकता। भले ही उसके पास 20 मिलियन से अधिक हो, केवल बहिर्प्रवाह और बिना किसी प्रवाह के वह इस तरह के खर्च का सामना नहीं कर पाएगा। और आगे उसे अभी भी एक कार खरीदनी थी। ये सोचकर लू यून एक पल के लिए झिझकी और अपने बगल में शू यूटोंग की ओर देखा।
आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे यहाँ कुछ मदद की जरूरत है। ठीक है, शू यूतोंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को स्पष्ट नहीं किया था और वह वास्तव में जानना चाहती थी कि लू यून अमीर कैसे बनी। वह एक चतुर महिला थी। वह जानती थी कि क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। यदि कोई तुम्हें लाभ देता है तो उसे ले लो, इतने सारे प्रश्न क्यों पूछें? मुझे अपना फोन दो, लू यू फिर बोली। शू यूतोंग ने फिर भी कारण नहीं पूछा और आज्ञाकारी रूप से अपना फोन अनलॉक किया और लू यून को सौंप दिया। लू यून, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? शू यूतोंग ने सिर हिलाया। हाँ, जब मैं स्कूल में था तब मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था और मैं पहले अक्सर कंपनी की कार चलाता था। तो फिर कोई समस्या नहीं है। लू यून ने वीचैट के माध्यम से सीधे 500,000 ट्रांसफर किए। पहले परिवहन के लिए कार खरीदने के लिए इस पैसे को लें, फिर उस विला को साफ करने के लिए किसी को ढूंढें। किराए के अपार्टमेंट में चीजों के लिए यदि आप कर सकते हैं तो उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद बॉस। शू यूतोंग खुशी से चमक रही थी और उसके दिल का बड़ा पत्थर आखिरकार टूट गया। दरअसल लू यून उस तरह का ठंडा और निर्दयी व्यक्ति नहीं था। उसने कल सही जुआ खेला था। हे 500,000 लू यून ने अभी अभी उसे दिया, साथ ही घर बेचने से उसका कमीशन। बिल्कुल अद्भुत। लू यून के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद शू यूतोंग ने पैसे और कार्य लिया और इस्तीफा देने चला गया। लू यून को डर नहीं था कि वह पैसे लेकर भाग जाएगी। उसने कल रात ही उस पर भरोसा करने के लिए इस बड़े पहाड़ पर अपना शरीर बेच दिया था। जब तक वह बेवकूफ नहीं होती, वह इतने छोटे लाभ के लिए नहीं भागती। लू यून ने उसकी चिंता करना बंद कर दिया, जल्दी से एक सार्वजनिक शौचालय ढूंढ लिया और ली जो के नुस्खे निकाले। कुल मिलाकर 5 व्यंजन थे, 3 दूध वाली चाय के लिए, 1 केक के लिए और 1 हॉटपॉट के लिए। उन्होंने भोजन की तैयारी की सभी विधियों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। हालांकि इन तैयारी विधियों को पढ़ने के बाद लू यून को थोड़ा दुख महसूस हुआ और उसने तुरंत निजी संदेश ली जो के लिए वेचेट खोल दिया। लू यून, भाई, इन चीजों को बनाते समय क्या गर्मी और समय वास्तव में इतना सटीक होना चाहिए? बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स वार्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह एक आईडी 29,87,32,622, समूह 2 1062268835, संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehlang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -37, क्या कोई चमत्कारी चिकित्सक है जो लकवे का इलाज कर सकता है? इससे पहले कि लू यून ली जो की तलाश करता, उसने उसे पहले ही याद दिला दिया था कि सूत्र के लिए सामग्री पृथ्वी पर उपलब्ध होनी चाहिए। अन्यथा इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकेगा और यह उसके लिए बेकार होगा। ली जो ने भी इस आवश्यकता का पालन किया। ये सिर्फ इतना है कि लू यून ने सूचीबद्ध सभी सामग्रियों को पहचान लिया, लेकिन वह उत्पादन प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ नहीं सका। बर्तन को 80 डिग्री तक गर्म करें, टेपियोका आटा और घास जेली पाउडर डालें और 2 मिनट तक हिलाएं। फिर तापमान को 100 डिग्री पर समायोजित करें, ब्राउन शुगर डालें और 2.5 मिनट तक हिलाते हुए भुनें। फिर तापमान को 95 डिग्री तक कम करें, दूध पाउडर और सफेद चीनी डालें। इसके बाद कुछ समझ से बाहर होने वाले कदम भी उठाए गए। ये केवल एक प्रकार की दूध वाली चाय की विधि थी, अन्य फार्मूलों के लिए उत्पादन आवश्यकताएं समान थीं। न केवल तलने के तापमान में उतार चढ़ाव हुआ, बल्कि तलने का समय भी सख्ती से निर्दिष्ट किया गया, यहां तक कि 2.5 मिनट तक भी। क्या इससे अधिक हास्यास्पद कुछ हो सकता है? यदि कढ़ाई असमान रूप से गर्म हो और तापमान एक समान न हो तो क्या होगा? क्या होगा अगर इसे 10 सेकंड के लिए बहुत देर तक भून लिया जाए? ली जो ने स्पष्ट रूप से कहा, हाँ, ये सटीक होना चाहिए, अन्यथा ये स्वाद को प्रभावित करेगा। ली जो की बातें सुनकर लू यू फिर से अवाक रह गई। उन दूध वाली चाय की सामग्री को कई मिनट तक भूनने के मुद्दे का तो जिक्र ही नहीं किया गया, केवल तापमान नियंत्रण की आवश्यकता ही कुछ ऐसी चीज थी जिस पर एक शेफ आसानी से काबू नहीं पा सकता था। यहां तक कि सबसे शीर्ष स्तरीय शेफ को भी इसे हासिल करना मुश्किल होगा। एक इलेक्ट्रिक कढ़ाई काम कर सकती है, लेकिन वर्तमान में बाजार में इतने सटीक तापमान नियंत्रण वाली कोई कढ़ाई नहीं है। यदि वह संबंधित दुकान खोलना चाहता है तो क्या उसे इलेक्ट्रिक कढ़ाई का एक बैच कस्टम ऑर्डर करना होगा? और अगर उसने कस्टम इलेक्ट्रिक कढ़ाई का ऑर्डर दिया भी तो भी उन्हें बिना किसी गलती के अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। लू यून, बैककोड कठिन, बहुत कठिन, भाई, क्या इससे आसान कुछ है? हालांकि पैसा कमाने के लिए अनगिनत कठिनाइयों पर काबू पाना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने खंजरों का पहाड़ है या आग का समुद्र, किसी को इसका सामना करना चाहिए, लेकिन लू यून के पास अब पैसे की इतनी कमी नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना अधिक पैसा कमाया, यह उसके लिए सोने पर सुहागा होगा, दुकान खोलने में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ली जो, ओए, ये सबसे सरल है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें हमारी तरफ से मशीनों द्वारा की जाती हैं। लू यून, बैककोड मशीनों द्वारा किया गया। बैककोड ली जो, बैककोड बिल्कुल, एक पूरी तरह से स्वचालित तलने वाली मशीन जो आपके हाथों को पूरी तरह से मुक्त कर देती है। तब ली जो ने अपनी ओर से स्थिति को संक्षेप में समझाया। ली जो की बात सुनने के बाद लू यू को अंततः सामान्य स्थिति समझ में आ गई। ये पता चला कि उसकी दुनिया में लोग, हालांकि वे अत्यधिक हद तक स्वादिष्ट भोजन का सेवन करते थे, फिर भी आखिरकार नश्वर थे। कई उत्तम व्यंजन तापमान नियंत्रित इलेक्ट्रिक कढ़ाई के आगमन के बाद ही विकसित हुए थे। कुछ और बुनियादी व्यंजनों के विकसित होने के बाद किसी ने शोध किया और भोजन तैयार करने के सिद्धांतों के आधार पर संबंधित बुद्धिमान हलचल तलने वाली मशीनें बनाई। श्रमिकों को केवल मिलान सामग्री को संबंधित मशीन इनलेट में डालना होगा और स्टार्ट बटन दबाना होगा। इसे संचालित करने के लिए शेफ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। लू यून, मैं देख रहा हूं, क्या आपके पास अब ऐसी कोई मशीन है? ली जो, बैककोड नहीं, लेकिन इस तरह की मशीन महंगी नहीं है, प्रति यूनिट 2 या 3 10,000। आज आधी रात के बाद मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेज सकता हूं। लू यून, बैककोड ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। चूंकि वहां पूरी तरह से स्वचालित तलने की मशीन थी, इसलिए उन्हें स्वयं इस पर शोध करने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ली जो के साथ कॉल समाप्त करने के बाद लू यू ने विला का पता शेन वेइवेई को भेजा। लिन जियाओ को जल्द से जल्द ठीक करने से उसे जल्दी अंक हासिल करने में भी मदद मिलेगी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। जैसे ही लू यू ने ये सब खत्म किया और सार्वजनिक शौचालय छोड़ने ही वाला था, काओ जिन ने एक संदेश भेजा। जैसा कि अपेक्षित था, ली जो ने जिस कार का उल्लेख किया था उसमें नकली लाइसेंस प्लेट थी। आधिकारिक सिस्टम इसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सका। लू यून के पास ली जो से उसके घर का पता पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपने माता पिता के साथ शुरुआत करने की योजना बना रहा था। इस बीच लू यू ली जो की जानकारी व्यवस्थित कर रहा था। हिजो से 200 किलोमीटर दूर लिनक्वान काउंटी में जुबिन काम के बाद अपना आईडी कार्ड लेने के लिए दोपहर में घर गया। यूनिट ने आज अचानक घोषणा की थी कि सभी कर्मचारियों को दोपहर में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए सामूहिक रूप से आवेदन करना था। वह अपना आईडी कार्ड नहीं लाया था, इसलिए वह घर जाने के लिए केवल दोपहर के समय ही समय निकाल सका। हालांकि अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर घर जाते समय उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया।
ओए ओह, बूढ़े भाई सू, आप अपने आप चल सकते हैं। सू एमिन उसी शहर से थी और उनके घर बहुत दूर नहीं थे। चूंकि सू एमिन ने अपने बेटे को अधेड़ उम्र में खो दिया था, जिसके कारण मस्तिष्क रोगगलन और पक्षाघात हो गया था, आसपास के अधिकांश लोग इसके बारे में जानते थे। इसलिए वह सू एमिन को इधर-उधर देखकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। इस समय सू एमिन चलने में सहायता का उपयोग कर रही थी, शारीरिक पुनर्वास अभ्यास कर रही थी। पहले तो वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, अब अपनी पत्नी लियू सुहुआ की मदद से वह मुश्किल से फिर से चल पा रहा था। हाँ, मेरे दिल की गांठ खुल गई है और मैं लिटिल लू जैसे चमत्कारी डॉक्टर से मिला, इससे बेहतर न होना मुश्किल है। सू एमिन हंसे, उनका मूड स्पष्ट रूप से पहले से काफी बेहतर था। ये जानते हुए कि उनका बेटा दूसरे तरीके से जी रहा था, स्वाभाविक रूप से उनमें अब पहले वाली उदासी नहीं थी। लू यून के चमत्कारिक रूप से प्रभावी एक्यूपंक्चर के साथ ठीक होना काफी सामान्य था। ओए चमत्कारी डॉक्टर, जूबिन ने एक कीवर्ड पकड़ा, बैककोट तुम्हारा मतलब है आपका पक्षाघात किसी और के द्वारा ठीक हो गया था। बैककोट बेशक ये था, अन्यथा यह अपने आप कैसे बेहतर हो सकता था। ओए कौन सा चमत्कारी डॉक्टर इतना अद्भुत है, क्या लकवे का इलाज भी किया जा सकता है जिसके प्रति अस्पताल असहाय हैं। जूबिन थोड़ा अविश्वसनीय था, वह सू एमिन की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। अस्पताल के डॉक्टर आगे कोई कदम उठाने में असमर्थ थे, उन्होंने केवल उसे घर जाने और अपने आप ठीक होने के लिए कहा। वह ठीक हो पाएगा या नहीं ये पूरी तरह से रोगी के अपने भाग्य पर निर्भर करता है। उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लियू सुहुआ, जो सू एमिन का समर्थन कर रहे थे, ने भी ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम नहीं जानते कि लिटिल लू ने अपने कौशल कहाँ से सीखे, लेकिन ये सच है कि एमिन उसके द्वारा ठीक हो गया था। उस समय मैंने उसे उन चांदी की सुइयों को लेते हुए और उन्हें एमिन के पूरे शरीर पर चिपकाते हुए देखा और एमिन के शरीर की संवेदना धीरे धीरे वापस लौट आई। ओए वह अद्भुत, जूबिन आश्चर्यचकित था और साथ ही उसके दिल में आशा की एक किरण जगी। ओए है ना, हे प्रिय। इस बिंदु पर लियू सुहुआ को अचानक कुछ याद आया। जियो मुझे बहुत खेद है, मैं उस समय इतना खुश था कि मैं आपकी बेटी के बारे में भूल गया। जूबिन इस साल 36 साल के हैं। वह सेना में सेवा करता था और अब इस काउंटी शहर में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। किसी काउंटी शहर में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम क्यों करें? ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह किसी बड़े शहर में नहीं जाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी लकवाग्रस्त बेटी की देखभाल करनी थी। उनकी बेटी इस साल 6 साल की हो गई है। पिछले साल दूसरों के साथ एक सुपरहीरो गेम खेलते समय वह ऊंचाई से गिर गई और लकवाग्रस्त हो गई। चूंकि उसके माता-पिता और उसकी पत्नी के माता-पिता दोनों तलाकशुदा और पुनर्विवाहित परिवारों से थे, इसलिए कोई भी बच्चे की देखभाल में उनकी मदद नहीं कर सकता था। इसलिए अपने बच्चे की देखभाल के लिए पति और पत्नी दोनों केवल काम करने के लिए इस काउंटी शहर में ही रह सकते थे। ओए ये ठीक है, लेकिन क्या वह लिटिल लू जिसका आपने उल्लेख किया है, वास्तव में पक्षाघात का इलाज कर सकता है? बेशक, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? जूबिन अपने दिल में उत्तेजना को दबाते हुए अपने होश में वापस आ गया। ओए क्या आपके पास उसका फोन नंबर है? ओए हाँ, मैं इसे अभी आपके लिए ढूंढूंगा। लियू सुहुआ ने देर नहीं की और तुरंत लू यून का फोन नंबर ढूंढ लिया और जूबिन को बता दिया। जूबिन अपनी बेटी की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे और शुरू में उन्हें इन लोग डॉक्टरों पर विश्वास नहीं था। लेकिन कुछ चीजें जब तक वे आपके साथ घटित न हो जाएं, आपको कभी पता नहीं चलता कि वे कितनी पीड़ा पहुंचाती हैं। उनकी बेटी केवल 6 वर्ष की थी, कौन चाहेगा कि वह जीवन भर व्हीलचेयर पर रहे? लेकिन अस्पताल के असहाय हो जाने के बाद उसके पास और क्या विकल्प थे? इसलिए वह हर जगह केवल चिकित्सा सहायता ही ले सकता था। यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो स्वाभाविक रूप से उसे इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन अब सू एमिन की स्थिति यही थी, वह इस पर विश्वास कैसे नहीं कर सकता था। बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स वॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। नए समूह का पुनर्निर्माण, समूह 1 ID 29,87,32,622, समूह 2 1062268835, संपर्क खोने से बचाने के लिए tgt.me/dehlang888, ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 38, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। जूबिन ने लू यून को तुरंत नहीं बुलाया क्योंकि उसने खुद को इसके लिए तैयार नहीं किया था। इतने बड़े फैसले के लिए पहले अपनी पत्नी से चर्चा करना जरूरी था। अपना ID कार्ड लेने के लिए घर जाने के बाद उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को अपने कार्यस्थल से बुलाया। उनकी पत्नी ली होंगमेई असाधारण रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से बदसूरत भी नहीं थी। वह आमतौर पर काला चश्मा पहनती थी और पास के एक सुपरमार्केट में कैशियर के रूप में काम करती थी। उसका वेतन अधिक नहीं था, लेकिन इससे उसे अपने बच्चे की देखभाल करने का समय मिल जाता था। जब जूबिन ने ली होंगमेई को सू एमिन और लू यून के बारे में बताया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास थी। लेकिन सू एमिन की स्थिति निर्विवाद थी, इसलिए दोनों ने इस पर चर्चा की और लू यून को उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए पहले बुलाने का फैसला किया। ली होंगमेई के सुपरमार्केट में केवल आधे दिन की शिफ्ट होती थी, इसलिए वह काम खत्म करने के बाद कॉल करती थी। हेलो, क्या मैं डॉक्टर लू से बात कर सकता हूँ? चिकित्सक। ये शीर्षक सुनकर लू यून ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हें क्या चाहिए? यह इस तरह है, मैं सू एमिन, भाई सू का पड़ोसी हूँ और मैंने सुना है कि आप पक्षाघात का इलाज कर सकते हैं। क्या ये सच है? इस पर लू यून अंततः समझ गया। सू एमिन सू चेन के पिता थे। लू यून ने सू चेन के माता-पिता को उसके चिकित्सा कौशल को गुप्त रखने के लिए नहीं कहा था। आखिरकार लकवे के मरीज ल्यूकेमिया के मरीजों की तुलना में कम थे और ठीक होने की संभावना ल्यूकेमिया के मरीजों की तुलना में अधिक थी। जो लोग पक्षाघात से बिल्कुल भी उबर नहीं सके, वे और भी दुर्लभ थे। ऐसे मामलों का सामना करना असामान्य था और अगर बात फैल भी जाती तो बहुत अधिक हलचल नहीं होती। तो ये सच है, लेकिन सभी प्रकार के पक्षाघात का इलाज नहीं किया जा सकता है। मुझे जानने के लिए विशिष्ट स्थिति की जांच करनी होगी। तो फिर आपके पास समय कब है? मैं एक अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। ली होंगमेई थोड़ा उत्साहित थे। अगर लू यून ने कहा होता कि वह सभी पक्षाघात को ठीक कर सकता है तो वह झिझकती। आखिरकार ऐसा दावा घमंडी झूठ जैसा लगता है। हालांकि लू यून ने कहा कि उन्हें पहले इसकी जांच करने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि आशा है। आशा के साथ वह हार नहीं मानना चाहती थी। कल शाम 5 बजे से पहले यदि आप वह समय चूक गए तो संभवतः 10 दिन से आधे महीने बाद का समय होगा। उसने पहले ली जो की प्रेमिका की स्थिति को हल करने का फैसला किया था, इसलिए उसने पहले ही कल शाम 6 बजे के लिए उड़ान बुक कर ली थी। क्या ये रोम सिटी है ना? हाँ, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर लू। ली होंगमेई ने फोन रख दिया और फिर तुरंत जूबिन को फोन किया। ये कैसा था पत्नी? उन्होंने कहा कि उन्हें पहले इसकी जांच करनी होगी, लेकिन डॉक्टर लू बहुत व्यस्त लग रहे हैं। उनके पास केवल कल शाम 5 बजे से पहले का समय है। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हमें 10 दिन से लेकर आधे महीने तक इंतजार करना होगा। तो फिर अगर हम अभी टिकट बुक करें तो क्या हमारे पास पर्याप्त समय होगा? ये संभव होना चाहिए। मैं अभी जाकर मैनेजर से छुट्टी मांगता हूँ। वे एक साधारण परिवार थे और उनका वेतन अधिक नहीं था।
हालांकि जुबिन को सेवानिवृत्ति के बाद अच्छी रकम मिली, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा उनकी बेटी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था। भविष्य में बहुत सारे जोखिम उनका इंतजार कर रहे थे। उनके वर्तमान जीवन स्तर और वेतन को देखते हुए अपनी बेटी को रोम सिटी लाने के लिए छुट्टी लेने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। हालांकि इस दुनिया में कई माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जुबिन और उनकी पत्नी उनमें से थे। ये जानते हुए कि आशा की किरण थी, जुबिन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और रोम सिटी जाने का फैसला किया। शाम के 5 बज चुके थे। लू यून ने ली जो द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार दूध चाय सामग्री खरीदने में दोपहर बिताई थी और वह अब एक आपूर्तिकर्ता की दुकान पर था। बॉस, मुझे ये सामान कहाँ भेजना चाहिए? बस उन्हें ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन गार्ड हाउस में भेज दें। ठीक है, इस दुनिया में पैसे से होम डिलीवरी सहित कई काम पूरे किए जा सकते हैं। घटक आपूर्तिकर्ता से निपटने के बाद लू यून कमर्शियल स्ट्रीट के निकास पर गया, एक बेंच पाया, बैठ गया और अपना वीचैट खोला। लू यून, वो दोस्त जिसके लिए आपने मुझे ग्रीन सिटी में काम करने के लिए कहा था, उसका नाम गोंग जियांग है ना? लीजो, हाँ लू यून, मैंने पहले ही कल के लिए आपके स्थान के लिए उड़ान बुक कर ली है। मेरे संदेश की प्रतीक्षा करें। लीजो, ठीक है, धन्यवाद भाई। लू यून, इसका जिक्र मत करो। वह संदेश भेजने के बाद लू यून ने शू यूटोंग को एक और संदेश भेजा। मैं कॉमर्शियल स्ट्रीट के प्रवेश द्वार के पास हूँ, त्यानिक्सिंग प्लाजा के करीब। ठीक है, जल्दी ही वहां पहुंचो। उसका सकारात्मक उत्तर पाकर लू यून ने अपने फोन की स्क्रीन बंद कर दी और एक लंबी सांस छोड़ी। क्लिनिक खोलने से काम नहीं चलेगा, लेकिन रेस्तरां खोलना ठीक रहेगा। यदि लीजो का नुस्खा वास्तव में प्रभावी होता तो उसे इस वाणिज्यिक स्ट्रीट पर कोई भी दुकान मिल जाती। उनका मानना था कि दूसरी दुनिया की कोई चीज उन्हें इस दुनिया में वास्तव में अमीर व्यक्ति बनाने के लिए पर्याप्त होगी। लू यून आधे घंटे तक वहां बैठा रहा और अपने मन में भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं की योजना बनाता रहा। यह अनुमान लगाते हुए कि शू यूटोंग आने वाला है, वह खड़ा हुआ और कमर्शियल स्ट्रीट से बाहर चला गया। ओह, लू यून, जैसे ही वह सड़क के किनारे पहुंचा, एक विस्मयादिबोधक ने उसे रोक दिया। लू यून ने अपना सिर घुमाया और एक परिचित चेहरा देखा। ये चश्मा पहने एक आदमी था, लू यून के बराबर ही लंबाई का, लेकिन पतला शरीर वाला। वह लंबा और पतला, बहुत परिष्कृत दिखता था। उसका नाम वांग पिंग था और वह लू यून का विश्वविद्यालय सहपाठी था। हालांकि लू यून को वास्तव में ये लड़का पसंद नहीं था। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि लू यून की क्लास मॉनिटर के साथ नहीं बनती थी और वांग पिंग क्लास मॉनिटर का नौकर था। हालांकि सतह पर वे ठीक लग रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे व्यंग्यात्मक टिप्पणियां और आपसी हमले आम थे। अरे बकवास, ये वास्तव में तुम हो। बहुत दिनों से नहीं देखा, तुम और भी सुंदर हो गए हो। हे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बस घूम रहा हूँ। आपके बारे में क्या? आज मेरी प्रेमिका का जन्मदिन है, इसलिए मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए उसके साथ बाहर गया हूँ। वांग पिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद गर्व से दूर की ओर देखा। लू यून ने अपनी निगाहों का पीछा किया और देखा कि एक लड़की अच्छी कदकाठी और शक्ल सूरत वाली थी, एक बैग लेकर पास की दूध वाली चाय की दुकान से दूध वाली चाय खरीद रही थी। उसकी त्वचा गोरी थी और उसके घने काले बाल लापरवाही से लिपटे हुए थे। उन दोनों को अपनी ओर देखता देख वह विनम्रतापूर्वक उनकी ओर देखकर मुस्कुराई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी अच्छी है। हे, वह ठीक है। वांग पिंग ने विनम्र होने का नाटक करते हुए गर्व के भाव के साथ कहा, वह एक रिसेप्शनिस्ट है, इसलिए अच्छे फिगर और लुक के बिना वह ऐसा नहीं कर पाएगी। कंपनी का रिसेप्शनिस्ट कंपनी का चेहरा होता है, इसलिए अधिकांश लोगों के लिए एक कंपनी रिसेप्शनिस्ट को एक प्रेमिका के रूप में ढूंढना किसी फ्लाइट अटेंडेंट को ढूंढने से कम उपलब्धि की भावना नहीं लाता है। लू यून ने वांग पिंग के अहंकार को देखा और अब उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वांग पिंग ने हार नहीं मानी। ओह, ठीक है, मैंने अपने छोटे चचेरे भाई से सुना है कि रोंगचेंग विश्वविद्यालय की आपकी प्रेमिका ने आपसे संबंध तोड़ लिया है। क्या ये सच है? लू यून को पता था कि वो क्विंगिया के साथ उसके ब्रेकअप के कारण चू जियाओ की उपस्थिति के कारण थोड़ी हलचल हुई थी। और वांग पिंग का एक चचेरा भाई भी रोंगचेंग विश्वविद्यालय में पढ़ता था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे इसके बारे में पता था। हालांकि वांग पिंग ने स्पष्ट रूप से केवल यह माना कि वे टूट गए और लू यून और चू जियाओ के बारे में अफवाहों पर विश्वास नहीं किया, अन्यथा उन्होंने लू यून को नाराज करने के लिए वह सवाल नहीं पूछा होता। ये सच है। आह, कितने अफसोस की बात है। आप उसे अपने जीवन यापन का खर्च देने के लिए बचत करते थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह खत्म होगा। वांग पिंग के शब्द ऊपरी तौर पर सांत्वना देने वाले और अफसोसजनक थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह मुस्कुरा रहे थे। कमीने, आज तुझे वही मिल रहा है जिसके तू हकदार है। क्या आप हमें इतनी हेय दृष्टि से नहीं देखते थे? अब आपकी सुंदर प्रेमिका किसी और के साथ सो चुकी है। सचमुच स्वर्ग की आंखें होती हैं। लू यून ने ध्यान न देने का नाटक किया, यही जीवन है। कुछ पछतावे सामान्य हैं, और एक पुरुष और एक महिला के बीच दिल के मामलों को वास्तव में कौन समझ सकता है? हो सकता है कि आप आज टूट जाएं और कल आपको कोई और बेहतर मिल जाए। हा, आप काफी खुले विचारों वाले हैं। वांग पिंग हंसे और उनकी आंखों में तिरस्कार तेजी से दूर हो गया। ये बेवकूफ वास्तव में दिखावा करने में बहुत अच्छा है ना? अब भी दिखावा कर रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि कक्षा में किसी को नहीं पता था कि आपने अपनी प्रेमिका का समर्थन करने के लिए टेकआउट दिया है? अपनी शर्तों के साथ आप अभी भी वो क्विंगिया से अधिक सुंदर प्रेमिका ढूंढना चाहते हैं। आप सपना देख रहे होंगे। जैसे ही वांग पिंग को अंदर से तिरस्कार महसूस हुआ, एक बिल्कुल नई लाल BMW X5 दूर से उनके पास आई। इससे पहले कि वांग पिंग कार के प्रदर्शन पर टिप्पणी कर सके, लाल BMW की खिड़की धीरे धीरे नीचे की ओर लुढ़क गई। नारंगी रंग का ट्रेंच कोट पहने शू यूटोंग ड्राइवर की सीट पर बैठी और अपनी खुश और सुखद आवाज में चिल्लाई, पति, अंदर आ जाओ। माफ करें, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे लेने के लिए यहाँ आई है। अगर मौका मिले तो दोबारा बात करते हैं। बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स फॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नए समूह फिर से बनाए गए। समूह एक ID 29,87,32,622, समूह 2 1062268835, संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 39, युक्सियांग दूध चाय मशीन। लू यून ने बोलना समाप्त करने के बाद वांग पिंग की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और सीधे उनके सामने लाल BMW में बैठ गए। बूम, BMW दहाड़ते हुए तेजी से भाग गई, केवल वांग पिंग स्तब्ध रह गई। ओए अरे बकवास, ये वास्तविक नहीं हो सकता है ना? लाल BMW की घटती आकृति को देखकर वांग पिंग को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या तमाशा चल रहा है? BMW X5 चला रही एक तेजस्वी सुंदरी ने लू यून को अपना पति कहा। उन्हें आमतौर पर कारें पसंद थीं। जब ये कार अभी आई तो वह पहले से ही इसे देख रहा था। यह एक लाल BMW थी और इसमें लाइसेंस प्लेट नहीं थी। दूसरे शब्दों में, यह एक नई कार थी। उस समय वह अभी भी सोच रहा था कि ड्राइवर एक खूबसूरत महिला होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग BMW चला सकते हैं वे आमतौर पर अमीर होते हैं और पुरुष आमतौर पर लाल रंग नहीं चुनते हैं। तो ये कार किसी अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड या पत्नी को चलानी चाहिए।
इस प्रकार की महिलाएं आमतौर पर अधिक खूबसूरत होती हैं। जैसे ही खिड़की नीचे गिरी, वांग पिंग ने भी अपने विचारों की पुष्टि की। दूसरी पार्टी न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत सुंदर थी। वह उसकी वर्तमान प्रेमिका से एक पायदान ऊपर थी जो फ्रंट डेस्क पर काम करती थी। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष लू युन को अपना पति कहेगा। आखिर क्या है? क्यों? लू युन, एक बदबूदार डिलीवरी करने वाला लड़का, वह योग्य कैसे हो सकता है? क्या वह महिला अभी रोंगचेंग विश्वविद्यालय की कैंपस सुंदरी चू जियाओ कियाओ हो सकती है? वांग पिंग ने भौहें चढ़ाईं। बैककोट ये भी सही नहीं है। आज सोमवार है, क्या चू जियाओ कियाओ को स्कूल में नहीं होना चाहिए? ये सोचकर उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने चचेरे भाई को एक संदेश भेजा। क्यांगजी, क्या आपके स्कूल का चू जियाओ कियाओ वास्तव में हमारी कक्षा के लू युन को डेट कर रहा है? अफवाह ऐसी ही है, लेकिन मैं विशिष्ट स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हूँ। क्या हो रहा है? ओए, मैंने अभी उन्हें देखा, लड़की काफी सुंदर है और लाल BMW चला रही थी। ओए अभी, तो फिर यह उसे नहीं होना चाहिए। मैंने अभी चू जियाओ कियाओ को कुछ लड़कियों के साथ लाइब्रेरी में जाते देखा है, और चू जियाओ कियाओ का परिवार विशेष रूप से अमीर नहीं लगता है। वह BMW खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? ओए, क्या ऐसा है? ये संदेश देखकर वांग पिंग सोच में पड़ गए। एक पल के लिए विचार करने के बाद वह फिर से कक्षा समूह में अटलू युन से मिला। अटलू युन, तुम कुछ हो, बच्चे। आपने अभी अपनी प्रेमिका से नाता तोड़ा है और आपको पहले से ही इतनी सुंदर नई प्रेमिका मिल गई है। लू युन ने जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की वह भी रोंग शहर में था, न कि रोंगचेंग विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद कई सहपाठी इस शहर में रहे, इसलिए कक्षा समूह में बातचीत होना सामान्य था। इस समय वांग पिंग की टिप्पणी देखकर छिपे हुए अन्य सहपाठी भी बाहर आ गए। सुन हाओ, ओए, आपने इसे देखा? फैन जियांग कियांग, ओए, क्या आपके पास तस्वीरें हैं? चित्रों की तलाश, सत्य की तलाश। पेंग जियोकिन, बैककोट, क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि ब्रेकअप से पहले लू युन खाना पहुंचा रहा था? नई गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए उसके पास पैसे कहां से आए? हुआन क्विनियन, बिल्कुल, इस दिन और युग में यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। बुलियांग गजे, क्या आप लोग लू युन को नहीं जानते? ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सामान्यता से संतुष्ट हो सकता है कि खाना पहुंचाते समय उसे कुछ परेशानी हुई हो। सुन हाओ, बैककोट, इस दिन और युग में इतने सारे लाभदायक पक्ष कहाँ हैं? बैककोट। वांग जीपिंग, बैककोट, मुझे इस बारे में कुछ कहना है। कल जब मैं घर खरीदने के लिए ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन में गया तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। वह भी वहां एक घर खरीदने के लिए आया था और उसने पहले ही जमा राशि का भुगतान कर दिया था। वांग पिंग, ओए, ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन, पवित्र बकवास, सच में। पेंग जियाओ किंग, ओए, वांग जीपिंग, आपने कहा कि जिया साम्राज्य का व्यक्ति जिया साम्राज्य के व्यक्ति से झूठ नहीं बोलता। वांग पिंग के ऐड के कारण लू युन ने भी क्लास ग्रुप में चैट देखी। हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी हुआ करती थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व अपेक्षाकृत अंतर्मुखी था, माहौल को खुशनुमा बनाने वाला व्यक्ति नहीं था। कुछ घनिष्ठ मित्रों के अलावा अधिकांश सहपाठियों के साथ उनके संबंध अत्यंत सामान्य थे। अधिकांश सहपाठियों की नजर में यह व्यवहार अहंकार बन गया। लू युन उनसे बातचीत नहीं कर सका। उसने अपने बगल वाली लड़की की ओर देखा। तुमने BMW X5 क्यों खरीदी? जो पैसा मैंने तुम्हें दिया वह पर्याप्त नहीं होना चाहिए था, है ना? बैककोट, ये कुछ दसियों हजार कम था, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ बचत है। लू युन अपनी सीट पर पीछे झुक गया। बैककोट, क्या ऐसा है? ये भी काम करता है, कुछ देर के लिए कार बदलने की जरूरत नहीं है। ये कार मूल रूप से शू युटों के लिए थी, इसलिए उसके लिए अपने स्वयं के धन का योगदान करने को तैयार रहना उचित था। ओए, अभी वह व्यक्ति कौन था? ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। सिर्फ एक परेशान करने वाला सहपाठी। ओए, एक कष्टप्रद सहपाठी। तो फिर मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया, है ना? ओए, बिल्कुल नहीं। आइए पहले खाने के लिए जगह ढूंढें। ओए, ठीक है, पतिदेव। शू युतों को पति कहते हुए सुनकर लू युन के होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई। हालांकि इस महिला को पैसा पसंद था, वह सक्षम थी, और जब तक आपके पास पर्याप्त पैसा था, वह पूरे दिल से खुद को आपके लिए समर्पित कर देगी। वर्तमान लू युन के लिए वह एक बहुत ही उपयुक्त जीवनसाथी थी। दोनों ने अपनी नई खरीदी गई BMW चलाई, रात के खाने के लिए एक रेस्तरां ढूंढा और फिर सभी कच्चे माल को वापस विला में पहुंचाकर ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन लौट आए। बेसमेंट समेत इस विला में कुल 4 मंजिलें थीं। बेसमेंट गैराज और भंडारण कक्ष था। पहली मंजिल पर बैठक कक्ष और रसोई थी, और दूसरी और तीसरी मंजिल में प्रत्येक में 3 शयन कक्ष थे। मुख्य दरवाजा बंद करने के बाद दोनों ने बेतरतीब ढंग से दूसरी मंजिल पर एक कमरा चुना और कई घंटों की लड़ाई शुरू कर दी। चूंकि लू युन की भौतिक पूंजी पहले से ही बहुत अच्छी थी और बाद में उसे जीन सीरम द्वारा मजबूत किया गया था, वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में शीर्ष पर था। तो रसोई घर, लिविंग रूम, बाथरूम, हर जगह उनके युद्ध के निशानों से भरा हुआ था। अगर शू युटोंग ने कल रात पहली बार संभोग नहीं किया होता तो लू युन ने शायद रुकने से पहले उसे रुला दिया होता। डिंग, आपको गवर्नमेंट वर्ल्ड के एक ट्रांसमाइग्रेटर ली जो से एक लाल पैकेट जेड फ्रेग्रेंस मिल्क टी मशीन मिला है। आधी रात के बाद विला में बड़े बिस्तर पर लेटे हुए लू युन को ली जो द्वारा भेजी गई दूध चाय की मशीन मिली। स्वाद सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की तली हुई दूध चाय मशीन प्रति मशीन केवल एक प्रकार की दूध चाय बना सकती है। थके हुए शू युतों को देखते हुए, जो पहले से ही उसके बगल में गहरी नींद में सो रहा था, लू युन, जिसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और तीसरी मंजिल पर एक कमरे में चला गया। विला के कमरे अपेक्षाकृत विशाल थे और लू युन को एक उपयुक्त स्थान मिला और वहां से निकलने के लिए क्लिक किया। जब बैकपैक सिस्टम आइटम निकालता है तो यह उस स्थान को नियंत्रित कर सकता है जहां आइटम दिखाई देता है। यह एक ऐसा कार्य था जिसे लू युन ने बाद में खोजा। ओए, जेड फ्रेग्रेंस मिल्क टी मशीन सफलतापूर्वक निकाली गई। यह आइटम आपके निर्दिष्ट क्षेत्र में दिखाई देगा, कृपया इसकी जांच करें। जैसे ही सिस्टम प्रॉम्प्ट बजा, कमरे के कोने में एक बड़े पैकेजिंग बॉक्स के साथ एक वस्तु दिखाई दी। एक झटके में पैकेजिंग को फाड़ते हुए एक बिल्कुल नई मशीन लू युन की नजर में आई। दूध वाली चाय की मशीन बड़ी नहीं थी, लंबाई और ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर से भी कम थी। कुल मिलाकर ये फ्रीज से थोड़ा ही बड़ा था, लेकिन इस मशीन का आकार और इस पर लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत ही उत्कृष्ट दिखते थे और इसके चारों ओर कई ढके हुए इनलेट थे। प्रत्येक इनलेट के आगे जोड़े जाने वाले दूध चाय घटक का नाम अंकित किया गया था और ये घटक नाम सभी हस्तलिखित जिया किंगडम अक्षर थे। ऐसा लगता है कि दोनों दुनियाओं की लेखन प्रणालियां एक जैसी नहीं है। ये ली जो काफी विचारशील था। सामग्रियों को चिन्हित करने वाले पात्रों को देखकर लू युन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हाँ, ली जो ने मूल लेबलों को फाड़ दिया था और उनके स्थान पर जिया किंगडम चरित्र लेबल लगा दिए थे, अन्यथा लू युन उन्हें पहचान नहीं पाता। वह जल्दी से भूमिगत गैराज में गया और BMW की डिक्की से दूध वाली चाय की सामग्री निकाल ली। क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षण था, लू युन ने बहुत सारी सामग्रियां नहीं खरीदी, कुल मिलाकर केवल लगभग 150 कट्टे।
150 बिल्लियां, ना हल्की, ना भारी। अगर यह कोई और होता तो इतनी भारी चीज को तीसरी मंजिल पर ले जाने की कोशिश में बहुत प्रयास की आवश्यकता होती और कम ताकत वाले कुछ लोग इसे बिल्कुल भी नहीं ले जा पाते। लेकिन वर्तमान लू यून के लिए इसे उठाने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। निर्देशों का पालन करते हुए उसने मशीन का प्लग लगाया और मशीन से किसी भी अजीब गंध को दूर करने के लिए लू यून ने सबसे पहले कुछ नींबू डाले। फिर आवश्यकतानुसार उन्होंने कई कंटेनरों को धोया, सभी सामग्रियों को निर्दिष्ट इनलेट्स में डाला और फिर कंटेनरों को अपशिष्ट और कच्चे माल के लिए रखा। ये देखकर कि सब कुछ तैयार था, लू यून ने निर्णायक रूप से स्टार्ट बटन दबाया। बस बस बस, दूध चाय मशीन में हल्की सी यांत्रिक कंपन ध्वनि थी, लेकिन ये तेज नहीं थी, एक एयर कंडीशनर के चलने के समान। लू यून इस शोर को पूरी तरह से स्वीकार कर सकती थी। मुझे आशा है कि यह चीज मुझे निराश नहीं करेगी। अध्याय 40, मुंह पर बाल न होना, विश्वसनीय नहीं। अगर दूसरी दुनिया की तकनीक बाहर लाने पर भी पैसा नहीं कमा पाती तो लू यून अपने प्रयासों को बर्बाद कर रहा होगा। हालांकि अब उनके पास इतना सोचने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत दूध वाली चाय बनाने की अन्य प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। एक संक्षिप्त अध्ययन के बाद लू यून अंततः समझ गया। सामान्य प्रक्रिया सामान्य दूध वाली चाय बनाने के समान थी। विभिन्न फलों और सामग्रियों को जोड़ा जा सकता है। ध्यान देने वाली एकमात्र बात यह थी कि दूध वाली चाय के पानी का तापमान आदर्श रूप से 60 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मूल स्वाद को प्रभावित करेगा। डिंग, एक मशीन प्रॉम्प्ट सुनाई दी। चाय के टुकड़े और कुछ अपशिष्ट को दूध चाय मशीन द्वारा छुट्टी दे दी गई और तैयार युक्तियां दूध चाय पाउडर भी दूसरे निकास से बहकर धुले और सूखे कंटेनर में प्रवेश कर गया। तैयार दूध चाय पाउडर बाहर दिखने वाले से अलग नहीं दिखता था। इसे देखने के बाद लू यून को एक समय तो इस चीज की प्रामाणिकता पर भी संदेह हुआ। 50 ग्राम से 500 मिलीलीटर दूध की चाय बनती है। मैं कुछ भी कहने से पहले इसका स्वाद चखूंगा। विला एक जल शोधक और एक पाइपलाइन मशीन के साथ आया था जो सीधे पीने के पानी के तापमान का चयन करने की अनुमति देता था। यह मशीन कई 50 ग्राम चम्मचों के साथ भी आती थी, इसलिए लू यून को अलग से कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पाइपलाइन मशीन के पानी के तापमान को 55 डिग्री पर समायोजित किया, फिर एक पूर्व धोया हुआ कप निकाला, उसमें आनुपातिक युक्तियां मिल्क टी पाउडर और गर्म पानी डाला और समान रूप से हिलाया। अगर मैं बहुत अधिक दूध चाय पाउडर डालूं तो क्या इसमें झाग बनेगा? अपने सामने सुगंधित दूध वाली चाय को देखकर लू यून बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। हालांकि लू यून निश्चिंत थे कि उन्होंने कोई विज्ञान और कठोर सामग्री नहीं डाली थी। इस दूध वाली चाय की सुगंध वास्तव में बाहर के बाजार में मिलने वाली दूध वाली चाय की सुगंध से कहीं ज्यादा थी। ये वास्तव में किसी प्रकार की काली तकनीक जैसा लग रहा था। उसने कप उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया और लू यून की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। अरे बकवास, क्या ये चीज सचमुच इतनी अच्छी है? हालांकि वह ठीक से नहीं जानता था कि यह अच्छा क्यों था, ये बस था और पहले घूंट के बाद वह तुरंत मदद नहीं कर सका लेकिन दूसरा पीना चाहता था। लू यून ने जल्दी से एक और घूंट लिया और ध्यान से उसका स्वाद लिया। क्योंकि तलने की प्रक्रिया के दौरान चीनी मिलाई गई थी, अब बिना कुछ भी मिलाए भी मिठास पर्याप्त है। ठीक है, मुझे यकीन है कि सिर्फ यह एक नुस्खा दूध चाय श्रृंखला की दुकान का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए मैं कल पहले इस तैयार दूध चाय पाउडर को परीक्षण के लिए ले जाऊंगा। लू यून ने खुद से बुदबुदाया और एक कप दूध वाली चाय खत्म करने के बाद उसने दूध वाली चाय मशीन के अन्य कार्यों का अध्ययन करना जारी रखा। उनके मजबूत शरीर ने उन्हें मजबूत ऊर्जा दी और उन्होंने पूरी रात दूध चाय मशीन का उपयोग करने और भविष्य में स्टोर खोलने के तरीके के बारे में सोचने में बिताई। अगली सुबह 8 बजे लू यून ने पैकेजिंग बॉक्स को वापस दूध चाय मशीन पर रख दिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया और नीचे चले गए। क्योंकि वह कल रात बहुत सक्रिय थी, शू यूटों को बिस्तर से उठने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी और जब उसने खुद को चलने के लिए मजबूर किया तब भी वह लंगड़ाकर चल रही थी। लू यून के पास नाश्ते का ऑर्डर देने, उसे कुछ बार निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर वह दूध चाय पाउडर को खुद एक परीक्षण एजेंसी में ले गया। परीक्षा परिणाम अगले दिन उपलब्ध होंगे। लू यून को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वह सबसे पहले एक फार्मेसी में गए और अनुपात के अनुसार ल्यूकेमिया के इलाज के लिए दवा की कई खुराक तैयार की। फिर वह एक तिजोरी खरीदने गया जो आधे से अधिक व्यक्ति की ऊंचाई थी। श्रमिकों ने इसे तीसरी मंजिल पर उस कमरे में ले जाया जहां दूध की चाय की मशीन थी और ल्यूकेमिया के नुस्खे और दूध की चाय की विधि दोनों को तिजोरी में रख दिया। अब इनमें से बहुत सी चीजें थीं, 2 नुस्खे, एक एक्यूपॉइंट चार्ट और 5 खाद्य व्यंजन। उन सभी को अपने ऊपर ले जाना पूरी तरह परेशानी भरा होगा। दोपहर के समय शू यूटोंग अंततः सामान्य स्थिति में लौट आए और लू यून उसे कुछ निर्देश देने ही वाली थी, तभी उसी समय शेन वेइवेई का फोन आया। डॉक्टर लू, मैं ग्रीन ब्रोकेट स्काई मैंशन के प्रवेश द्वार पर हूँ। ठीक है, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। लू यून ने कल दोपहर यहाँ विला खरीदने के बाद तुरंत शेन वेइवेई को एक संदेश भेजा। शेन वेइवेई ने सुबह की उड़ान बुक की थी, इसलिए इस समय उनका आगमन पूरी तरह से उचित था। चूंकि उच्च स्तरीय समुदाय के सुरक्षा गार्ड बहुत सख्त थे, वे मालिक को बुलाए बिना या रास्ता बताए बिना एजेंडियों को अंदर नहीं जाने देते थे और दूसरे पक्ष को उसके विला का स्थान नहीं मिल पाता था। लू यून के पास शू यूटोंग को यात्रा करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रवेश द्वार पर एक माँ और बेटा है। महिला लगभग 26 या 27 साल की है। जाओ और उन्हें अंदर ले आओ। ठीक है। लगभग 10 मिनट बाद शेन वेइवेई शू यूटोंग के नेतृत्व में विला पहुंचे। शेन वेइवेई इस वर्ष 27 वर्ष के थे। उसके वाइन लाल आधे घुंघराले बाल लापरवाही से लिपटे हुए थे। एक लंबी नीली डाउन जैकेट, गहरे रंग की स्किनी जीन्स और काले लंबे जूतों की एक जोड़ी ने उन्हें काफी स्टैंड लुक दिया। और आज वह एक सप्ताह पहले की तुलना में काफी बेहतर दिख रही थी। उसके पास महिलाओं का बैकपैक था और शू यूटोंग ने उसके सूटकेस को खींचने में मदद की। ज़ियाओ, जल्दी से उसे अंकल कहो। हेलो अंकल। विला के प्रवेश द्वार पर शेन वेइवेई द्वारा निर्देशित लिन ज़ियाओ ने बचकानी आवाज में पुकारा। वह पिछली बार की तुलना में आज काफी अधिक प्रसन्न था। ये सुनकर लू यून मुस्कुराया। हाँ, नमस्ते, कृपया अंदर आओ। माँ, जल्दी अंदर आओ। वाह माँ, ये यहाँ बहुत सुंदर है। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, लिन ज़ियाओ चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। शानदार सजावट देखकर शेन वेइवेई भी मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। वह और लिन चेन एक साथ रहते थे और दूसरे स्तर के शहर में एक घर पर डाउन पेमेंट के लिए पहले से ही पर्याप्त पैसा बचा लिया था। लेकिन अपने बेटे की बीमारी के इलाज के लिए वे केवल एक घर खरीदना छोड़ सकते थे और एक अपेक्षाकृत साफ 2 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर ले सकते थे। ऐसे 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट की तुलना लू यून के घर से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। ये लू यून उनसे छोटा दिखता था, फिर भी वह इतने आलीशान विला में रह सकता था। क्या वह दूसरी पीढ़ी का धनी था, या शायद यह मूल रूप से उसके मालिक का निवास था? लू यून मुस्कुराया। ज़ियाओ, क्या तुम्हें यहाँ पसंद है? मुझे ये पसंद है, बेशक मुझे ये पसंद है। काश मैं हमेशा ऐसे खूबसूरत घर में रह पाता। ज़ियाओ, बकवास मत करो। शेन वेइवेई ने अजीब तरह से अपने बेटे का छोटा सा हाथ खींच लिया। लिन ज़ियाओ जवाब देना चाहता था, लेकिन अपनी मां की अप्रसन्न अभिव्यक्ति को देखकर उसने तुरंत वही बात रोक दी जो वह कहना चाहता था। लू यून ने अब समय बर्बाद नहीं किया। शेन वेइवेई के साथ कुछ खुशियों का आदान प्रदान किया और फिर सीधे मुद्दे पर आ गए।
पहले मुझे जियाओ की स्थिति जांचने दीजिए। आओ जियाओ, जल्दी आओ। शेन वेइवेई ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और फिर लू यून को अपना हाथ दिया। लू यून की ताई डिवाइन नीडल को चेक ग्रुप पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड किया गया था। इसलिए भले ही उनके पास कोई नैदानिक अनुभव नहीं था, फिर भी उनके पास निरीक्षण, श्रवण, पूछताछ और स्पर्शन जैसे बुनियादी कौशल थे। हालांकि लू यून को लिन जियाओ की नब्ज पकड़ते हुए देखकर शू युतोंग पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। क्या चल रहा था? उसने पहले सोचा था कि शेन वेइवेई लू यू का कोई रिश्तेदार था जो लू यू के साथ रहने के लिए सामान ला रहा था, लेकिन अब लू यून इस बच्चे का इलाज कर रहा था। ये कैसा है डॉक्टर लू? शेन वेइवेई के डॉक्टर लू संबोधन ने उनके अनुमान की पुष्टि की, लेकिन इस वक्त उसने बीच में न बोलने में ही समझदारी दिखाई। लू यून ने सिर हिलाया। वह काफी अच्छी तरह से ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना भूल गया। यह क्या है? अहम। लू यून ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। मेरे रोम सिटी लौटने से पहले मेरे गुरु दुनिया की यात्रा पर गए थे, इसलिए आपके बेटे की बीमारी का इलाज अब केवल मैं ही कर सकता हूँ। लू यू की बातें सुनकर शेन वेइवेई दंग रह गए। दाढ़ी रहित युवा अपने कार्यों में अविश्वसनीय होता है, चिकित्सा पेशे में विशेष रूप से सच है। आमतौर पर वृद्ध डॉक्टर अधिक कुशल होते हैं, जो कि अधिकांश सामान्य लोगों के लिए एक गहरी धारणा है। उसने हमेशा सोचा था कि बीमारी का इलाज करने वाला व्यक्ति लू यून का गुरु था, इसलिए उसे बहुत राहत मिली। लेकिन अब घबराओ मत, मैंने इस उपचार पद्धति का कई बार अभ्यास किया है, इसलिए निश्चित रूप से कोई गलती नहीं होगी। मुझे डॉक्टर लू पर भरोसा है। दाहुलान पुस्तक स्रोत वॉर्म रिमाइंडर। विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह 1 नंबर 29,87,32,622। समूह 2 1062268835। संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 41। पहले अपने कपड़े उतारो। शेन वेइवेई वास्तव में बहुत विवादित थे। आखिरकार डॉक्टर एक जवान आदमी था और उसका अपना बेटा ही इलाज कर रहा था। आमतौर पर लोग युवा डॉक्टरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। हालांकि शुरू से अंत तक जिस व्यक्ति के साथ उसने बातचीत की वह लू यून था और अवचेतन रूप से उसे लू यून पर एक अकथनीय भरोसा था। ये भरोसा इतना मजबूत था कि उसने शुरू से अंत तक लू यून की डॉक्टर के रूप में पहचान की कभी पुष्टि भी नहीं की। इसलिए लू यून की बातें सुनकर वह थोड़ा सा सिर हिलाने से पहले केवल एक पल के लिए झिझकी। बहुत अच्छा, उसका सकारात्मक उत्तर पाकर लू यून मुस्कुराई। डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास होना चाहिए। अपने बेटे को लाओ और मेरे साथ ऊपर आओ। यूटोंग, ऊपर आओ और मेरी मदद करो। दूसरी मंजिल पर 3 शयन कक्ष थे। उस कमरे के अलावा जहां लू यून और शू युतोंग के बीच कल रात लड़ाई हुई थी, वहां 2 अतिथि कक्ष थे। लू यून ने एक्यूपंक्चर किट और सभी औषधीय जड़ी बूटियां सबसे दाहिने कमरे में रखी थी। कमरे में प्रवेश करने के बाद लू यून ने पहले एयर कंडीशनिंग चालू की, फिर शू युतोंग से केतली में पानी उबालने को कहा। फिर उसने लिन चेन द्वारा दी गई जड़ी बूटियों की दूसरी खुराक को समानुपातिक किया और उन्हें उबलते पानी में डाल दिया। ये जड़ी बूटियां चांदी की सुइयों को भिगोने के लिए थीं। वहां कई प्रकार की जड़ी बूटियां थीं, लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं, और पानी से चावल के कटोरे का 2/3 हिस्सा भी नहीं भरता था। एक बार जब औषधीय प्रभाव प्रबल हो गया तो लू यून ने सभी चांदी की सुइयां उसमें डाल दी। छप छप। जब लू यून चांदी की सुइयों को भिगो रही थी, शेन वेइवेई को लगा कि कमरा थोड़ा गर्म है और उसने अपनी नीली डाउन जैकेट उतार दी। नीचे उसने काले रंग का टाइट स्वेटर पहना था। जैसे ही उसकी जैकेट उतरी, उसके बड़े आकार तुरंत लू यून के सामने आ गए। हे मिस शेन का फिगर काफी अच्छा है। लू यून ने उसकी सच्चे मन से प्रशंसा की। अब तक वह जिन कुछ असाधारण महिलाओं से मिला था, उनमें सबसे उत्तम फिगर वाली 2 महिलाएं संभवतः चू जियाओ और मुरोंग दाई थीं। हालांकि उनके वक्ष छोटे नहीं थे, फिर भी वे अत्यधिक अतिरंजित भी नहीं थे। उनके शारीरिक अनुपात को बिल्कुल संतुलित बताया जा सकता है। वे ऐसे प्रकार थे जहां थोड़ा अधिक मांस बहुत अधिक होता था और थोड़ा कम बहुत कम होता था। शू युतोंग का फिगर और लुक भी अच्छा था, लेकिन उसका वक्ष थोड़ा छोटा था, जो केवल सी कप जैसा लग रहा था। शेन वेइवेई का कद शू युतोंग के बराबर ही था, लेकिन शायद क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया था, उसका फिगर थोड़ा कामुक था। इस कामुकता का मतलब यह नहीं था कि उसकी कमर के आसपास अतिरिक्त चर्बी थी, बल्कि इसका मतलब यह था कि वह अन्य महिलाओं की तुलना में अधिक आकर्षक लगती थी, विशेषकर उसका वक्ष जो कम से कम एक ही कप था। क्या ऐसा है? लू यून को ये कहते हुए सुनकर शेन वेइवेई थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और थोड़े शर्मिंदा भी हुए। काफी समय हो गया था जब उसने किसी को ऐसी बातें कहते हुए सुना था। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि उसे शांत हुए और दूसरों से प्रशंसा का आनंद लेते हुए काफी समय हो गया था। अब जब उसके बेटे की हालत में सुधार हो रहा था, तो ये शब्द सुनकर आखिरकार उसके दिल में एक लहर दौड़ गई। पहले कभी किसी ने तुम्हारी इस तरह तारीफ नहीं की। हाँ थे, लेकिन वह बहुत समय पहले की बात है। क्या ऐसा था कि आप सुनने के मूड में नहीं थे? लू यून ने हल्के से कहा, चिंता मत करो, भविष्य में तुम्हारे पास जीवन का आनंद लेने के लिए बहुत समय होगा। सबसे पहले उसके कपड़े उतारो। लू यून के शब्द बहुत तेजी से उछले, जिससे शेन वेइवेई को प्रतिक्रिया देने में थोड़ी देर हो गई। जब उसने लू यून की नजर देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह उसे अपने बेटे लिन जियाओ के कपड़े उतारने के लिए कह रहा था। एक पल के लिए शेन वेइवेई का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। सब बंद। ये सबसे अच्छा है अगर उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह से खुला हो। लू यून ने बोलना समाप्त करने के बाद उसे नजरअंदाज कर दिया और पहले शराब से अपने हाथों को कीटाणुरहित कर लिया। लिन जियाओ के कपड़े हटा दिए जाने के बाद उन्होंने औषधीय पानी से चांदी की सुइयों को एक-एक करके निकालने के लिए निष्फल चिमटी का इस्तेमाल किया। उसने एक उठाया, एक इस्तेमाल किया। ये कहा जाना चाहिए कि LV3 ताई डिवाइन सुई ने लू यून को चांदी की सुइयों का उपयोग करने में बेहद कुशल बना दिया। जब वह लिन जियाओ को सुई लगा रहे थे तो उनकी अभिव्यक्ति भी असाधारण रूप से गंभीर थी। उनकी तरल गतिविधियों के साथ साथ उनकी सूक्ष्म अभिव्यक्ति ने लू यून पर शेन वेइवेई के भरोसे को 2 अंकों तक बढ़ा दिया। यदि आपसे पूछा जाए कि इस समय सबसे अधिक आश्चर्यचकित कौन था, ये शेन वेइवेई नहीं था, न ही ये लिन जियाओ था, बल्कि शू युतोंग था, जो किनारे पर खड़ा था। उसके दिमाग में लू यून हमेशा एक डिलीवरी पसंद ही रही थी। भले ही वह किसी तरह अमीर बन गया हो, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वह भोजन वितरित करता था। अब एक प्रसव कराने वाला व्यक्ति एक झटके में एक डॉक्टर बन गया था जो एक्यूपंक्चर कर सकता था। ये देखकर कौन आश्चर्यचकित नहीं होगा? लू यून को कुशलतापूर्वक चांदी की सुइयों का उपयोग करते हुए देखकर शू युतोंग का मन असंख्य विचारों से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी पीढ़ी के एक अमीर उत्तराधिकारी को बचाने के बारे में उन्होंने जो पहले कहा था वह सच हो? जो पैसा उसने विला खरीदने में इस्तेमाल किया, क्या वह वास्तव में उसे दूसरी पीढ़ी के उस अमीर उत्तराधिकारी को बचाने से मिला था? जबकि शू युतोंग सोच में खोया हुआ था, लू यून का एक्यूपंक्चर अपने अंत के करीब था। एक्यूपंक्चर तकनीक को निष्पादित करने के लिए ताई डिवाइन नीडल के अनुभव का उपयोग करना, जिसे एक सामान्य डॉक्टर सीख सकता है, बहुत आसान था। हालांकि लू यून ने इसे पहली बार इस्तेमाल किया था, फिर भी उसने इसे बड़ी आसानी से पूरा कर लिया।
कुल 64 चांदी की सुइयां, प्रत्येक बिल्कुल सही ढंग से रखी गई, न बहुत गहरी और न ही बहुत उथली, बिल्कुल सही। कुछ मिनट बाद लू यून ने एक लंबी सांस छोड़ी। उफ, आखिरकार यह खत्म हो गया। ज़ियाओ, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? गर्म और तनावपूर्ण, मैं हर जगह बहुत आरामदायक महसूस करता हूँ। यह अच्छा है। यूटोन, समय नोट करो। 15 मिनट में सुइयां निकालो। और ठीक है। शू यूटोंग अपने होश में वापस आए और अवचेतन रूप से उत्तर दिया। लू यून ने शेन वेइवेई की ओर देखा। एक पल के लिए मेरे साथ आओ। लू यून को अकेले में बुलाते हुए सुनकर शेन वेइवेई की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी घबरा गई। आमतौर पर अस्पताल में जब कोई डॉक्टर किसी मरीज के परिवार के सदस्य को एक तरफ बुलाता है तो इसका मतलब है कि मरीज मदद से परे है। क्या अब भी वैसा ही हो सकता है? शेन वेइवेई के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और वह तेजी से लू यून के पीछे दूसरी मंजिल पर लाउंज में चला गया। डॉक्टर लू, क्या मेरे बेटे की बीमारी में कुछ अप्रत्याशित है? नहीं, घबराओ मत, पहले बैठ जाओ। लू यून ने सामने वाले सोफे की ओर इशारा किया और शेन वेइवेई के बैठने के बाद ही उसने कुछ कहा। आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आपको सिस्टर शेन बुलाना ठीक है। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। लू यून ने शांति से कहा। सिस्टर शेन, पहले आपकी प्रमुख डिग्री क्या थी? विपणन। अब आप किस तरह का काम करते हैं? कोई काम नहीं। ये कहने के बाद शेन वेइवेई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, एक व्यक्ति एक बच्चे की देखभाल कैसे कर सकता है और काम की तलाश के लिए भी समय कैसे निकाल सकता है? वास्तव में लू यून को लिन चेन से शेन वेइवेई की स्थिति के बारे में पहले ही पता चल गया था। अब फिर से पूछना चीजों को और अधिक स्वाभाविक दिखाने के लिए था। मैं देख रहा हूँ। लू यून ने एक पल के लिए सोचा, तुम्हें अभी तक रोम सिटी में रहने के लिए जगह नहीं मिली है ना? नहीं नहीं, यहाँ मेरे पास कर्मचारियों की कमी है। क्या आप इस पर विचार करेंगे? शेन वेइवेई प्रतिक्रिया देने में थोड़ा धीमे थे। लू यून ने समझाया, मैं एक दुकान खोलने की योजना बना रहा हूँ और फिलहाल मेरे पास कमी है। मुझे लगता है कि आपका मेजर काफी उपयुक्त है और ऐसा ही होता है कि आपके बेटे को कुछ समय के लिए यहाँ इलाज की जरूरत होती है। यदि आप यहाँ काम करते हैं तो न केवल आपके काम और रहने की समस्याएं हल हो जाएंगी, बल्कि आप अपने बेटे की देखभाल भी कर पाएंगे। आप पहले इसके बारे में सोचें। मैं आपके बेटे के लिए कुछ दवा तैयार करने जाऊंगा। दाहुई लैंग शू युआन वॉर्म रिमाइंडर। विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। नया समूह पुनः निर्मित। समूह एक आईडी 29,87,32,622। समूह 2 1062268835। संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehlang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 42। एक डॉक्टर दूध वाली चाय की दुकान खोलता है। शेन वेइवेई का फिगर और लुक बहुत अच्छा था और उनमें बहुत अधिक स्त्रीत्व झलकता था। हालांकि लू यून ने उसे इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसके शरीर पर उसके डिजाइन थे, बल्कि वह व्यवसाय शुरू करने के शुरुआती चरण में था और उसे बहुत अधिक जनशक्ति की आवश्यकता थी। लिन चेन के अनुसार शेन वेइवेई मार्केटिंग में उत्कृष्ट थे। कार्यक्षमता के मामले में वह शू यूतोंग से भी कहीं अधिक मजबूत थी। इसलिए चाहे लिन चेन को अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल करने में मदद करनी हो या अपने करियर के लिए लू यू को शेन वेइवेई को रखने की जरूरत थी। ये कुछ ऐसा था जिस पर लू यून ने बहुत पहले विचार किया था। शेन वेइवेई के लिए यह एक ईश्वरीय उपहार जैसा था। नौकरी के साथ वह न केवल अपने वित्तीय संकट को हल कर सकती थी, बल्कि अपने बेटे के इलाज के दौरान उसकी देखभाल करने के लिए भी समय पा सकती थी। ये हर मां का सपना था, लेकिन ठीक है, क्योंकि यह मामला बहुत अच्छा था, इससे उसे इसकी प्रामाणिकता पर संदेह हुआ और यहाँ तक कि उसे रखने के लिए लू यून के मकसद पर भी कुछ हद तक संदेह हुआ। यह आपके बेटे की दवा है। जब शेन वेइवेई विचार में खोए हुए थे, लू यून दवा के 2 पैक लेकर आए। कुल 2 खुराक हैं, प्रत्येक खुराक 2 दिनों तक चलती है। इसे खत्म करने के बाद उपचार का दूसरा कोर्स शुरू करने से पहले कुछ दिनों के लिए आराम करें। लगभग 4 कोर्स के बाद उन्हें पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर लू। शेन वेइवेई वास्तविकता की ओर लौटे और उत्साह से कहा। लू यून ने फिर काम का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय एक्यूपंक्चर का समय समाप्त होने के बाद उसने लिन जियाओ की पीठ से चांदी की सुइयां हटा दी और शू यूटोंग को बुलाया। मैं आज रात रोम सिटी छोड़ रहा हूँ। जब तक मैं दूर रहूं, कमर्शियल स्ट्रीट पर जाएं और कुछ दुकानों की तलाश करें, अधिमानतः एक हलचल वाले क्षेत्र में और 100 वर्ग मीटर के नीचे। एक बार जब आप उन्हें ढूंढ लें तो मकान मालिकों से संपर्क करें और दुकान का विवरण दर्ज करें। क्या आप कोई व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं? शू यूटोंग ने मजाक किया, लेकिन उसके दिल में अजीब उलझन थी। जब लू यूं और शेन वेइवेई दूसरी मंजिल के लाउंज में चीजों पर चर्चा कर रहे थे तो उसने लिन जियाओ की स्थिति के बारे में पूछा था। उसने शुरू में सोचा था कि लू यूं केवल सिरदर्द, बुखार या नमी जैसी छोटी समस्याओं का इलाज कर रहा था, किसी गंभीर बीमारी का नहीं। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन जियाओ को वास्तव में ल्यूकेमिया है। इससे उसका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। एक्यूपंक्चर से ल्यूकेमिया ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लू यून किसी प्रकार का ठग नहीं हो सकता। क्या वह ऐसा कर सकता है? करीब करीब। क्या आप क्लिनिक खोलने जा रहे हैं? क्लिनिक खोलें? किस प्रकार का क्लिनिक? मेरे पास मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं एक क्लिनिक खोलूं? नहीं, मैं 2 दूध वाली चाय की दुकानें खोलने की योजना बना रहा हूं। क्या दूध वाली चाय की दुकानें? लू यून की बातें सुनकर शू यूतोंग और शेन वेइवेई, जो अभी कमरे से बाहर आए थे, दोनों दंग रह गए। क्या चल रहा था? ल्यूकेमिया का इलाज करने वाला एक डॉक्टर दूध वाली चाय की दुकान खोलने जा रहा है। क्या उद्योग क्रॉसओवर इतना बड़ा है? डॉक्टर लू, ईमानदारी से कहूं तो मेरा एक दोस्त है जो दूध वाली चाय की दुकान चलाता है। यह उद्योग बहुत मुश्किल है। यदि आप दूध वाली चाय की दुकान खोलते हैं। लू यून ने अपने बेटे को बचाया और शेन वेइवेई आभारी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लू यून को ठगे जाते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी एक दोस्त थी जो दूध वाली चाय की दुकान चलाती थी, लेकिन वह एक फ्रेंचाइजी थी। शामिल होने से पहले दोनों पक्ष अच्छी तरह से सहमत थे। उसका दोस्त फ्रेंचाइज शुल्क का भुगतान करेगा और दूसरा पक्ष तकनीकी मार्गदर्शन और सजावट सलाह प्रदान करेगा। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ फ्रेंचाइजी शुल्क को ठगने के लिए था। उसके दोस्त द्वारा स्टोरफ्रंट किराए पर लेने के बाद न केवल कच्चा माल मुख्य स्टोर से लेना पड़ता था, बल्कि सजावट शुल्क भी एक बड़ी रकम थी। जब तक दुकान खुली तब तक दूसरा पक्ष जितना कुछ कर सकता था उसका अधिकतर हिस्सा निकाल चुका था और व्यवसाय अच्छा था या नहीं यह उनकी चिंता का विषय नहीं था। ये ठीक है, मुझे विश्वास है, लू यून ने लापरवाही से कहा। ये सुनकर शेन वेइवेई अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन पैसा उसका था और चूंकि वे रिश्तेदार नहीं थे इसलिए वह उसे मनाने की कोशिश नहीं कर सकी। तभी लू यून का फोन फिर से बज उठा। इस बार यह जू बिन और उसकी पत्नी थे। वे विला के प्रवेश द्वार पर अपनी बेटी, जो व्हीलचेयर पर थी, और प्रासंगिक मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए। शू यूटोंग द्वारा उन्हें विला में ले जाने के बाद उन सभी ने लू यू के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। लू यून ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले छोटी लड़की की नब्ज देखी, फिर उसके मेडिकल रिकॉर्ड और स्कैन देखे। ये कैसा है डॉक्टर लू, क्या इसे ठीक किया जा सकता है?
ये संभव होना चाहिए। लू यून ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। संभव। जू बिन स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत पूछा, मोटे तौर पर इसमें कितना समय लगेगा? लगभग 1 महीना। इतना कहने के बाद लू यून थोड़ा अवाक रह गया। जब लिन चेन ने रोगियों का इलाज किया तो आमतौर पर तत्काल परिणाम दिखे, अधिकतम 2 या 3 दिन में। लेकिन उसके साथ ये हमेशा 1 या 2 महीने का होता था। यह विसंगति काफी बेतुकी लग रही थी। हालांकि लू यून के पास कोई विकल्प नहीं था। ट्रू क्यूई में शक्तिशाली उपचार और पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव थे। लिन चेन के पास ट्रू क्यूई थी, इसलिए उसके उपचार की गति तेज थी। उसके पास ट्रू क्यूई नहीं थी, इसलिए वह ट्रू क्यूई के प्रभाव को बदलने के लिए चांदी की सुइयों को भिगोने के लिए केवल दवा की दूसरी खुराक का उपयोग कर सकता था। उस दवा में ट्रू क्यूई के पुनर्स्थापनात्मक और उपचारात्मक प्रभाव थे, लेकिन ये ट्रू क्यूई को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सका, इसलिए उपचार चक्र स्वाभाविक रूप से बढ़ाया जाएगा। सु एमिन के पक्षाघात का पिछला उपचार बिल्कुल इसी स्थिति में था। यह 1 महीने में ठीक हो सकता है। जू बिन की आंखें चौड़ी हो गईं, कुछ अविश्वास से। डॉक्टरों ने पहले ही मौत की सजा दे दी थी और लू यून इसे 1 महीने में ठीक कर सकती थी। वह मजाक कर रहा होगा, है ना? निश्चित रूप से। लू यून ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। ठीक हो गया। आप चाहते हैं? आपकी बेटी की स्थिति सु एमिन से अलग है, उसकी रीढ़ घायल हो गई थी। रीढ़ की हड्डी और आसपास की नसों को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। ठीक होने के बाद भी उसे पुनर्वास प्रशिक्षण की लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। क्या ऐसा है? तो फिर मोटे तौर पर इसकी कीमत कितनी होगी? जू बिन को पैसे की चिंता नहीं थी, वह बस एक निश्चित उत्तर चाहता था ताकि वह ये पता लगा सके कि घर वापस धन कैसे जुटाया जाए। लेकिन उसका ये सवाल सुनकर लू यून थोड़ी परेशानी में पड़ गई। धन? वह कोई पेशेवर डॉक्टर नहीं था और उसे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। दूसरा पक्ष सु एमिन द्वारा पेश किया गया एक पड़ोसी था। बहुत अधिक शुल्क लेने के कारण वे इसे वहन नहीं कर सकते थे। बहुत कम चार्ज करना, ये निरर्थक लग रहा था। एक पल के लिए सोचने के बाद लू यून के मन में प्रेरणा की किरण चमकी। आप दोनों आजीविका के लिए क्या करते हैं? मेरी पत्नी अकाउंटिंग की पढ़ाई करती थी, लेकिन हमारी बेटी की देखभाल के लिए वह हमारी काउंटी में एक सुपरमार्केट में कैशियर के रूप में काम करती है। मैं एक सेवानिवृत्त सैनिक हूं और एक छोटी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता हूं। अकाउंटेंट, सैनिक। लू यून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, पहले जू बिन की पत्नी की ओर देखा, फिर जू बिन की ओर। आप एक सेवानिवृत्त सैनिक हैं? हाँ। क्या आपके पास युद्ध का अनुभव है? बिल्कुल। युद्ध के अनुभव के बारे में बोलते हुए जू बिन का आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। डॉक्टर लू, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं हथियारों का उपयोग नहीं करता तो 7 या 8 सामान्य लोग मेरे करीब नहीं आ सकते। वह अद्भुत। लू यून ने उसकी ओर देखा, फिर एक पल सोचने के बाद कहा, यह कैसा रहेगा? तुम दोनों अपनी नौकरी छोड़कर घर आ जाओ और मेरे लिए काम करो। मुझे तुम्हारे समय के केवल 3 साल चाहिए। इन 3 वर्षों के लिए मैं तुम्हारे भोजन, आवास और बुनियादी जीवन यापन के खर्चों को वहन करूंगा। शेष पैसे को तुम्हारी बेटी की चिकित्सा फीस माना जाएगा। ये सुनकर जू बिन और ली होंगमेई दोनों हतप्रभ रह गए। उन्होंने लोगों को अत्यधिक कीमतें मांगते देखा था, लेकिन कभी किसी को भुगतान के रूप में लोगों से मांग करते नहीं देखा। क्या दंपत्ति अपनी बेटी की मेडिकल फीस के लिए लू यून के लिए काम कर रहे हैं? बेशक, अगर मैं आपकी बेटी को ठीक नहीं कर सका तो आप कभी भी जा सकते हैं। ये कहने के बाद लू यून ने शेन वेई की ओर देखा। सिस्टर शेन, आपके लिए भी ऐसा ही है। इसके बारे में सोचो। ग्रे वुल्फ बुक सोर्स फॉर्म रिमाइंडर। विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। नए समूह का पुनर्निर्माण किया गया है। समूह 1 ID 29873262। समूह 2 1 अरब 6 करोड़ 22,68,835। संपर्क खोने से बचने के लिए tg.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -43 स्वयं की शक्ति। लू यून स्पष्ट रूप से अपनी सेना बनाना चाहता था, लेकिन वह बहुत से लोगों को नहीं जानते थे और एक नई कंपनी स्थापित करने और प्रतिभा को निखारने में बहुत लंबा समय लगता था। इसलिए पहले कुछ अपेक्षाकृत परिचित लोगों को चुनना बिल्कुल ठीक था। शेन वेई और शू यूटोंग का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक चैट समूह से लिन चेन से संबंधित था और दूसरा उससे संबंधित था। लू यून उनके बारे में काफी कुछ जानता था। जहां तक जू बिन और ली होंगमेई का सवाल है, हालांकि उनका उनसे या चैट ग्रुप से कोई संबंध नहीं था। जीन एनहांसमेंट औषधि का उपयोग करने के बाद से लू यून की 5 इंद्रियां पहले की तुलना में बहुत अधिक स्पष्ट हो गई थी। वह संक्षिप्त संपर्क से बता सकता था कि कोई किस प्रकार का व्यक्ति है। जू बिन और ली होंगमेई ने अपनी बेटी के लकवाग्रस्त होने के बावजूद तलाक नहीं लिया था और उसे खोजने के लिए रोम सिटी तक हजारों मील की यात्रा की थी। उनके चरित्र की पूरी गारंटी थी। इसके अलावा वे चारों सक्षम थे, इसलिए लू यून पर उन्हें काम पर रखने का कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। लू यून की बातें सुनकर जू बिन और उनकी पत्नी और शेन वेई तुरंत सोचने लगे। दोपहर के केवल 3 बजे थे और लू यून को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने सभी के लिए विला के लिविंग रूम में बैठने की व्यवस्था की। 10 मिनट से भी कम समय में जू बिन और उसकी पत्नी को उत्तर मिल गया। ओह डॉक्टर लू, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप हमें काम पर रखेंगे तो आप हमसे किस तरह का काम करवाना चाहेंगे? उनकी बेटी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण था, लेकिन वे उसके भावनात्मक स्तंभ भी थे, इसलिए उनकी अपनी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। यदि लू यून उनसे अपनी क्षमताओं से परे कुछ करने के लिए कहती तो वे निश्चित रूप से सहमत नहीं होते। बेशक, यह आपके पेशे से संबंधित काम है। लू यून रुका, फिर बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सीधे योजना बताऊंगा। मेरी योजना रोम सिटी कमर्शियल स्ट्रीट पर 2 दूध वाली चाय की दुकानें खोलने की है। लू यून ने दूध वाली चाय की दुकानें फिर से खोलने की अपनी योजना सभी को बताई। जू बिन और उसकी पत्नी ने आश्चर्य से सुना। एक डॉक्टर दूध वाली चाय की दुकान खोलने जा रहा है। उद्योग में उछाल बहुत बड़ा था, है ना? हालांकि लू यून ने बहुत गंभीरता से बात की और ऐसा लग रहा था कि उसके पास पहले से ही एक पूरी व्यवसाय योजना थी, इसलिए ऐसा नहीं लगा कि वह मजाक कर रहा था। इससे युगल थोड़ा भ्रमित हो गया। क्या आप सभी को विश्वास नहीं है कि मैं दूध वाली चाय की दुकान खोल सकता हूं? लिविंग रूम में शू यूटोंग सहित सभी के चेहरों पर अप्राकृतिक भावों को देखते हुए लू यून ने शांति से पूछा। बात सिर्फ इतनी थी कि यह सवाल थोड़ा बेमानी सा लग रहा था, क्योंकि लू यून न केवल एक अलग उद्योग में एक दुकान खोल रहा था, बल्कि वह एक युवा नौसिखिया उद्यमी भी था। उनकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कुछ अनुभवी निवेशकों को भी बाढ़ से भरे दूध चाय बाजार में सफलतापूर्वक एक दुकान खोलना और पैसा कमाना उल्लेखनीय लगेगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि लू यून की योजना में वह अपना स्वयं का दूध चाय ब्रांड भी बनाना चाहता था। ये बिल्कुल असंभव था, है ना? यह डॉक्टर लू, मुझे लगता है कि आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब वहाँ बहुत सारी दूध वाली चाय की दुकानें हैं। ये सही है, नई खुली दूध चाय की दुकानों में ये पहले से ही अच्छा है अगर 10 में से 1 जीवित रहता है। यदि आप इस तरह से दूध चाय बाजार में भागते हैं तो आप बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। पैसा कमाओ, मुझे लगता है कि पैसा न खोना अच्छा होगा। हालांकि शू यूटोंग के अलावा बाकी सभी लोग आज पहली बार लू यून से मिल रहे थे, लेकिन शायद इसलिए कि लू यून पहुंच योग्य लग रहा था, उन सभी ने अपने मन की बात कही।
दूध वाली चाय की दुकानें नौसिखिया उद्यमियों के लिए एक जाल थीं। विशेष रूप से उन उद्यमशील नौसिखियों का शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कुछ भी नहीं जानते थे। इन नौसिखियों का मानना था कि इस उद्योग में कोई तकनीकी बाधा नहीं है और आजकल लोग इन चीजों को पीना पसंद करते हैं। उन्होंने सोचा कि जब तक वे दुकान खोलेंगे उन्हें निश्चित रूप से पैसे की हानि नहीं होगी। उन्हें नहीं पता था एक बार जब आप इस उद्योग में प्रवेश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि पानी कितना गहरा है। यदि आपने अपनी सारी पूंजी नहीं खोई तो इसे कुछ हद तक सक्षम माना जाएगा। मेरा इंतजार करना। लू यून ने कुछ नहीं बताया लेकिन सीधे तीसरी मंजिल पर गया और उस कमरे का दरवाजा खोला जहां दूध चाय की मशीन रखी हुई थी। कल रात अभी भी बहुत सारा दूध चाय पाउडर बनाया गया था, इसलिए इसे मौके पर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लू यून को एक बर्तन में दूध वाली चाय बनाने में 2 मिनट से भी कम समय लगा और वह उसे नीचे ले आई। उन्होंने शू यूटोंग से कुछ कागज के कप लाने को कहा और सभी के लिए एक कप डाला। आओ स्वाद लो, ये दूध वाली चाय, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यह जू बिन था जिसने बात की थी। वह एक मोटा आदमी जो आमतौर पर ज्यादा दूध वाली चाय नहीं पीता था। जैसे ही दूध वाली चाय डाली गई उसे सुगंध महसूस हुई। अगर वह भी ऐसा होता तो बाकियों का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। जब उन्होंने लू यून को पहले ऊपर जाते देखा तो उनके हाव भाव बहुत हैरान थे। इस समय वे सभी आश्चर्यचकित हो गए, यहाँ तक कि लिन जियाओ और जू बिन की बेटी ने भी उत्सुकता से पेपर कप उठाया और चखना शुरू कर दिया। एक क्षण बाद शू यूतोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। आपने इसे बनाया? वाह माँ, ये दूध वाली चाय बहुत स्वादिष्ट है। यह बहुत अविश्वसनीय है। बिल्कुल अविश्वसनीय, अच्छी है। शू यूतोंग ने जोर से सिर हिलाया। यह अच्छा है, बेशक यह अच्छा है। ये पहली बार है जब मैंने ऐसी विशेष दूध वाली चाय पी है। मैं भी। डॉक्टर लू, ये दूध वाली चाय कैसे बनाई जाती है? इसमें एक विशेष गुण है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अगर इस दूध वाली चाय की रेसिपी के साथ कोई दुकान खोली जाए तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। युजियांग मिल्क टी उस तरह का पे नहीं था जो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। लेकिन एक बार जब आप पहला घूंट पी लेते हैं तो आप दूसरा घूंट लेने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य था। तो हर कोई जिसके पास पहले लू यून में आत्मविश्वास की कमी थी, अब मानो एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। लू यून ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया लेकिन बस मुस्कुराया और जवाब में पूछा, तो आपका निर्णय क्या है? हम सहमत। ये ली होंगमेई थे जिन्होंने बात की थी। इस तथ्य को छोड़ दें कि इस दूध चाय रेसिपी के साथ लू यून को दूध चाय की दुकान खोलने में मदद करना एक आशाजनक काम था। लू यून का वादा ही उनके समर्पण के लायक था। जब लू यून पहले दुकान खोलने की योजना समझा रहा था तो उसने उन्हें पहले ही बता दिया था। भले ही दूध वाली चाय की दुकान सफल नहीं हुई, फिर भी इन 3 वर्षों के लिए मासिक जीवन व्यय का भुगतान हमेशा की तरह किया जाएगा। यदि वे 1 महीने का भी भुगतान चूक जाते हैं तो वे तुरंत जा सकते हैं। और उन्होंने इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया था। जू बिन ने काउंटी शहर में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया और केवल 3000 युआन से अधिक कमाया। केवल एक समय का भोजन उपलब्ध कराया गया, कोई आवास नहीं। ली होंगमेई ने एक खजांची के रूप में काम किया और 2000 युआन से कुछ अधिक कमाया। दैनिक जीवन यापन के खर्चों के बाद वे दोनों 1 महीने में ज्यादा पैसे नहीं बचा सके। अधिक से अधिक वे 3 वर्षों में 20 से 30,000 युआन बचा सकते थे। यह मान लिया गया कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। अब लू यून ने न केवल उनकी बेटी को ठीक करने में मदद करने का वादा किया बल्कि उनके बुनियादी जीवन यापन के खर्च की भी गारंटी दी जो उनके लिए एक पूर्ण वरदान था। तो फिर उन्हें और क्या झिझक थी? मैं भी सहमत हूँ। शेन वेइवेई ने भी कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया। सबसे पहले उसने वास्तव में लू यून के उसे रखने के मकसद पर संदेह किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह केवल लिन चेन के सम्मान में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। अगर 3 साल पहले की बात होती तो इतने बड़े एहसान के कारण वह निश्चित रूप से दूसरों से मदद स्वीकार नहीं करना चाहती। लेकिन अब अपने बेटे की खातिर वह जीवन और वास्तविकता के सामने झुकने को तैयार थी। उनके सकारात्मक उत्तर पाकर लू यून की मुस्कान चौड़ी हो गई। जब आप सभी सहमत हैं तो अपनी बेटी को पालें। बाकी हम एक्यूपंक्चर खत्म करने के बाद बात करेंगे। दाहुबोध पुस्तक स्रोत गर्मजोशी से याद दिलाता है, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। संपर्क टूटने से बचाने के लिए एक नए समूह का पुनर्निर्माण किया गया है। समूह 129873262, समूह 2 1,06,62,62,68,835। TG t.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 44। वह औरत बहुत हॉट। जू बिन की बेटी जू लैनलान गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण लकवाग्रस्त हो गई थी। इस प्रकार का पक्षाघात सू एमिन की स्थिति से थोड़ा अधिक जटिल था। हालांकि लू यून के लिए, जिसके पास लेवल 3 ताई डिवाइन नीडल थी, धीमी रिकवरी के अलावा और कुछ भी मुद्दा नहीं था। लगभग 4 बजे लू यून ने पहले ही उपचार समाप्त कर लिया था। हालांकि जू लैनलान अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसकी कमर में पहले से ही कुछ सनसनी थी जिसने जू बिन और ली होंगमेई को बेहद खुशी से भर दिया था। लू यून ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, सीधे शू यूटोंग को बुलाया और उसे परीक्षण रिपोर्ट सौंपी। ये पहले से उस दूध चाय पाउडर की परीक्षण रिपोर्ट है। कल दोपहर इसे परीक्षण केंद्र में ले जाएं, एक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करें और इसे अपने फोन के माध्यम से मुझे भेजें। ठीक है, आप जू बिन हैं, ठीक है। हाँ, अब से मैं तुम्हें भाई जू कहूंगा। हालांकि दुकान अभी तक नहीं खुली है, हमारे बीच पहले से ही एक मौखिक समझौता है, इसलिए अब से तुम मेरे लोगों में से एक हो। लू यून यहीं रुका। आज रात तुम दोनों घर वापस आकर अपने मामले संभालो। मैं तुम्हारे लिए कल के लिए ग्रीन सिटी की फ्लाइट टिकट बुक करूंगा। तुम वहां जाओ और मेरा इंतजार करो। ठीक है। जू बिन ने कारण भी नहीं पूछा, उसने सीधे सिर हिलाया। ओह ठीक है, आपके पास आज रात रहने के लिए जगह नहीं है ना? यूटोन, उन्हें हमारे पुराने किराए के अपार्टमेंट में ले जाओ। मुझे याद है कि पट्टा समाप्त होने में अभी भी 2 महीने हैं। लू यून ने जू बिन के 3 लोगों के परिवार को इस विला में रहने नहीं दिया। आखिरकार वे आज ही मिले थे और उनके और उसके बीच अभी भी अलगाव की एक परत थी। यदि शेन वेइवेई इस विला में होते और ऐसा कुछ करते जिससे उनके हितों को नुकसान पहुंचता तो भी वह लिन चेन के माध्यम से नुकसान की भरपाई कर सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने इस विला में परेशानी पैदा की तो वह न केवल सारा नुकसान सहेंगे बल्कि चीजों को और अधिक जटिल बना देंगे। परेशानी से बचने के लिए बेहतर होगा कि जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे से पूरी तरह परिचित न हो जाएं तब तक कुछ दूरी बनाए रखें। शू यूटोंग और शेन वेइवेई को कुछ और निर्देश देने के बाद लू यूं और जू बिन ने वीचैट संपर्कों का आदान प्रदान किया। आप लोग खुद ही रात्रि भोजन का प्रबंध करें, मैं अब जा रहा हूं। इतना कहने के बाद उसने अपनी एक्यूपंक्चर किट और कुछ आवश्यक दैनिक आवश्यकताएं ली और ली जोऊ के माता पिता के गृहनगर की ओर जाने वाले विमान में चढ़ गया। ली जोऊ का गृहनगर जिनिंग दिशा में झा काउंटी नामक स्थान पर था। ग्रीन सिटी उत्तर में थी और यह स्थान दक्षिण में था। लू यून को नहीं पता था कि इस लड़के ने अपनी प्रेमिका को लेकर काम करने के लिए इतनी दूर जाने की हिम्मत कैसे की। हालांकि लू यून को फिलहाल उस पिरामिड योजना संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह केवल पहले ली जोऊ के माता पिता से मिलने जा सकता था और फिर अगली योजना तैयार कर सकता था।
लेकिन लू यून ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दोपहर को वह रोम सिटी छोड़ देगा। वह जिस किराए के अपार्टमेंट में रहता था उसके बाहर लोगों का एक समूह उसका इंतजार कर रहा था। यह ज़्यूवान नामक एक छोटे समुदाय के प्रवेश द्वार पर था, जो रोम सिटी की पहली रिंग रोड के पूर्वी भाग में स्थित था। अंदर रोशनी असामान्य रूप से मंद थी और बाहर द्वारपाल केवल एक औपचारिकता थी। हालांकि क्योंकि यह एक पुराना समुदाय था जो काफी जीर्ण शीर्ण दिखता था, किराया अभी भी अपेक्षाकृत सस्ता था। यह 1300 युआन प्रति माह था। उपयोगिताओं के अलावा ये लगभग 1400 से 1500 युआन हो गया। लू यून और शू युतुंग ने इसे विभाजित कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह लगभग 7 या 800 युआन का भुगतान करना पड़ा। दोनों कल ही बाहर चले गए थे और आज चेकआउट करने नहीं आए थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस जगह को अस्थायी निवास के रूप में उपयोग कर सकते थे। बंदर, क्या तुम्हें यकीन है कि वह बच्चा यहीं रहता है? अपने सामने जीर्ण शीर्ण समुदाय को देखते हुए झो पेंग ने हैरान भाव से पूछा। वह गौ झेंग्यू का विश्वासपात्र था। आमतौर पर वह वही था जो गौ झेंग्यू के लिए निगरानी कार्य करता था। यदि गौ झेंग्यू को लू यून की पहली उल्टी धमकी ने केवल गौ झेंग्यू का ध्यान आकर्षित किया था, फिर जब उसने कल चू जियाओ को उठाया तो उसने गौ झेंग्यू को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। यही कारण था कि गौ झेंग्यू ने उसे यहाँ रोकने के लिए झो पेंग को भेजा। बंदर बहुत दुबला पतला आदमी था। झो पेंग की बातें सुनकर उसने तुरंत कहा, कोई गलती नहीं, ली जिहाओ की प्रेमिका उस बच्चे की पूर्व प्रेमिका है। क्या उसने जो कहा वह गलत हो सकता है? तो ये सही होना चाहिए। झो पेंग ने सिर हिलाया और लोगों के लिए उसकी प्रतीक्षा करने की व्यवस्था करने लगा। ये कहना होगा कि वे अपने काम के प्रति बहुत समर्पित थे। गौ झेंग्यू को लू यून से बदला लेने में मदद करने के लिए इस बार उनके पास कुल 6 लोग थे। इन 6 लोगों में से प्रत्येक के पास एक छिपा हुआ हथियार था। एक व्यक्ति ऊपर के गलियारे से देख रहा था और 2 अन्य ने नीचे भागने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने 3-3 के समूह में बारी-बारी से ड्यूटी की। वे दोपहर से शाम तक और फिर शाम से रात तक इंतजार करते रहे। अरे भाई पेंग, वह महिला सचमुच कुछ है। शाम करीब 8-9 बजे एक लाल रंग की BMW बस्ती के बाहर रुकी। ड्राइवर की सीट से बाहर निकली ट्रेंच कोट वाली महिला को देखकर बंदर, जो नीचे पहरा दे रहा था, उसकी आंखें चमक उठी। वह वास्तव में कुछ है। झो पेंग ने बंदर की निगाहों का पीछा किया और उसके मुंह के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान भी दिखाई दी। बार में उन महिलाओं की तुलना में बहुत बेहतर लग रही थी, जिनके चेहरे प्रोटीन से भरे हुए थे। हे, काश मैं एक बार उसके साथ सो पाता। गड़बड़ मत करो बच्चे, हमें महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। चिंता मत करो भाई पेंग, मैं मूर्ख नहीं हूँ। इस तरह दिन के उजाले में। अरे वे उस इमारत में चले गए। BMW से कुल 4 लोग निकले, एक आदमी, 2 औरतें और एक छोटी लड़की। ड्राइवर की सीट पर बैठी महिला के बाहर निकलने के बाद अन्य पुरुष और महिला छोटी बच्ची को पकड़कर उसके पीछे चले गए। और जिस इमारत में वे दाखिल हुए वही इमारत वे देख रहे थे। उन्हें एक अलग मंजिल पर होना चाहिए। झो पेंग ने भौहें चढ़ा लीं और मन ही मन बुदबुदाया। ऐसे पुराने समुदायों की इमारतों में आमतौर पर केवल 6 मंजिलें होती थीं और कुछ मकान मालिक अपनी आय बढ़ाने के लिए शीर्ष पर एक अतिरिक्त मंजिल जोड़ते थे। चूंकि उनमें से 4 थे, स्वाभाविक रूप से वे लू यून के समान मंजिल पर नहीं होंगे। न केवल झो पेंग ने ऐसा सोचा, बल्कि बंदर ने भी ऐसा ही सोचा। हालांकि कुछ ही मिनटों में झो पेंग अपने ही शब्दों से गलत साबित हो गए। भाई पेंग जल्दी करो, अरे तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत की तलाश में हो। ऊपर शोर सुनकर झो पेंग के पास बंदर के साथ तेजी से भागने से पहले सोचने का समय भी नहीं था। लू यून का किराए का अपार्टमेंट 4थी मंजिल पर था। 4थी मंजिल पर गलियारे में निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार गुंडे का नाम यीबो था। जैसे ही दोनों ऊपर भागे, उन्हें फिर से यीबो की चीख सुनाई दी। भाई पेंग, मुझे बचा लो। यीबो औसत कद का था। इस समय जूबिन ने उसे जोर से पकड़कर दीवार से चिपका दिया था और उसके शरीर पर अखबार में लपेटा हुआ स्टील का पाइप किनारे की ओर गिर गया था। दोनों महिलाएं पहले ही छोटी लड़की को ले गईं और कमरे में चली गईं। क्या चल रहा है बड़े भाई, चलो इस पर बात करते हैं। यीबो को प्रतिद्वंद्वी द्वारा एक हाथ से दबाए हुए देखकर झो पेंग की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसने अपना हथियार नहीं निकाला, क्योंकि एक बार हथियार निकाल लिया गया तो दोनों पक्षों के बीच बड़ी लड़ाई अवश्यंभावी होगी। दूसरा पक्ष उनका लक्ष्य नहीं था, इसलिए ऐसी लड़ाई का कोई मतलब नहीं था। इस पर बात करो। जूबिन ने यीबो को पकड़ लिया। जब उसने झो पेंग को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आप छिपे हुए हथियारों के साथ अंधेरे में छिपे हुए हैं, बुरे इरादों के साथ किसी के दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में बात करूं। गलतफहमी, तुम पहले मेरे भाई को जाने दो। हो सकता है उसने किसी को गलत समझ लिया हो। झो पेंग के शब्दों को सुनकर यीबो को एहसास हुआ कि कुछ गलत है और उसने तुरंत दया की गुहार लगाई। हाँ, मैंने बस किसी को समझ लिया, जल्दी से जाने दो, मुझे जाने दो। बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स फॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह एक आईडी 29,87,32,622, समूह 2 1062288835। संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehlang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। चैप्टर -45 लव यू। यीबो का जूबिन से कोई मुकाबला नहीं था और वह आसानी से उसके वश में हो गया। लेकिन उसने तुरंत एक योजना सोची और दया की भीख मांगी। हालांकि जूबिन को ठगों के झूठ पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह दूसरे पक्ष को रोक नहीं सका। वह केवल सावधानी से उसे छोड़ सका और शुक्र है कि यीबो का उस पर हमला जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। बोजी, क्या हो रहा है? झो पेंग ने तुरंत पूछा, लेकिन यीबो को समझाना मुश्किल हो गया। जैसे ही उसने स्टील का पाइप उठाया, उसने झट से कहा, चलो बाहर बात करते हैं। इतना कहने के बाद वह सबसे पहले नीचे की ओर भागा, यह महसूस करते हुए कि दूसरे पक्ष से निपटना कठिन था। अन्य 2 तुरंत पीछे हो लिए। एक बार नीचे आकर यीबो ने बताया कि अभी क्या हुआ था। इससे पहले उसने शू युतोंग को डॉक्टर लू का दरवाजा चाबी से खोलते देखा था, इसलिए वह उससे पूछने गया कि वह दरवाजा क्यों खोल सकती है और क्या वह लू यून नाम के किसी व्यक्ति को जानती है। पहले तो उसने झूठ भी बोला और कहा कि वह लू यून का दोस्त है, लेकिन शू युतोंग ने उसे कभी नहीं देखा था और शू युतोंग के सवाल का सामना करते समय यीबो के चेहरे पर घबराहट की रेखाएं झलक गईं। इस घबराहट को जूबिन ने ध्यान से पकड़ लिया और उसने गलियारे की रोशनी के नीचे दूसरे पक्ष की कमर पर हथियार भी देखा। जूबिन ने तुरंत जोर से सवाल किया कि दूसरा पक्ष वहां क्या कर रहा था। जवाब देने में असमर्थ यीबो ने भागने की कोशिश की। परिणामस्वरूप उसे जूबिन द्वारा हाथापाई की चाल से दीवार पर टिका दिया गया। आप लोग यहाँ डॉक्टर लू के लिए परेशानी पैदा करने आए हैं, है ना? इस वाक्य ने यीबो को बहुत चिंतित कर दिया। यही कारण है कि उसने अभी मदद के लिए चिल्लाया। दूसरा पक्ष न केवल अत्यधिक सतर्क था, बल्कि युद्ध में भी अत्यंत सक्षम था। आप उसे हथियार से भी नहीं हरा सकते। उसे हरा नहीं सका। वह आदमी एक मार्शल आर्टिस्ट लगता है। मेरे पास अपना हथियार पकड़ने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अभी की स्थिति के बारे में सोचते हुए यीबो को थोड़ा दुख हुआ।
सीढ़ियां संकरी थीं, जो हथियारों के इस्तेमाल के लिए अनुकूल नहीं थीं और दूसरे पक्ष ने उन्हें अपना हथियार छीनने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसे लगा कि अगर उन्होंने दूरी बनाए रखी होती और उसने अपना हथियार निकाल लिया होता तो शायद वह नहीं हारता। अरे अब ये थोड़ा परेशानी भरा है, तुम लोग पहले जाओ, मैं गॉगे को एक संदेश भेजूंगा। उद्धरण चिन्ह। दूसरा पक्ष लड़ने में बहुत अच्छा है। झो पेंग की रिपोर्ट सुनकर गौ झेंगयू, जो क्लब में सोना का आनंद ले रहा था, गहरी चिंता में पड़ गया। उसने तुरंत ली जिहाओ से स्कूल की स्थिति के बारे में पूछने के लिए फोन किया। इसे सुनने के बाद ली जिहाओ ने वुकिंग्या से पूछा। जैसे ही उसने सुना कि दूसरी पार्टी न केवल लू युन को जानती है बल्कि खुद भी एक मास्टर है, वुकिंग्या भी पूरी तरह से हतप्रभ रह गई। उसका कोई मास्टर दोस्त कैसे हो सकता है? उसका एकमात्र दोस्त उसका बचपन का दोस्त है जिसका नाम काओ जिन है, लेकिन वह सिर्फ एक घरेलू व्यक्ति है जो कंप्यूटर गेम खेलना पसंद करता है और लड़ने में अच्छा नहीं है। तो फिर यह आदमी कहां से आया? ली जिहाओ ने आश्चर्यचकित होकर हो कहा, फिर उस संदेश पर नजर डाली जो उसे अभी मिला था। गॉगे ने अभी फिर से कहा, उस व्यक्ति ने आपको पूर्व प्रेमी डॉक्टर लू कहा था। क्या आपके पूर्व प्रेमी ने चिकित्सा का अध्ययन किया था? ये कैसे संभव है? उन्होंने विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में पढ़ाई की है। सूचनाओं के इस सिलसिले ने सभी को पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया। यहां तक कि वुकिंग्या, जो लू युन की पूर्व प्रेमिका होने पर गर्व करती थी, पूरी तरह से नुकसान में थी। जिस लू युन को वे जानते थे वह उससे किस प्रकार भिन्न था जिसे वह जानती थी। क्या उन्होंने उसे कोई और समझ लिया? कई पुष्टियों के बाद झो पेंग गलत जगह पर नहीं गया था और गौ झेंगयू के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह केवल झो पेंग को उस तरफ देखना जारी रखने के लिए कह सकता था और जब उन्हें असली लू युन मिल जाता तो वह व्यक्तिगत रूप से जाता और उसके लिए परेशानी पैदा करता। दूसरी तरफ जियोबान समुदाय में किराए के घर के अंदर जूबिन को हाल ही में जो कुछ हुआ था उसे सुनने के बाद शू युटोंग भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जब जूबिन ने पहले हीबो की ओर कदम बढ़ाया तो उसने जल्दी से अपनी पत्नी और जू लैनलान को ले लिया और कमरे में घुस गई। दरवाजे में अच्छा ध्वनि इंसुलेशन था, इसलिए उसे बाहर की सही स्थिति का पता नहीं चला। अब जूबिन को ये कहते हुए सुनकर उसे थोड़ा भ्रम हुआ। क्या वे सचमुच लू युन की तलाश कर रहे हैं? जूबिन ने सिर हिलाया। ये सही होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, इसलिए पुलिस को बुलाना भी उपयोगी नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? आपको पहले डॉक्टर लू से पूछना चाहिए। केवल जिसने घंटी बांधी है वही इसे खोल सकता है। केवल वही इस मामले को संभाल सकता है। ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। शू युतोंग ने ज्यादा संकोच नहीं किया और जल्दी से लू युन को बुलाया। लू युन, क्या तुमने किसी को ठेस पहुंचाई? लू युन अभी विमान से उतरा था और उसे इस समय एक होटल मिला। ये कॉल रिसीव कर वह थोड़ा असमंजस में पड़ गए। स्थिति को समझने के बाद लू युन ने तुरंत उस आदमी के बारे में सोचा जिसने चू जियाओ को फूल दिए थे। उनकी परवाह मत करो, तुम कल ही जुबिन और उसके परिवार के लिए किराए के लिए एक नई जगह ढूंढ लो। जब मैं वापस आऊंगा तो बाकी सब निपटा लूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्या समस्याएं हो सकती हैं? वे केवल छोटे मोटे ठगों का एक समूह हैं। ठीक है, मैं अभी उन्हें बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे याद है चू जियाओ ने पहले कहा था कि उस आदमी का नाम गौ झेंग्यू था। ठीक है। लू युन ने अपना फोन दूर रख दिया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस अवधि के दौरान वह बहुत व्यस्त था और लू युन के पास उनसे परेशान होने का समय ही नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग वास्तव में उसे दांव पर लगाने के लिए किराए के घर में जाएंगे। ऐसा लगता है कि उसे इस गौ झेंग्यू से निपटने के लिए समय निकालने की जरूरत है। ये सोचकर लू युन ने ट्रांसमाइग्रेटर चैट ग्रुप में एक संदेश भेजा। लू युन, साथ ही समूह के सदस्यों, अगर मैं किसी को अपने से पूरी तरह से डराना चाहता हूं तो उसे पीटने के अलावा और क्या तरीके हैं? सू चेन, सर्वनाश डरना। किसी को क्यों डराना? यदि दूसरा पक्ष आपका दुश्मन है तो उसे मार क्यों नहीं देते? सू चेन की आकस्मिक टिप्पणी से लू युन का चेहरा झुंझलाहट से काला पड़ गया। लू युन, बड़े भाई, ये पृथ्वी है, सर्वनाश नहीं। लोगों को बेतरतीब ढंग से मारने से परेशानी होगी। लिन चेन, चमत्कारी डॉक्टर, मुझे इसका अनुभव है, आपको मुझसे पूछना चाहिए। दूसरे पक्ष के शरीर में सच्ची क्यूई इंजेक्ट करने का अवसर खोजें। जब तक इसे हल करने में उसकी मदद करने के लिए कोई मास्टर नहीं है, वह मिनटों में घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगेगा। लू युन, अगर मेरे पास सच्ची क्यूई होती तो क्या मुझे आपको बताने की जरूरत होती? लीसुसु उपपत्नी, फिर कुछ प्रभावशाली लोगों को जानने के लिए अपने फायदे का उपयोग करें और फिर इन प्रभावशाली लोगों को उससे निपटने में आपकी मदद करने दें। लू युन, हम आंटी ली की विधि अधिक विश्वसनीय है। आखिरकार सू चेन और लिन चेन युवा लोग हैं और उन्हें मजाक करना पसंद है। लीसुसु अलग है, वह लू युन की बड़ी मानी जाती है और उसे लू युन के साथ मजाक करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अधिक शक्ति वाले लोग, लू युन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके दिमाग में एक प्रारंभिक विचार बन रहा था। उनकी व्यक्तिगत ताकत पहले से ही पर्याप्त थी, लेकिन जिन कनेक्शनों का वह उपयोग कर सकते थे वे अभी भी बहुत कम थे। उन्होंने प्रमुख गुटों के उन ड्रैगन किंग नायकों और खलनायकों के बारे में सोचा। जब भी उन्हें किसी चीज का सामना करना पड़ता था तो एक फोन कॉल से उनके अधीनस्थ से पूरी तरह से संभाल लेते थे। लेकिन लू युन को कोई जल्दी नहीं थी। इस दुनिया में जब तक आप वास्तव में सक्षम हैं, आपको महत्वपूर्ण लोगों से नहीं जुड़ पाने का डर नहीं होगा। उस समय आप कनेक्शन की तलाश में नहीं होंगे, बल्कि कनेक्शन आपके पास आ रहे होंगे। उसने अपना फोन उठाया और शू युतोंग को एक और संदेश भेजा। एक स्टोरफ्रंट ढूंढने के बाद मेरे लिए एक निजी जासूस लाने का भी समय निकालें। मेरे पास उनका उपयोग है। ठीक है बॉस। शू युतोंग ने लू युन से निजी जासूस को ढूंढने का कारण नहीं पूछा, क्योंकि वह वैसे भी लू युन के हालिया व्यवहार को ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए पूछना व्यर्थ होगा। वीचैट को 200,000 युआन प्राप्त हुए। ये गतिविधि व्यय के लिए है। धन्यवाद बॉस, लव यू। एटकिस, बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स वार्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया है। एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह एक आईडी 29,87,32,622, समूह 2 1062268835। संपर्क खोने से बचाने के लिए tgt.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 46, जितना अधिक गुण उतना अधिक बुरा। शू युतोंग और लू युन के बीच वास्तव में एक निश्चित भावनात्मक आधार था। आखिरकार लू युन बुरी दिखने वाली नहीं थी और उसका कोई प्रेमी भी नहीं था। दोनों कई महीनों तक एक ही छत के नीचे एक साथ रहे थे, इसलिए ये कहना कि उनके बीच कोई भावना नहीं थी असंभव था। बात सिर्फ इतनी थी कि लू युन के पास पहले ज्यादा पैसे नहीं थे और उसके लक्ष्य बहुत स्पष्ट थे, इसलिए वह लू युन के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अब लू युन ने न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था बल्कि अमीर भी बन गया था। उसने स्वाभाविक रूप से अपना अभिमान एक तरफ रख दिया और जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश की। लू युन को इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। पुरुषों के लिए सुंदर महिलाओं को पसंद करना और महिलाओं के लिए सक्षम पुरुषों को पसंद करना बिल्कुल सामान्य बात थी। उसने धन प्रदान किया और उसने सुंदरता प्रदान की। समस्या क्या थी?
कोई टंटा बखेड़ा नहीं था। इसलिए शू युतोंग के भौतिकवादी स्वभाव से उन्हें कोई घृणा नहीं थी। शू युतोंग के साथ कुछ और वाक्यों के लिए बातचीत करने के बाद लू यून ने अपनी आंखें बंद करना और आराम करना शुरू कर दिया। अगली दोपहर लू यून को शू युतोंग से दूध चाय पाउडर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई। दूध चाय पाउडर पूरी प्रक्रिया के दौरान लू यून द्वारा स्वयं तैयार किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। रात 9 बजे ग्रीन सिटी गुआंशी की राजधानी और एक समृद्ध द्वितीय श्रेणी का शहर है। यहाँ कई पर्यटक आकर्षण हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको हर जगह पर्यटक नजर आ सकते हैं। इस समय ग्रीन सिटी से 100 किलोमीटर दूर एक बड़े पहाड़ी गांव में एक सुदूर ऊंची इमारत पूरी तरह से मोटे पर्दों से ढकी हुई थी। अंदर तेज रोशनी थी और बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने कंप्यूटर के सामने बैठे थे, लैंडलाइन फोन पर कॉल कर रहे थे। अरे दोस्त, क्या अब तुम शेफ हो? तुम्हारी कुशलता कैसी है? मैं यहाँ एक रेस्तरां के मालिक को जानता हूँ जिसे मुख्य शेफ की जरूरत है। क्या अच्छा रहेगा कि आप आएं और हम साथ मिलकर रसोई संभालें। वेतन, आपका वेतन निश्चित रूप से कम नहीं होगा। हम इतने सालों से दोस्त हैं, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरे पुराने सहपाठी, शीतकालीन अवकाश होने में लगभग 1 महीना बचा है। क्या तुम यहाँ कुछ देर खेलने के लिए आना चाहते हो? मैं तुम्हारी यात्रा और आवास का सारा खर्च वहन करूंगा। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो। डार्लिंग, बॉस अब मुझे बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कल मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया और मैं थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम आकर मेरी मदद करना चाहती हो? सभी प्रकार के फोन कॉल, सभी प्रकार की योजनाएं, हर कॉल उनके करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को की जाती थी। ये सही है, यह एक पिरामिड योजना संगठन था। कई साल पहले जिया देश में पिरामिड योजनाएं बड़े पैमाने पर थीं। बाद में जिया कंट्री ने कड़ी कार्रवाई की और इनमें से कुछ पिरामिड योजना संगठन गायब हो गए। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, शैतान दांव से 1 फुट लंबा होता है और कई अपराधी अभी भी देश के भीतर पैसा कमाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं। निस्संदेह कार्य और परियोजनाएं सभी नकली थीं। उनका लक्ष्य सिर्फ इन रिश्तेदारों और दोस्तों को बरगलाना था, फिर उनका ब्रेन वॉश करना, उन्हें अमीर बनने का सपना दिखाना और स्वेच्छा से संगठन को पैसा सौंपना था। बिल्कुल, उनके द्वारा हर किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों को संगठन के सशस्त्र दबाव के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जामर, फोन पर बात कर रहे एक व्यक्ति को एक हटे-कट्टे आदमी ने लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। दूसरा व्यक्ति तेजी से उसके पास गया। क्या हुआ भाई बियाओ? मैंने बस इस बच्चे से कुछ देर रात के नाश्ते का ऑर्डर करने के लिए कहा था और इस छोटे बच्चे ने वास्तव में देर रात के नाश्ते के बाद 2 सॉसेज और 1 अंडा जोड़ा। 2 सॉसेज और 1 अंडे में क्या खराबी है? आप पूछते हैं कि क्या गलत है? यह एक अत्यंत आपातकालीन कॉल है। क्या आपने वे छोटे वीडियो नहीं देखे हैं? बड़े भाई, मैं वास्तव में सॉसेज और अंडे खाना चाहता था। दफा हो जाओ, अगर तुमने फिर से चालाकी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, लानत है। भाई बियाओ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उगल दो। उस बच्चे का नाम ली जो है। उसके फोन पर एक संदेश आया। ... पिरामिड योजनाओं को कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। कुछ पिरामिड योजनाएं बस लोगों का ब्रेन वॉश करती हैं। यदि उनके द्वारा आपका ब्रेन वॉश नहीं किया गया है तो आपके पास भागने का मौका है। इस प्रकार की पिरामिड योजना कुल मिलाकर अपेक्षाकृत निम्न स्तर की मानी जाती है। हालांकि कुछ पिरामिड योजना संगठन केवल ब्रेन वॉश करने और पैसे ठगने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। वे न केवल आपका फोन और अन्य संचार उपकरण जब्त कर लेंगे बल्कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी अवैध रूप से कैद कर लेंगे। उनके भीतर कुछ अंधेरी औद्योगिक श्रृंखलाएं भी हैं। जब तक वे यह नहीं मानते कि आप पूरी तरह से उनमें से एक बन गए हैं, आप कभी भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पाएंगे। ये वर्तमान पिरामिड योजना संगठन बाद वाला है। भाई बियाओ, पूरा नाम काओ देबियाओ, इस पिरामिड योजना संगठन के एक छोटे नेता हैं। वह संगठन द्वारा यहाँ भेजे गए नए रंगरूटों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। अपने माथा की बातें सुनकर और उसके हाथ में फोन देखकर वह स्तब्ध रह गया। ली जो, कौन सा ली जो? ये स्पष्ट था कि उसे अब ली जो का नाम याद नहीं है। ये देखकर अधीनस्थ ने तुरंत काओ देबियाओ के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए, जिससे काओ देबियाओ को याद आ गया। उन्होंने गलती से एक युवक की पीट कर हत्या कर दी थी और उसके परिवार को इसकी रिपोर्ट करने से रोकने के लिए वे ली जो के रिश्तेदारों के संपर्क में रहने के लिए उसके फोन का उपयोग कर रहे थे। जहां तक ली जो के रिश्तेदारों की जानकारी और फोन लॉक स्क्रीन पासवर्ड की बात है, उन्होंने उन्हें ली जो की प्रेमिका से प्राप्त किया था। तो यह वह था। उसे संदेश किसने भेजा? यह उसके पिता थे। एक पिता के लिए अपने बेटे को याद करना और उसकी स्थिति के बारे में पूछना सामान्य बात है। क्या आपको वास्तव में दौड़कर इसकी सूचना देने की जरूरत है? नहीं, उसके पिता ने कहा कि व्यावसायिक स्कूल के उसके एक सहपाठी ने अपने सहपाठी समूह में सुना कि ली जो यहाँ अच्छा कर रहा है और वह आकर उसके साथ जुड़ना चाहता था। ओह, ये सुनकर काओ देबियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने जल्दी से ली जो का फोन लिया और उसे जांचना शुरू कर दिया। उनके बीच बहुत अधिक चैट रिकॉर्ड नहीं थे। लगभग आधे साल में केवल 4 या 5 संदेश ही थे और वे सभी केवल हार्दिक अभिनंदन थे। सबसे हालिया बात यह थी कि दूसरे पक्ष ने कहा कि ली जो का एक सहपाठी था जिसने अपने सहपाठी समूह में सुना था कि ली जो अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके पास ली जो की संपर्क जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने ली जो के पिता को पाया जो यहाँ आकर ली जो के साथ जुड़ना चाहते थे। जब आपने ये फोन इस्तेमाल किया तो आपने कोई खामी तो नहीं बताई? काओ देबियाओ ने अधीनस्थ की ओर संकुचित आंखों से देखा। काओ देबियाओ उनके द्वारा किए गए काम के बारे में बहुत स्पष्ट थे। आमतौर पर वे वही होते थे जो सक्रिय रूप से दूसरों से संपर्क करते थे, इसलिए दूसरों के लिए सक्रिय रूप से उनके पास आना कुछ हद तक दुर्लभ था। इसलिए थोड़ा और सावधान रहना बुरा नहीं था। निश्चित रूप से नहीं। जब ये बच्चा जीवित था तो अपनी प्रेमिका के अलावा वह आमतौर पर किसी और से संपर्क नहीं करता था। लगभग आधे साल में केवल उसके परिवार ने उससे यहाँ उसकी कार्य स्थिति के बारे में 2 बार पूछा। यह अच्छा है, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। मैं उसकी प्रेमिका से पूछूंगा, आप पहले उसे स्थिर रखें। ठीक है, पेंग लू ली जो की प्रेमिका है। यद्यपि वह असाधारण रूप से सुंदर नहीं थी, परंतु उसका फिगर ठीक ठाक था। पहले दिन जब वह ली जो के साथ यहाँ पहुंची तो उन दोनों के फोन, आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए। बाद में ली जो उसके साथ भागने के अपने प्रयास में विफल रही और उसे संगठन से विशेष देखभाल मिली। जीवित रहने के लिए वह केवल अपमान ही सह सकती थी। सौभाग्य से वह और ली जो काम पर मिले, इसलिए उसे ली जो के पूर्व सहपाठियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो पिताजी, उसे मेरा वीचैट जोड़ने दीजिए। ठीक है, मेरा बेटा चाहता है कि आप उसका वीचैट जोड़ें। धन्यवाद अंकल ली। दाहुलांग पुस्तक स्रोत वॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। संपर्क खोने से रोकने के लिए एक नया समूह फिर से बनाया गया है। समूह 1 ID 2987322622, समूह 2 1062268835 TG t.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 47। बॉस बहुत उदार है। झा काउंटी में एक छोटी पश्चिमी शैली की इमारत के प्रांगण में अपने सामने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सुनकर लू यून ने भी राहत की सांस ली।
ली जो का एक छोटा भाई था जो पहले से ही हाई स्कूल में था, इसलिए ली जो को अपने माता पिता के भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ली जो को मरे 5 महीने से ज्यादा हो गए और उसके परिवार को अभी भी पता नहीं चला। ये बिल्कुल हास्यास्पद था, ये हास्यास्पदता की जननी की तरह हास्यास्पदता के लिए दरवाजा खोलने जैसा था, बिल्कुल बेतुका। हालांकि दुश्मन को सचेत करने से बचने के लिए लू यून ने ली जो के पिता को सच्चाई नहीं बताई। उन्होंने केवल ली जो के सहपाठी की पहचान का उपयोग किया, अपने मोमेंट सेट किए और फिर दूसरे पक्ष का वीचेट प्राप्त किया। अगली सुबह जैसे ही लू यून ली जो के घर से निकला, उसने पिरामिड योजना संगठन को एक संदेश भेजा। कई विनम्र अभिवादनों के बाद उन्होंने सीधे अपना इरादा बताया। पुराने सहपाठी, क्या तुम वाकई मेरे साथ आकर काम करना चाहते हो? लू यून, बेशक मुझे यकीन है। मेरे परिवार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और मेरे गृहनगर में मजदूरी कम है। अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करता तो मैं पत्नी का खर्च भी नहीं उठा पाऊंगा। हाँ, ये बहुत मायने रखता है, लेकिन आजकल पैसा कमाने के लिए सिर्फ जुनून होना ही काफी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है सही दिशा का होना। इसलिए मैं तुम पर भरोसा करने लगा हूँ। ठीक है, जब तुम ग्रीन सिटी पहुंचो तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगा। ठीक है। दूसरे पक्ष के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद लू यून ने जूबिन को एक और संदेश भेजा। भाई जू, मैं परसों ग्रीन सिटी में रहूंगा, जाओ एक कार किराए पर ले लो, कोई मुझे हवाई अड्डे पर ले जाएगा, उन्हें तुम पर ध्यान न देने दो, बस पूरे रास्ते मेरा पीछा करो। इस संदेश को देखकर जूबिन अपनी आंखें सिकुड़ने से नहीं रोक सका। वह सेना में स्काउट था, वह लू यून के आदेश में विसंगति को कैसे नोटिस नहीं कर सका। लू यून का जवाब देखने के बाद उन्होंने निर्णायक रूप से जवाब दिया। डॉक्टर लू, इस आदेश का अर्थ है मेरे दोस्त को एक पिरामिड योजना संगठन में धोखा दिया गया था और मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। लू यून का संदेश देखकर जूबिन प्रतिक्रिया देने में थोड़ा धीमा था। पिरामिड योजना, क्या चल रहा है? क्या इस तरह की बात पुलिस को नहीं संभालनी चाहिए? एक डॉक्टर इसमें शामिल होकर क्या कर रहा है? हालांकि अब उसे लू यून का अधीनस्थ माना जाता था, इसलिए वह केवल अस्थायी तौर पर ही पूछ सकता था। डॉक्टर लू, क्या आपने पुलिस को बुलाया है? मेरे पास प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला सकता। लेकिन आप अपने आप को खतरे में भी नहीं डाल सकते। क्या आप इसी के लिए नहीं हैं? दूसरे पक्ष के संदेश को देखकर लू यून ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा संपर्क टूट जाता है तो आप मेरे लिए पुलिस को बुला सकते हैं। शुरुआत में जूबिन को अपने पास रखने का सबसे बड़ा कारण जूबिन का वह आत्मविश्वास था जो उसने अपने कौशल के बारे में बात करते समय दिखाया था। उस मजबूत अंतर्निहित आत्मविश्वास ने लू यून को महसूस कराया कि वह वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति था। लू यून हमेशा अपने कार्यों में सतर्क रहता था और शारीरिक फिटनेस में अजेय होने का मतलब यह नहीं था कि कोई खतरा नहीं था। इसलिए इस बार भेड़िए की मांद में गहराई तक जाते समय एक और व्यक्ति को लाना हमेशा एक अच्छा विचार था। हालांकि लू यून का संदेश देखकर जूबिन कुछ हद तक अवाक रह गया। डॉक्टर लू, क्या आप निश्चित हैं कि आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? मैं इस तरह की चीजों का कभी मजाक नहीं करता। ठीक है, मैं समझता हूँ। इस संदेश का उत्तर देने के बाद जूबिन एक गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। लू यून की शर्तें स्वीकार करते ही उसका काम शुरू हो चुका था। अब उसके लू यून के अधीनस्थ होने के मुद्दे को अलग रख दिया गया है। तथ्य यह है कि उनकी बेटी को अभी भी लू यून के उपचार की आवश्यकता है, इसका मतलब है कि वह लू यून को परेशानी में नहीं पड़ने दे सकता था। इसलिए जूबिन ने फोन नंबर डायल करने से पहले केवल एक पल के लिए सोचा। हेलो जियोबेई, यह जूबिन है। मुझे याद है कि आपने सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रीन सिटी में पुलिस बल में काम किया था, है ना? कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण जूबिन लू यून का अधीनस्थ बन गया। हालांकि दोनों पक्ष इस समय एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे, लेकिन अपनी बेटी की खातिर उन्होंने पहले से ही एक अधीनस्थ के रूप में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से अनुकूलित कर लिया था। जब तक लू यून ठीक थी, सब कुछ ठीक रहेगा। दूसरी तरफ लू यून ने पहले ही ग्रीन सिटी के लिए अपना सामान तैयार करना शुरू कर दिया था। चूंकि वह किसी और पर भरोसा करने वाला था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से एक कार्यकर्ता की तरह दिखना था। हालांकि कपड़ों से भरे अपने सूटकेस में उसने विशेष रूप से लोगों को बांधने के लिए एक मोटी भांग की रस्सी भर दी थी। ली जो के मिशन ने 1000 अंक की पेशकश की। यह एक तरह से सरल था। लू यून की वर्तमान शारीरिक फिटनेस के साथ जब तक कोई बंदूकें शामिल नहीं थी, आम लोगों का उससे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन ये कठिन भी था। आखिरकार दुनिया इतनी बड़ी थी और ली जो जिस पिरामिड योजना संगठन में था, उसे ढूंढना काफी चुनौतीपूर्ण था। हालांकि जब लू यून को पता चला कि ली जो के पिता हाल ही में ली जो के संपर्क में थे, तो उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष भ्रम पैदा करने के लिए ली जो के फोन का उपयोग कर रहा होगा कि ली जो अभी भी जीवित है। इसलिए लू यून ने साथ निभाया और ली जो के पिता के माध्यम से पिरामिड योजना संगठन के साथ सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया। बाकी मामले को संभालना बहुत आसान होना चाहिए। डिंग डोंग, आपका कार्ड 15 दिसंबर को 11:32 बजे 8350 पर समाप्त हो रहा है। ICBC 10,000 युआन, शेष 20,367 840.34 युआन। ICBC उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक SMS अधिसूचना ने लू यून को रोक दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसका फोन बज उठा। उसने उत्तर बटन दबाया। हेलो डॉक्टर लू, आपको पैसे मिल गए, है ना? दूसरे पक्ष का स्वर पिछली बार की तुलना में अधिक मित्रतापूर्ण लग रहा था। पिछली बार यह किसी भी भावना से रहित था, इस बार कृतज्ञता का स्पर्श था। मुझे यह मिल गया, लेकिन क्या हम 10 मिलियन पर सहमत नहीं हुए? आपने पहले ही 1 मिलियन जमा राशि का भुगतान कर दिया है, इसलिए शेष राशि 9 मिलियन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पिता की बीमारी के लिए अभी भी अनुवर्ती उपचार की आवश्यकता है। क्या अभी मुझे पैसे देना थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? ये ठीक है, मुझे आपकी क्षमता पर भरोसा है। जहां तक अतिरिक्त मिलियन की बात है, इसे डॉक्टर लू की जान बचाने के लिए मेरा आभार माने। हाँ, बॉस सचमुच उदार है। फिर मेरे पिता का अनुवर्ती उपचार। मूल रूप से चूंकि आपने इतना भुगतान किया है, तो मुझे आपके घर पर उसका इलाज करने के लिए आना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ कई चीजों से निपटना है। इसलिए यदि मरीज काफी ठीक है, तो आप उसे रोम सिटी में जाकर मेरा इंतजार करवा सकते हैं। क्या ऐसा है? दूसरे पक्ष ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, मैं इस पर चर्चा करूंगा और आपसे संपर्क करूंगा। कॉल समाप्त हो गई। लू यून ने फोन रख दिया और पिरामिड योजना संगठन से निपटने के लिए विवरण तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इस बीच मैजिक सिटी में एक हवेली विला में लू यून, अधेड़ उम्र का आदमी, अपने फोन के साथ सोफे पर झुक गया। उसकी अभिव्यक्ति सोच में खोई हुई थी। अपने पिता के उपचारकर्ता चिकित्सक के रूप में निस्संदेह उन्होंने दूसरे पक्ष की जांच की थी। लेकिन क्या ये लू यून वही लू यून है जिसे जियाओडी जानता है? झेंगयांग, जल्दी आओ और पिताजी की मदद करो। आ रहा। सीढ़ी पर महिला की एक धीमी आवाज ने उस आदमी को वास्तविकता में वापस खींच लिया। वह आदमी तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी को महिला के साथ नीचे उतरने में मदद की।
अपने पिता की ओर देखकर, जो फिर से स्वस्थ हो गए थे, उस व्यक्ति के चेहरे पर एक लंबे समय से खोई हुई मुस्कान दिखाई दी। पिताजी, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं कल से भी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये डॉक्टर जो आपको मिला वह बिल्कुल चमत्कारी है। कई डॉक्टरों के नुस्खे काम नहीं करते थे, लेकिन उनकी 2 खुराक के बाद मैं लगभग पूरी तरह से बेहतर हूँ। वक्ता भूरे कनपट्टियों वाला झोंकशान सूट पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था। हालांकि वह दुबला पतला था और 1 सप्ताह पहले वह बिस्तर पर आखिरी सांस ले रहा था। लेकिन अब उसकी आंखें उज्ज्वल थीं, उसका उत्साह ऊंचा था और सही तौर पर उसे अब बिस्तर पर पड़े रहने की कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, वास्तव में, लेकिन इस चमत्कारिक डॉक्टर ने मुझे अभी बताया कि वह चाहता है कि आप इलाज के लिए रोम सिटी जाएं। रोम सिटी, क्या ये वही शहर है जहां ओल्ड मॉन्स्टर की आन है? हाँ, ठीक है, मैं भी बाहर जाकर टहलना चाहता हूँ। बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स वॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह 1 नंबर 29,87,32,622, समूह 2 1062268835, संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -48, निष्क्रिय अपशिष्ट। बूढ़ा आदमी वास्तव में उतना बूढ़ा नहीं था, वह इस वर्ष केवल 72 वर्ष के थे। यदि उनके परिवार के प्रभाव और चिकित्सा टीम के प्रभाव से उन्हें कोई लाइलाज बीमारी नहीं हुई होती, तो वे कम से कम 90 वर्ष तक जीवित रह सकते थे। लेकिन हकीकत अक्सर इतनी क्रूर होती है। 1 सप्ताह पहले से ही वह अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। फिर भी उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लू यून केवल कुछ हर्बल उपचारों के साथ उसे मौत के कगार से वापस खींच लेगी। बूढ़ा आदमी पुनर्जन्म पाकर कई चीजों से परिचित हो गया था। अब उसकी एकमात्र इच्छा अपने शेष जीवन का आनंद लेना था। इसलिए ये सुनकर कि दूसरा पक्ष चाहता है कि वह इलाज के लिए रोम सिटी जाए, वह न केवल नाराज नहीं था बल्कि वास्तव में कुछ हद तक उत्सुक था। लेकिन आपका शरीर, ये ठीक है, मैं अपने शरीर को जानता हूँ। अधिक से अधिक मैं अगले 2 दिनों तक आराम करूंगा और फिर मैं सामान्य रूप से चलने फिरने में सक्षम हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसकी हालत खराब होने से पहले ही अनुवर्ती उपचार शुरू करने की आवश्यकता थी। इसलिए अपने पिता के साथ बहस करने में असमर्थ, वह केवल उनके निर्णय का समर्थन करना चुन सकता था। 2 दिन बाद उस व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति के लिए रोम सिटी के लिए एक फ्लाइट बुक की। इस बीच लू यून दैनिक साइन इन के माध्यम से अपने चेक ग्रुप पॉइंट्स को 850 तक बढ़ाने में कामयाब रहा। दोपहर के लगभग 2 बजे विमान लू यून को सफलतापूर्वक ग्रीन सिटी ले आया, वह शहर जहां ली जुओ के साथ धोखाधड़ी हुई थी। एक नवागंतुक के रूप में लू यून ने अपने सामने अपरिचित शहर को देखा और भावनाओं में वृद्धि महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जब से वह ट्रांसमाइग्रेटर चैट ग्रुप में शामिल हुआ, वह लगातार आगे बढ़ता रहा। वह सभी प्रकार के परिवहन का उपयोग करके या तो चैट समूह के कार्यों को पूरा कर रहा था या चैट समूह के कार्यों को पूरा करने के रास्ते पर था। उनकी सबसे बड़ी भावना यह नहीं थी कि वह कितने अद्भुत थे, बल्कि यह थी कि यह अपरिचित शहर चाहे कितने भी समृद्ध क्यों न हो, उन्होंने कभी भी उनके परिचित शहर की तरह रहने के लिए उतना आरामदायक महसूस नहीं किया। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के शहर मोडू में भी लू यून को ऐसा ही महसूस हुआ। शायद ये कहावत घर जैसी कोई जगह नहीं है इसी भावना का वर्णन करने के लिए थी। उसने अपना फोन निकाला और ली जुओ होने का नाटक करते हुए कॉल किया, जिसका, जैसी की उम्मीद थी, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने एक मैसेज भेजा, पुराने सहपाठी, मैं हवाई अड्डे पर आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? दूसरे पक्ष ने तुरंत उत्तर दिया, माफ करें, आज मुझे कुछ जरूरी काम है और मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैंने 2 कर्मचारियों से आपको लेने के लिए कहा है। 159XXXXXXX, यह उनका फोन नंबर है, उन्हें कॉल करें। दूसरे पक्ष ने एक फोन नंबर भेजा। लू यून ने संकोच नहीं किया। प्राप्त के साथ उत्तर देने के बाद उन्होंने सीधे फोन किया। हेलो, मैं ली जुओ का सहपाठी जो किंग हूँ। जो किंग ली जुओ के सहपाठी का नाम था। अपने स्कूल के दिनों के दौरान ली जुओ के साथ उनके वास्तव में अच्छे संबंध थे। अगर दूसरा पक्ष जांच करना भी चाहे तो भी उन्हें कम समय में कुछ नहीं मिलेगा। ओह, क्षमा करें, हम यहाँ ट्रैफिक में थोड़ा फंस गए हैं। कृपया हमारे लिए 2 मिनट प्रतीक्षा करें। मुझे 2 मिनट और इंतजार करना होगा। आप लोग काम कैसे करते हैं? बहुत ठंड है, क्या आप मुझे पहले से लेने नहीं आते? क्या मेरे भाई ने आपको इसी तरह काम करना सिखाया है? लू यून का स्वर कुछ नाराजगी भरा लग रहा था। जिस व्यक्ति ने ली जुओ के पिता से संपर्क किया था, उसने एक बार उन्हें बताया था कि ली जुओ वहां एक वरिष्ठ कार्यकारी थे और उसे लेने के लिए भेजे गए ये 2 लोग ली जुओ के अधीनस्थ थे। तो लू यून का इस तरह बोलना बिल्कुल ठीक था। हालांकि लू यून की बातें सुनकर उसे उठाने के लिए जिम्मेदार 2 लोग अवाक रह गए। क्या तमाशा चल रहा है? ये बच्चा सचमुच सोचता है कि वह एक वरिष्ठ कार्यकारी का सहपाठी है। तो क्षमा करें, हमें भी अंतिम समय में नोटिस मिला। फिर जल्दी करो, मैं हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर हूं, जिसने काली डाउन जैकेट पहनी हुई है और पीला सूटकेस खींच रहा है। इस समय लू यून एक लंबी पैदल यात्रा बैग ले जा रहा था, एक सूटकेस खींच रहा था और नीले बीट्स हेडफोन की एक बड़ी जोड़ी पहने हुए था। सतह पर वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई काम करने के लिए बाहर आ रहा हो। और उस पर एक ग्रीन हॉर्न। ठीक है, हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे। धिक्कार है, ये कैसा आदमी है? फोन रखने के बाद जू गुआंगियन ने शाप दिया, वह अभी तक आया भी नहीं है और वह पहले से ही हमारे सामने भाषण दे रहा है। ठीक है, चलो अभी उसका मजाक उड़ाते हैं। एक बार जब वह हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम उससे जैसे चाहे निपट सकते हैं। धिक्कार है, एक बार जब हम उसे शहर से बाहर निकाल देंगे तो मैं उसे घुटनों के बल दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। दोनों वास्तव में जल्दी आ गए थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से सतर्क होने के कारण वे छाया में छिपना चाहते थे और पहले निरीक्षण करना चाहते थे। अगर लू यून की शक्ल से उन्हें जरा सा भी संदेह होता तो वे तुरंत मोटी भीड़ को उनके सामने ही छोड़ देते। सौभाग्य से लू यून की शक्ल उनकी नजर में स्वीकार्य थी। हालांकि वह 183 सेमी लंबा था और सभ्य दिखता था, ढीली डाउन जैकेट ने उसकी मांसपेशियों को छिपा दिया था। उसे अस्वाभाविक दिखाना, बीट्स हेडफोन पहने हुए उसके बेपरवाह लुक के साथ उन्हें यकीन हो गया कि यह लड़का सिर्फ एक बेकार व्यक्ति था। जब अधिकांश अन्य यात्री हवाई अड्डे से चले गए तो उन्हें तुरंत लू यून मिल गई। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद दोनों लू यून के पास पहुंचे। आपको जू किंग होना चाहिए, है ना? हमने अभी फोन पर बात की है। दोनों में से एक के बाल मध्यम लंबाई के थे, वह लू यून से छोटा था और उसकी शारीरिक बनावट सामान्य थी। दूसरे का सिर लू यून से लंबा था, क्रूकर था और उसका शरीर बहुत भारी था, वह एक झगड़ालू व्यक्ति की तरह दिखता था। लू यून समारोह में खड़े नहीं हुए और सीधे अपना सूटकेस सौंप दिया। हे, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। चलो जल्दी से मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करो। मैं इसे करूंगा। वह मोटा आदमी तुरंत सहमत हो गया। उसने लू यून का सामान उठाया और सड़क के किनारे एक छोटी कार की ओर चल दिया। जू गुआंगनियन ने लू यून को बुलाया और उस मोटे आदमी का पीछा किया। रास्ते में लू यून से बातें करते रहे। कैसा चल रहा है भाई? क्या आप यात्रा से थक गए हैं? थका नहीं, बस हवाई जहाज का टिकट थोड़ा महंगा था। ठीक है, हवाई जहाज के टिकट आमतौर पर थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन भविष्य में ये बेहतर होगा।
मैनेजर ली अब हमारी कंपनी में एक बड़ा पद संभाल चुके हैं और यदि आप उनके लिए काम करते हैं तो आपके पास पैसे कमाने के बहुत सारे अवसर होंगे। वास्तव में, लू यून मोटे तौर पर मुस्कुराई, तो फिर मैं इस बार सही जगह पर आई हूँ। जू गुआंगनन भी अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। चलो पहले कार में बैठो। कार फोक्सवैगन थी, न कि ऑडी जिसका उल्लेख ली जो ने किया था, लेकिन लू यून को कोई आपत्ति नहीं हुई और वह सीधे पीछे बैठ गया। जू गुआंगियन ने गाड़ी चलाई और मोटा आदमी लू यून के साथ पीछे बैठा। लेकिन दोनों लू यून को उपनगरों में नहीं ले गए, इसके बजाय वे उसे शहर के केंद्र में एक कार्यालय भवन में ले आए। ये कार्यालय भवन सुदूर नहीं था और इसके अंदर कई व्यस्त कर्मचारी थे। जू गुआंगियन ने लू यून को एक स्वागत कक्ष में व्यवस्थित किया और फिर किसी को लू यून के लिए एक कप चाय लाने को कहा। लो भाई, गला तर करने के लिए गर्म चाय ले लो। लू यून ने चाय ली लेकिन बिना पिए मेज पर रख दी। आपकी कंपनी काफी बड़ी है ना? ये ठीक है, अगर इसका ये पैमाना नहीं होता तो ये पैसा कैसे कमाता? क्या आप सहमत नहीं हैं? ये सच है। डिंग-ए-लिंग, जू गुआंगियन का फोन अचानक बज उठा। उसने तुरंत लू यून से माफी मांगी। भाई, मुझे सच में खेद है, मुझे बाहर जाकर फैसला लेना होगा। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मेरी परवाह मत करो। जू गुआंगियन के चले जाने के बाद लू यून ने एक बार फिर उनके सामने कंपनी का सर्वेक्षण किया। ये वही शेल कंपनी होनी चाहिए जिसका उल्लेख ली जो ने किया है ना? बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स फॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नए समूह फिर से बनाए गए। समूह 1 29,87,32,622, समूह 2 1062268835, संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -49, अभिनय में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना। लीजो के अनुसार ये पिरामिड योजना संगठन आपको तुरंत अपने आधार पर नहीं ले जाता है। इसके बजाय वे आपकी सुरक्षा कम करने के लिए पहले आपको एक मुखौटा कंपनी में ले जाते हैं। जब उन्हें लगेगा कि समय सही है तो वे आपसे कुछ पैसे भी मांगेंगे। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है, शायद 1 या 200 युआन। ये किसी के दलदल में बुरी तरह फंसने की शुरुआत है। लू यून को नहीं पता था कि क्या ये शेल कंपनी वही थी जिसमें ली जो ने उस समय प्रवेश किया था, लेकिन वह निश्चिंत हो सकता है कि इस कंपनी के पीछे पिरामिड स्कीम संगठन था जिसने ली जो को शिकार बनाया था। भाई, हमारी कंपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान थोक में बेचती है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना? जू गुआंगियन, जिसने अभी अभी अपनी कॉल समाप्त की थी, वापस आया और कंपनी की स्थिति के बारे में लू यून से बात करना शुरू कर दिया। लू यून ने सिर हिलाया। मुझे पता है, ली जो ने मुझे वेचेट पर बताया था। तो पहले मैं तुम्हें कंपनी दिखा दूं। हाँ चलो चलें। लू यून को सहमत देखकर जू गुआंगियन बहुत उत्साहित हुए और लू यून को कंपनी के दौरे पर ले गए। ये कंपनी छोटी नहीं थी, लॉबी के अलावा कई बड़े कार्यालय थे। हालांकि वहां बहुत अधिक कर्मचारी नहीं थे, केवल लगभग 20 या 30, दोनों पुरुष और महिलाएं। ये परिचय प्रक्रिया किसी कंपनी में शामिल होने की सामान्य प्रक्रिया से अलग नहीं थी और ये कर्मचारी वास्तव में काम करते दिख रहे थे। इससे लू यून उनकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन लोगों को अभी तक पुलिस ने खोजा नहीं है, वे खुद को सतह पर इतनी अच्छी तरह छिपाते हैं। कंपनी का दौरा करने के बाद दोनों पिछले स्वागत कक्ष में लौट आए और जू गुआंगियन सीधे मुद्दे पर आ गए। हमारी कंपनी में काम करने के लिए कुछ विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। आपने पहले इस क्षेत्र में काम नहीं किया है, इसलिए शुरू करने से पहले आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? लू यून अपने विचारों से बाहर निकल गया। बिल्कुल। यह अच्छा है, आप मैनेजर ली के सहपाठी हैं, इसलिए प्रशिक्षण शुल्क आपके लिए आधी कीमत हो सकता है, लेकिन शेष आधा भुगतान आपको स्वयं करना होगा। प्रशिक्षण शुल्क? लू यून ने उचित ही आश्चर्य का संकेत दिखाया। कितना? यह ज्यादा नहीं है। प्रशिक्षण शुल्क मूल रूप से 400 था, इसलिए आधी कीमत पर छूट के साथ ये केवल 200 है। पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे और चूंकि यह एक मित्र का परिचय था, इसलिए ज्यादातर लोगों को इसकी परवाह नहीं थी। लू यून एक मछुआरा था, इसलिए निस्संदेह उसे भी कोई परवाह नहीं होगी। ली जो के साथ पुष्टि करने के लिए एक संदेश भेजने के बाद उन्होंने तुरंत प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किया। जू गुआंगियन बहुत संतुष्ट थे। उन्हें यकीन था कि लू यून एक भोला युवक था जिसके पास कोई सामाजिक अनुभव नहीं था और उन्होंने लू यून को कंपनी के ऑपरेटिंग मॉडल को समझाने के लिए किसी की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। बीच में 2 आकर्षक युवतियां, जो लगभग 10 में से 7 या 8 लग रही थी, अपना पानी भरने के लिए आईं। जू गुआंगियन ने 2 महिलाओं पर नजर डाली, फिर अर्थपूर्ण ढंग से लू यून को याद दिलाया। प्रबंधक ली ने कहा कि आप अभी भी अकेले हैं, ठीक है? हमारी कंपनी में कई सुंदर लड़कियां हैं, कौन जानता है यहाँ काम करना शुरू करने के बाद आपको एक साथी भी मिल जाए। एक साथी ढूंढो। हे, ये सुनकर लू यून ने उचित रूप से शर्मीली मुस्कान दिखाई। जू गुआंगियन एक बूढ़ा लोमड़ी था और लू यून अपनी नई ताकत और आत्मविश्वास के साथ काफी अभिनेता भी था। दोनों रिसेप्शन रूम में बैठे एक दूसरे के लिए अभिनय कर रहे थे। पिरामिड योजनाएं, प्रत्यक्ष बिक्री और वीचेट व्यवसाय मूल रूप से सभी एक ही बिक्री और ऑपरेटिंग मॉडल हैं। कंपनी में शामिल होने के लिए एक निश्चित सदस्यता शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और कंपनी मुख्य रूप से स्वास्थ्य उत्पाद और विभिन्न दैनिक आवश्यकताएं बेचकर पैसा कमाती है। किसी कर्मचारी को कंपनी में लाने से न केवल आपको उच्च कमीशन मिलता है, बल्कि दूसरा व्यक्ति भी आपका डाउनलाइन बन जाता है। आपको अपने डाउनलाइन द्वारा बेचे गए उत्पादों से कमीशन भी मिलता है। पिरामिड बिक्री मॉडल सतह पर ठीक लगता है, लेकिन बेचे जाने वाले उत्पाद उत्पादन में बेहद सस्ते और खरीदने में बेहद महंगे हैं। मुख्य ग्राहक बाहरी ग्राहक नहीं है, बल्कि स्वयं कर्मचारी और उनके करीबी रिश्तेदार हैं। कई बीमा कंपनियां भी कर्मचारियों की भर्ती करते समय इस रणनीति का उपयोग करती हैं। लू यून ने बहुत ध्यान से सुना, कभी-कभी उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाते हुए, जैसे कि वह जल्द ही पिरामिड के शीर्ष पर एक महाप्रबंधक और बहु करोड़पति बन जाएगा। दोपहर के 6 बज चुके हैं। जू गुआंगियन ने देखा कि उसे काफी मूर्ख बनाया गया है। उसने लू यून से उसके विचार पूछना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या वह यहाँ रहना और काम करना चाहता है। आमतौर पर इस बिंदु पर धोखेबाज व्यक्ति के पास अभी भी पीछे हटने का मौका होता है। जब तक आप कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं इस नौकरी के लिए उपयुक्त हूं, वे आपको दिन के उजाले में रहने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आने वाला हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। इसके अलावा उन्हें न केवल दोस्तों द्वारा पेश किया गया था, बल्कि प्रशिक्षण शुल्क के लिए कुछ 100 युआन का भुगतान भी किया गया था। साथ ही इन पेशेवरों से ब्रेन वॉश भी किया गया था। एक सामान्य व्यक्ति इस समय कैसे जा सकता है? उन्होंने बस यही सोचा कि कैसे जल्दी से प्रशिक्षण में भाग लिया जाए और इस नौकरी में अच्छा प्रदर्शन किया जाए। लू यून कोई अपवाद नहीं था। जब तक मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। चिंता मत करो भाई जू, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। बहुत अच्छा, सचमुच मैनेजर ली का सहपाठी। जू गुआंगियन ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर समय देखा, लेकिन अब देर हो रही है। मैं तुम्हें पहले छात्रावास में वापस ले जाऊंगा और कल सुबह मैं तुम्हें कंपनी के प्रशिक्षण बेस पर ले जाऊंगा। छात्रावास? क्या हमारी कंपनी आवास भी उपलब्ध कराती है?
कंपनी मूल रूप से आवास प्रदान नहीं करती है, लेकिन कर्मचारियों को उनके काम के प्रति उत्साहित रखने के लिए कंपनी ने शयनगृह की व्यवस्था की है। हमें वहां रहने के लिए किराए और उपयोगिता शुल्क का केवल एक छोटा सा हिस्सा देना होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी किराया देने के लिए अपना पैसा इकट्ठा करते हैं? लू यून शिकायत करने में बहुत आलसी थी। जू गुआंगयांग की व्यवस्था के तहत मोटा आदमी अभी भी सामान ले गया, जबकि लू यून ने पहले की तरह उसी फोक्सवैगन में जू गुआंगयांग का पीछा किया। वे तीनों एक साधारण किराए के मकान में पहुंचे। ये 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम वाला अपार्टमेंट था, जिसके अंदर स्कूल के छात्रावास की तरह चारपाई बिस्तर थे। लिविंग रूम और शयन कक्ष दोनों पर कब्जा कर लिया गया था। एक शयन कक्ष में 2 चारपाई बिस्तर थे, कुल मिलाकर 4 बिस्तर थे, और बैठक कक्ष भी वही था। भाई जू, हमारी कंपनी में इतने सारे लोगों के साथ ये जगह शायद सभी को समायोजित नहीं कर सकती है ना? वहाँ एक से अधिक शयनगृह हैं, उनमें से कुछ यहाँ नहीं रहते। जू गुआंगियन ने लापरवाही से बहाना बनाया, फिर एक बिस्तर की ओर इशारा किया और कहा, छोटी लियू, जो आमतौर पर इस बिस्तर का उपयोग करती है, आज रात नहीं आएगी, इसलिए आप एक रात के लिए यहाँ रह सकते हैं। ठीक है। लू यून को ली जोऊ से पता चला कि यह वास्तव में उनके ट्रांजिट स्टेशनों में से एक था और अंदर सभी बिस्तर साफ और बने थे। आम लोग वहां नहीं रह सकते थे। उनके द्वारा केवल काम की मंशा वाले कर्मचारी ही यहाँ लाए जाएंगे। निस्संदेह इसका उद्देश्य कर्मचारियों को ऐसा महसूस कराना था कि वे घर पर हैं। जब आप घर से दूर होते हैं और कोई आपकी परवाह करता है, तो अधिकांश लोग लापरवाही बरतेंगे। छात्रावास में पहुंचने पर लू यून ने अपना सारा सामान एक तरफ फेंक दिया और बिस्तर पर लेट गया और अपने फोन से खेलने लगा। लू यू के आकस्मिक व्यवहार को देखकर जू गुआंगियान ने भी राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने लू यू पर पूरा भरोसा नहीं किया। इसके बजाय उसने उस हटे कट्टे आदमी पर नजर डाली। इस नजर का मतलब उस मोटे आदमी के लिए था कि वह आज रात लू यून पर कड़ी नजर रखे ताकि उसे कंपनी के लिए कुछ भी हानिकारक करने से रोका जा सके। मोटे आदमी ने सिर हिलाया और जू गुआंगियान के जाने के बाद वह लू यून के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसका नाम हो जून था और वह कंपनी में सुरक्षा गार्ड था। वह इन 2 दिनों में छुट्टी पर था, यही वजह थी कि वह जू गुआंगियान के साथ लू यून को लेने आया था। लू यून ने उस मोटे आदमी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया और बीच में उसने 2 टेकअवे का ऑर्डर दिया और एक उसके साथ व्यवहार किया। जब उन्होंने पर्याप्त बातचीत कर ली, तो लू यून ने दूसरे की असावधानी का फायदा उठाते हुए अपने फोन से खेलने के बहाने छात्रावास लेआउट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और इसे ली जोऊ को भेज दिया। हालांकि ये लोग बहुत सतर्क थे, लेकिन अब तक उन्होंने लू यून के साथ जो कुछ भी किया था, वह सामान्य कार्य प्रक्रियाओं का पालन कर रहा था। इसलिए इस शयनगृह में कोई कैमरे नहीं लगाए गए थे। लू यून की हरकतें भी बिल्कुल सामान्य लग रही थीं। भाई, क्या आप पहले भी इस जगह पर आए हैं? ली जोऊ ने तुरंत उत्तर दिया, वहां गया था, लानत है, यही वह जगह है। मुझे उन कमीनों द्वारा यहाँ लाया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इस कमरे के ऊपर की मंजिल लड़कियों का छात्रावास है। उस समय मेरी प्रेमिका ऊपर रहती थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो हर छात्रावास पर कोई न कोई नजर रखता था, यहाँ तक कि लड़कियों के छात्रावास पर भी। काश मुझे पहले ही पता चल जाता। ये बदमाश मरने के लायक हैं, वे मरने के लायक हैं। दाहुलान पुस्तक स्रोत गर्मजोशी से याद दिलाता है, विशेष कारणों से समूह को भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नए समूहों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। संपर्क टूटने से बचाने के लिए समूह 1 ID 2987322622, समूह 2 1062268835 TG t.me/dahilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय -50, जब तक आपके विचार फिसलते नहीं। छात्रावास के परिचित लेआउट ने ली जोऊ के लिए अप्रिय यादों की बाढ़ वापस ला दी। स्वादिष्ट भोजन की दुनिया में भी ली जोऊ उन्मादी ढंग से चिल्ला रहा था। इस समय वह चाहता था कि वह लू यून की जगह ले सके और उन सभी दुष्टों को अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर वह मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिरकार वह पहले ही स्थानांतरित हो चुका था। स्थानांतरण एक पुनर्जन्म था, लेकिन उसकी प्रेमिका, उसे अभी भी नहीं पता था कि वह कहाँ थी या किस तरह का अमानवीय जीवन जी रही थी। माफ करें भाई, मैं थोड़ा संयम खो बैठा। अज्ञात समय के बाद ली जोऊ ने लू यून को उत्तर दिया। लू यून ने जवाब दिया, ये ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही उनका विश्वास जीत लिया है और मुझे विश्वास है कि मुझे आपकी प्रेमिका को देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, आप भी सावधान रहें। जिस लड़के की आपने अभी अपने फोन से तस्वीर खींची है, उसका नाम हो जून है। वह न केवल अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, बल्कि वह संशयों का अभ्यास भी करता है। वह वही था जो मुझे और मेरी प्रेमिका को पकड़ने के लिए लोगों को लाया था। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए लू यून ने हो जून की ओर देखा। एक हृष्टपुष्ट व्यक्ति जो संशयों का अभ्यास करता है। उन्हें आशा थी कि वह बाद में कुछ आश्चर्य प्रदान करेंगे। लू यून को अपनी ओर घूरते हुए देखकर हो जून को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इसके बजाय उसने लू यून की ओर विनम्रता से सिर हिलाया। जियोजू, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। हमें अभी भी कल सुबह जल्दी यात्रा करनी है। हाँ, मुझे पता है। लू यून सहमत हो गया और अपनी आंखें बंद करके आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। हालांकि ली जोऊ के मुताबिक आज रात कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन बस मामले में वह सतर्क रहे। रात करीब 10 बजे कई कर्मचारी छात्रावास में लौट आए। उनमें से 2 लोग सामान खींच रहे थे, वे भी नवागंतुक प्रतीत हो रहे थे। लू यून ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बिस्तर पर मृत अवस्था में खेलना जारी रखा। अगली सुबह जैसे ही सुबह होने वाली थी, जू गुआंगियन छात्रावास में आए और हो जून के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान किया। ये पुष्टि करने के बाद कि लू यून ने कोई असामान्य कदम नहीं उठाया है, उन्होंने लू यून को अपने तथाकथित प्रशिक्षण अड्डे पर ले जाने का फैसला किया। लू यून के अलावा वे 2 युवक भी थे जो कल रात कार में छात्रावास में आए थे। वे दोनों युवा लग रहे थे और उनकी शक्ल सूरत बहुत साधारण थी, ऐसे आम चेहरे जिन्हें भीड़ में पहचानना मुश्किल होगा। वे निश्चित रूप से ऐसे दोस्त रहे होंगे जो एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि कार में बैठते ही वे बोली में जोर जोर से बातचीत करने लगे। भैया, क्या आप भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं? उनमें से एक ने लू यून की पीठ थपथपाई। लू यून ने सिर हिलाया, हाँ, हा, तो अब से हम सहकर्मी रहेंगे। 2 युवक खतरे से बेखबर अभी भी लू यून के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। लू यून के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने उनके साथ बेकार की बातें की। उनमें से एक छोटा और गठीला था, दूसरा लंबा और पतला था। छोटे हटे कट्टे का नाम युआन गैंग था और लंबे पतले का नाम हुआंग बिंग था। वे दोनों बाहरी लोग थे जिन्हें दोस्तों ने फुसलाकर यहाँ लाया था। यहाँ आने का उनका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से पैसा कमाना था। हालांकि लू यून का यहाँ आने का उद्देश्य उनसे अलग था, इसलिए उसने उन दोनों को जानने के बारे में अधिक गहराई से नहीं सोचा। जैसे ही फोक्सवैगन की उबड़-खाबड़ यात्रा जारी रही, 3 घंटे अचानक बीत गए। 5 लोगों का समूह ग्रीन सिटी से 100 किलोमीटर से अधिक दूर एक स्थान पर पहुंचा। यह एक सुदूर छोटा सा पहाड़ी गांव था जहां गाड़ियां भी प्रवेश नहीं कर सकती थीं। कार से बाहर निकलने के बाद जू गुआंगियन ने उनका सामान खींचते हुए उन्हें उनके तथाकथित प्रशिक्षण अड्डे तक पहुंचने से पहले एक लंबी सैर तक ले जाया।
हालांकि यहाँ आने वाले कर्मचारी आमतौर पर सोचते थे कि कंपनी का ट्रेनिंग बेस इतनी दुर्गम जगह पर क्यों स्थापित किया जाएगा, लेकिन जू गुआंगनन और उनके समूह ने पहले से ही वाहनों का एक सेट तैयार कर लिया था। पहला था लागत बचाना और कर्मचारियों को उनके लाभ बेहतर बनाने में मदद करना। दूसरा ये था कि शहर की हलचल से दूर रहने से कर्मचारियों की सीखने की क्षमता में सुधार हो सकता है। हालांकि ये बहाने थोड़े दूरगामी थे, यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग बाहरी थे। एक अपरिचित जगह में अपने दोस्तों पर विश्वास के साथ अधिकांश लोग आशा की एक झलक देखते हैं। लू यून ने चारों ओर नजर दौड़ाई। गांव में घर दूर दूर थे और इस गांव के पहले कुछ घर अधिकतर निर्जन थे। जब तक आपकी विचारधारा लड़खड़ाती नहीं है तब तक हमेशा समस्याओं से अधिक समाधान होते हैं। आज हम मूली और अचार खाते हैं, कल हम मर्सिडीज और BMW चला सकते हैं। यदि आप केवल तात्कालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। याद रखें कि मैंने क्या कहा था, जब हम काम करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम संभावनाओं को देखते हैं, भविष्य को। हमारा नारा क्या है, सफल होने के लिए पहले पागल बनो, संरचित बनो और आगे बढ़ो। चार्ज 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 चार्ज। जू गुआंगियन ने सबसे आगे नेतृत्व किया, हो जून सबसे पीछे था और लू यून और दो युवक बीच में थे, उन दोनों ने उनकी रक्षा की। जैसे ही समूह तीसरे घर को पार कर गया, उन्होंने जंगल में एक छोटी सी पश्चिमी शैली की इमारत से आ रहे नारों की धुन को स्पष्ट रूप से सुना। ध्वनि उत्साहित, जोशीली और लड़ाई की भावना से भरी थी। लू यून को नहीं पता था कि क्या इन लोगों का सच में दिमाग खराब कर दिया गया था या ये सिर्फ मूर्ख होने का नाटक कर रहे थे। वे सभी हर दिन सादा भोजन कैसे कर सकते हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं मानो वे ऊर्जा से भरपूर हों। डॉट डॉट डॉट। लू यून को समझ नहीं आया और न ही उसके साथ आए दोनों युवकों को समझ आया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों को एक दूसरे की आंखों में भ्रम दिखाई दे रहा था। युआन गैंग ने लू यून की ओर देखा और चुपचाप अपने साथी हुआंग बिंग से कुछ कहा। हुआंग बिंग पहले तो चौंका, फिर तेजी से लू यून के कान में झुका और कहा, दोस्त, ये पिरामिड योजना नहीं है जैसा कि वे टीवी पर बात करते हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वास्तव में मैंने इसे टीवी पर देखा, उनके नारे बिल्कुल वही हैं जो हमने अभी सुने हैं। तो फिर हम क्या करें? बाद में कुछ समय बिताने के लिए टॉयलेट में चलते हैं। तुम जल्दी से अपने दोस्त को फोन करो और पूछो, अगर हमें कोई समस्या आती है तो हम अभी भी भाग सकते हैं। अगर हम उनके पीछे पीछे अंदर चले गए तो शायद हम बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर लू यून खुद को रोक नहीं पाए और महसूस किया कि ये दोनों बच्चे काफी सभ्य थे। पिछली रात से लेकर अब तक वे एक दूसरे को 24 घंटे से भी कम समय से जानते थे। फिर भी खतरे का पता चलने पर वे भागने के लिए उसे अपने साथ खींचने की कोशिश करना नहीं भूले। बस इसके लिए लू यून को लगा कि वह बाद में उनकी मदद कर सकता है। अरे तुम तीनों क्या बातें कर रहे हो? जू गुआंगियन ने पलटकर लू यून और दो युवकों की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। हुआंग बिंग, जो लू यून के बगल में फुसफुसा रहा था, ने तुरंत मुस्कुराता हुआ चेहरा बना लिया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, चल दर। मुख्य शिविर में पहुंचने के बाद जू गुआंगियन का स्वर पहले से ही थोड़ा अधीर हो गया था। आगे वह इमारत है। भाई जू, मुझे शौचालय का उपयोग करना है। युआन गैंग पेट में दर्द होने का बहाना करते हुए रुक गया। ये केवल कुछ ही कदम और है, आपके लिए अंदर एक शौचालय है। जैसे ही जू गुआंगियन ने ये कहा, युआन गैंग पूरी तरह से अवाक रह गया। हुआंग बिंग भी थोड़ा स्तब्ध था। ये बातचीत फिल्मों की तरह कैसे नहीं थी, लेकिन चूंकि हालात यहाँ तक आ गए थे, उनके पास साहस जुटाने और कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओम भाई जू, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इस काम के लिए उपयुक्त हैं। क्या होगा, हम इसके बारे में भूल ही जाएं। इसके बारे में भूल जाओ। ये सुनकर जू गुआंगियान, जो पहले से ही थोड़ा अधीर था, ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति को काला कर दिया। खंजर का खुलासा हो गया। क्या आप दोनों मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कंपनी ने आपको इस प्रशिक्षण आधार पर लाने में बहुत समय और प्रयास खर्च किया और आप बस कहते हैं इसके बारे में भूल जाओ। लेकिन हमें वास्तव में लगता है कि हम इसे संभाल नहीं सकते। कैसा रहेगा, हम आपको यात्रा के कुछ खर्चों की भरपाई करते हैं। दाहुलांग शुयुआन वॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह 1 नंबर 29,87,32,622, समूह 2 1062268835। संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dahilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 51, एक पंच सामग्री। दोनों युवक वास्तव में भयभीत थे, यहाँ तक कि सम्मानजनक आप का प्रयोग भी कर रहे थे। जू गुआंगियन ने ये सुना और सहज रूप से हो जून के साथ एक नजर डाली, फिर दोनों जोर से हंस पड़े। हे, कार के लिए भुगतान करें। जरूर, जू गुआंगियन ने उपहास किया, प्रत्येक को 2 लाख भुगतान करें और आप जा सकते हैं। 2 लाख। ये कीमत सुनकर दोनों चौंक कर बोले। 100 किलोमीटर से अधिक के लिए एक टैक्सी की कीमत भी अधिकतम 3 से 500 युआन होगी। अब दूसरी पार्टी उनसे सीधे 2 लाख देने को कह रही थी। क्या भुगतान नहीं करना चाहते? उनके हाव भाव देखकर जू गुआंगियन की नजरें उनकी ओर ठंडी हो गईं। ये सच था कि उन्होंने यहाँ लोगों को काम करने का लालच दिया, लेकिन अगर ये लोग अवज्ञाकारी होते तो उन्हें थोड़ा बल प्रयोग करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती। हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? दोनों युवक रोने की कगार पर थे। जिन श्रमिकों को पिरामिड योजनाओं में बरगलाया जाता है, वे आमतौर पर गरीब लोग होते हैं जिनके पास कम सामाजिक अनुभव या जीवित रहने का कौशल होता है। घर से दूर यात्रा करते समय वे इतने पैसे कैसे ले जा सकते थे? पैसे नहीं हैं। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बाहर निकलो। जू गुआंगनियान ने दहाड़ते हुए उन दोनों को डरा दिया। वे सहज रूप से भागना चाहते थे, लेकिन लू यून ने कोई राय व्यक्त नहीं की थी और उनमें से केवल 2 ही थे। 2v2 स्थिति में उन्होंने खुद को जू गुआंगनन और दूसरे व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं माना। जहां तक पुलिस को बुलाने की बात है, चलो, दूसरा पक्ष मूर्ख नहीं है, वे तुम्हें अपने सामने पुलिस बुलाने कैसे दे सकते हैं? टकराना। जबकि दोनों युवक झिझक रहे थे, हुआंग बिंग को अचानक हो जून ने लात मार दी। चलो बच्चे, पहले अपना फोन सौंपो। हो जून की चाल तेज और बिना किसी चेतावनी के थी। दोनों युवक पहले से ही बहुत डरे हुए थे, वे समय पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते थे? अपने साथी को उड़ते हुए देखकर युआन गैंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मुझे मेरा फोन वापस दे दो। टकराना। हुआंग बिंग का फोन छीन लिया गया और उसने उसे वापस छीनने की कोशिश की, लेकिन हो जून ने बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। हो जून लू यून से भी लंबा था, अनुमानतः लगभग 190 सेमी। इतनी ऊंचाई, विकसित मांसपेशियों और शारीरिक गठन के साथ एक सामान्य व्यक्ति उसके मुक्के का सामना कैसे कर सकता है? एक ताकतवर आदमी जिसने सेशो सीखा था और एक ग्रीन हॉर्न जो कुछ भी नहीं जानता था। जैसे ही वे भिड़े, कौशल में अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। हो जून का मुक्का सटीक रूप से उसके पार्श्व चेहरे पर लगा और हुआंग बिंग को तुरंत अपनी आंखों में तारे और दुनिया घूमते हुए महसूस हुई। आपका क्या मतलब है? युआन गैंग की आवाज पहले से ही कांप रही थी, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो?
हो जून मुस्कुराया, अपनी बांह को मोड़ा और फिर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मुझे अपना फोन दो और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों। वहीं जू गुआंगनन भी लू यून के पीछे खड़े थे। उसने लू यून के दाहिने कंधे पर अपना हाथ रखा। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। माफ करें भाई, सुरक्षा की दृष्टि से आपको अपना फोन भी सौंपना होगा। ये पहले से ही उनका क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने लापरवाही से काम किया। उनकी नजर में लू यून और उसके दो साथी वध के लिए मेमने थे। यदि वे अब भागने की कोशिश भी करें तो भी उनकी पकड़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लू यून, जो ठंडी नजर से चुपचाप देख रहा था, आखिरकार जब उसने ये सुना तो बोला, ली जो, तुम्हारे द्वारा मारा गया था, है ना? उसकी उदासीन आवाज ऐसी थी मानो पाताल से आई हो। जू गुआंगनन को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। आप टकराना। इससे पहले कि जू गुआंगियन अपनी बात खत्म कर पाता, लू यून की बिजली की तेज कोहनी से उसकी छाती में चोट लग गई। दरार, उसका उरोस्थी टूट गया। जू गुआंगनन लू यून से थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी उसकी लंबाई लगभग 179 सेमी थी और उसका शरीर एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत मजबूत था। लेकिन ऐसे शरीर के साथ वह लू यून के एक ही झटके से पीछे हट गया और उसकी उरोस्थी टूट गई। तीव्र दर्द के कारण उसके लिए चिल्लाना भी असंभव हो गया। नहीं, ये कहना चाहिए कि लू यून ने उसे चिल्लाने का मौका नहीं दिया। जैसे ही उसने उसे मारा, उसने पीछे से एक किक मारी जो उसके पेट के निचले हिस्से में लगी। पूरी प्रक्रिया में एक सांस से भी कम समय लगा। बूम! इस डर से कि कहीं वह दूसरे व्यक्ति को लात मार कर न मार डाले, लू यून ने कुछ ताकत लगाई। लेकिन फिर भी जू गुआंगियन को लू यून ने कई मीटर दूर से लात मारी और वह जोर से जमीन पर गिर गया। हुआंग बिंग, जिसे हो जून ने लात मारी थी, इस समय भी चक्कर में था और बाकी दोनों ने शोर सुनकर एक सुर में देखा। अरे क्या क्या हो रहा है? युआन गैंग ने अभी अभी उसका फोन छीन लिया था और वह इस दृश्य को देखकर थोड़ा स्तब्ध था। हो जून ने गिरे हुए जू गुआंगनन को देखा, फिर उसके सामने लू यून को देखा, तुरंत युआन गैंग को छोड़ दिया और उसकी पीठ के निचले हिस्से पर अपना हाथ रख दिया। क्योंकि अभी अभी उनके बीच दूरी थी, लू यून क्या कह रहा था उसे स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दिया। लेकिन इससे मौजूदा स्थिति के बारे में उनके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। भाई, ऐसा लगता है कि जू गुआंगियन और मैं दोनों ने आपको गलत समझा हो। हालांकि जू गुआंगनन उसके जैसा हट्टा कट्टा नहीं था, लेकिन उसका शरीर वैसा ही था। जो व्यक्ति साल भर इस तरह के काम में लगा रहता है, उसमें युद्ध क्षमता कैसे नहीं हो सकती? लेकिन अब वह बिना कोई आवाज किए जमीन पर लेटा हुआ था। क्या आप एक पुलिस वाले हैं? नहीं, आप ली जो के नेतृत्व में आए थे। हमें विश्वास है कि हमने वहां कोई निशान नहीं छोड़ा है। लू यून ने भी गिरे हुए जू गुआंगनन पर नजर डाली। मैं पुलिस वाला नहीं हूं। तब तो मैं और भी कम समझ सकता हूं। ये सुनकर हो जून को स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ। चूंकि आप एक पुलिस वाले नहीं हैं, तो हमारे साथ अनुपालन का दिखावा करने का ये खेल क्यों खेलें? मैं तुम्हें बांधने के बाद ये बताऊंगा। इस बिंदु पर बातचीत के साथ हो जून अब पीछे नहीं हटी। उसने सीधे अपनी पीठ के निचले हिस्से से एक चमचमाता स्विच ब्लेड निकाला। हे भाई, आपने हमारे साथ इस सुदूर स्थान पर अकेले आने का साहस किया। एक पुरुष के रूप में मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप अभी भी बहुत आवेगी थे। क्या आपको लगता है कि हम ये काम पूरी तरह से भाग्य से कर सकते हैं? आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना नहीं चाहते और मैं भी नहीं, इसलिए चिंता न करें, मैं आपके साथियों के आने से पहले आपसे निपट लूंगा। इतना कहने के बाद लू यून ने और कुछ नहीं कहा, सीधे अपना दाहिना हाथ उठाया और दूसरे पक्ष को इशारा किया। हम मौत की तलाश में। चमकते स्विच ब्लेड को पकड़कर लू यून के उत्तेजक इशारे से हो जून क्रोधित हो गया और भारी कदमों से लू यून की ओर बढ़ने लगा। हो जून न केवल हट्टा कट्टा और अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, बल्कि वह स्नैशो का अभ्यास भी करता था और अब उसके पास एक हथियार भी था। इसलिए किसी भी कोण से लू यून के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। युआन गैंग, जो किनारे पर खड़ा था, ने ऐसा सोचा और हो जून ने भी ऐसा सोचा। लेकिन जैसे ही वह लू यू के सामने पहुंचा और खंजर आगे बढ़ाया, लू यू अचानक गायब हो गया। अधिक सटीक रूप से, लू यून की गति इतनी तेज थी कि वह उसे ठीक से देख नहीं सका। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसे अपने पेट में अचानक भारीपन महसूस हुआ। फिर उसका गोरिल्ला जैसा बल पीछे की ओर उड़ गया, मानो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे किसी बड़े ट्रक ने उसे टक्कर मार दी हो। उतरने के बाद रुकने से पहले अपार जड़ता ने उसे कई बार लुढ़कने पर मजबूर किया। उसका पेट ऐसा महसूस हुआ मानो टूट गया हो, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा हो। युद्ध जारी रखना तो दूर, इस समय उसके अंग भी पूरी तरह से शक्तिहीन थे। इस बिंदु पर एकमात्र चीज जो वह हिला सकता था वह थी उसकी आंखें। मैंने सोचा था कि आप मुझे आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन ये पता चला कि आप केवल एक मुक्का आश्चर्य हैं। लू यून ने अपना हाथ हिलाया और धीरे धीरे हो जून की ओर चल दिया। लू यून को भावहीन रूप से अपने सामने आते देख हो जून को ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि परिणाम ऐसा क्यों हुआ। क्या जू गुआंगनियान भी अभी ऐसे ही उड़ गया? वह उभरी हुई मांसपेशियों वाला एक मजबूत आदमी था, जिसका वजन लगभग 200 पाउंड था और लू यून ने वास्तव में उसे एक मुक्का मारकर उड़ा दिया था। ये कैसा अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? तुम्हें पता है इस बच्चे का वजन कितना था? मानवीय समझ से परे ताकत लगाना एक बात थी, लेकिन वह वास्तव में 1 इंच भी हिले बिना स्थिर खड़ा था। यह अवैज्ञानिक है। न्यूटन कहाँ है? क्या आप बाहर आकर समझाने वाले नहीं हैं? बिग बैड वुल्फ बुक सोर्स फॉर्म रिमाइंडर, विशेष कारणों से समूह को जबरन भंग कर दिया गया था। नया समूह फिर से बनाया गया। समूह 1 नंबर 29,87,32,622, समूह 2 1062268835। संपर्क टूटने से बचाने के लिए tgt.me/dehilang888। ये संदेश कल दोपहर तक प्रदर्शित किया जाएगा। अध्याय 52, एक आवाज अभिनेता। बल की क्रिया पारस्परिक होती है। यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुसार एक व्यक्ति जितना बल लगाता है, उतना ही बल उसे झेलना चाहिए। इसलिए अप्रशिक्षित लोगों को अपने शरीर के वजन से अधिक बल उत्पन्न करना मुश्किल लगता है। भले ही वे प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, उनके शरीर को इसका लाभ उठाने के लिए एक बिंदु ढूंढना चाहिए। लू यून ने अभी जो ताकत दिखाई वह सामान्य सीमा से परे थी। एक सामान्य व्यक्ति का शरीर उस प्रकार के बल का सामना नहीं कर सकता। ऐसा कैसे है कि लू यून ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई? अरे बकवास दोस्त, तुम अद्भुत हो, है ना? क्या आप एक मुक्केबाजी चैंपियन हैं? हुआंग बिंग, जो इस झटके से स्तब्ध हो गया था, अंततः थोड़ा शांत हो गया। जैसे ही वह उठा, उसने लू यून को हो जून को उड़ते हुए मुक्का मारते देखा। उसके और उसके साथी के ठीक होने के बाद उन्होंने लू यून की ओर देखा और प्रशंसा करते हुए कहा। लू यून ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बकवास बात करना बंद करो। यदि आप नहीं चाहते कि उनके साथी आपको पीट कर मार डालें, तो जल्दी से इन दोनों लोगों को पास की झाड़ियों में खींच लें। ये जू गुआंगनन और उसके समूह का क्षेत्र था। उनके यहाँ आने की खबर जू गुआंगनन ने बहुत पहले ही बता दी होगी। शायद पूरे समय कोई उन्हें देख रहा था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले छिपने की जगह ढूंढना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। सौभाग्य से गांव बहुत सुदूर इलाके में स्थित था। न केवल घर दूर दूर थे, बल्कि सड़क के दोनों किनारे भी जंगल से ढके हुए थे। दोनों पक्षों के बीच अभी अभी युद्ध भी एक जंगल के रास्ते पर हुआ था।
चूंकि युद्ध इतनी जल्दी समाप्त हो गया, इसलिए इसे थोड़े समय के लिए खोजा नहीं जाना चाहिए। ठीक है बड़े भाई, हम आपकी बात सुनेंगे। अगर आज तुम न होते तो हम खत्म हो गए होते। लू यून की असाधारण क्षमताओं को देखते हुए दोनों ने तुरंत लू यून को अपनी रीढ़ की हड्डी मान लिया। लू यून के निर्देशन में वे जू गुआंगियान की ओर चले, एक आगे और एक पीछे। मूल रूप से लू यून अंदर जाना चाहता था और आगे बढ़ने से पहले ली जो की प्रेमिका को ढूंढना चाहता था, लेकिन वास्तव में दो लोगों ने उसे अपना फोन यहां सौंपने के लिए कहा। क्या मजाक, ट्रांसमाइग्रेटर्स के लिए चैट ग्रुप अभी भी उस फोन पर था। लू यून संभवतः इसे उन्हें कैसे सौंप सकती है। युआन गैंग और हुआन बिंग के उकसावे के साथ लू यून के पास पहले से कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हो जून और जू गुआंगियन को उम्मीद नहीं थी कि लू यून एक कठिन प्रतिद्वंद्वी होगा, इसलिए वे बहुत निराश होकर हार गए। जिस स्थान पर लू यून ने जू गुआंगियान पर हमला किया वह उसकी दाहिनी छाती थी। हालांकि इससे उसके दिल पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन शक्तिशाली प्रभाव के कारण उसके आंतरिक अंगों को झटका लगा। इस समय तक वह बेहोश हो चुका था। वे दोनों, एक ने अपना सिर उठाया और दूसरे ने अपने पैर, तेजी से जंगल की ओर चले गए। हो जून की हालत जू गुआंगनियान से ज्यादा बेहतर नहीं थी। लू यून को अपने सामने चलते देखकर वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसे केवल हल्की ओहा की आवाजें निकालने की अनुमति मिली। लू यून ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जल्दी से अपने सूटकेस से पहले से तैयार मोटी भांग की रस्सी निकाली और तेजी से हो जून को बांध दिया। रस्सी के बीच से पकड़कर उसने हो जून को उठाया और जंगल में चला गया। ये दृश्य देखकर युआन गैंग और हुआन बिंग, जो सामान खींचकर लौट रहे थे, एक बार फिर दंग रह गए। अरे बकवास, क्या इस आदमी डियान वेई का पुनर्जन्म हुआ है? हो जून, इतना भारी व्यक्ति, वास्तव में लू यून द्वारा एक हाथ से उठाया गया था। हालांकि अभी लू यून के मुक्के की ताकत के बारे में सोचते हुए उन्हें राहत महसूस हुई और उन्होंने तुरंत लू यून को सामान खींचने में मदद की। 2 मिनट बाद जंगल के बीच में सारा सामान और लोगों को लू यून और उन दोनों ने खींच लिया था। जू गुआंगियन और हो जून को, जो जमीन पर अधमरे पड़े थे, देखकर दोनों युवकों ने कुछ डर के साथ पूछा, भाई अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पुलिस बुलानी चाहिए? लू यून ने भी जमीन पर दोनों पर नजर डाली। हमें निश्चित रूप से पुलिस को बुलाने की जरूरत है, लेकिन निकटतम पुलिस स्टेशन कम से कम 40 किलोमीटर दूर है। उन्हें यहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और कर्मचारियों की समस्याओं के कारण अगर वे आते भी हैं तो यह उपयोगी नहीं हो सकता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, पहले देखते हैं कि उनके पास क्या है। लू यून के निर्देश के तहत युआन गैंग और हुआन बिंग ने जू गुआंगियान और अन्य के शवों की खोज शुरू की। यह इसी क्षण था। भनभनाहट। अरे बकवास बड़े भाई, उसका फोन बज रहा है। जू गुआंगनन का फोन अचानक हिलने से युआन गैंग चौंक गया। लू यून ने भी भौहें सिकोड़ ली। उसे ठीक करने के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला और साथ ही दोनों को जू गुआंगियन का फोन लाने के लिए कहा। फोन हाथ में आते ही उन्होंने सीधे जवाब देने वाला बटन दबा दिया। नमस्ते, आप इतने दिनों से अंदर हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? दूसरे पक्ष की आवाज बहुत कठोर थी। ये सुनकर लू यून ने तुरंत अनुमान लगाया कि प्रवेश द्वार पर कोई पहरा दे रहा होगा। अभी आ रहा हूँ, रास्ते में एक आदमी को दस्त हो गया, हम यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो। अरे मुझे लगा कि तुम लोगों को कुछ हो गया है। बात करते करते दूसरे पक्ष ने गाली देकर फोन रख दिया। दोनों युवकों ने जब ये दृश्य देखा तो एक बार फिर दंग रह गए। बड़े भाई, आपने अभी जू उपनाम वाले इस व्यक्ति की आवाज का इस्तेमाल किया है। यह आश्चर्यजनक है। बड़े भाई, क्या आप एक आवाज अभिनेता हैं? आपकी आवाज की नकल इतनी यथार्थवादी है। आप लोगों के विपरीत मैं तैयार होकर आया था, लू यून ने शांति से कहा। उपस्थिति संशोधक 48 घंटों के भीतर संपर्क में आने वाले सभी वर्ण टेम्पलेट्स को स्वचालित रूप से एकत्र करता है। इसलिए लू यून न केवल जू गुआंगियन और अन्य लोगों की आवाजों का उपयोग कर सकता था, बल्कि उनकी उपस्थिति में भी बदलाव कर सकता था। लेकिन उसे आगे क्या करना चाहिए? क्या उसे जू गुआंगियन की शक्ल बदलने और किसी को ढूंढने के लिए सीधे संशोधक का उपयोग करना चाहिए, या यहीं रहकर सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर? दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कहानी यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों की इस यूनिवर्स में खो जाइए। धन्यवाद।